मुझे पता है आपने पूरी साल फिजिकल एजुकेशन पढ़ी नहीं है और अब सोच रहे हैं कैसे सारे टॉपिक्स कवर करें, एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं। तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंप्लीट सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एमसीक्यू कहाँ से पूछे जाते हैं, प्रेजेंटेशन टिप्स और साथ ही इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं फ्री नोट्स। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट इंपॉर्टेंट होगी और अभी भी सीरियस होकर आप 3 से 4 घंटे की इस वीडियो को नहीं देख सकते तो सॉरी, फिजिकल एजुकेशन में आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को एग्जाम से 4 दिन पहले या 1 दिन पहले भी देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स अचीव कराने के लिए काफ़ी है। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, सीताराम, मैं रोहित लौर। सबसे पहली यूनिट है आपकी मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट, जो बोर्ड एग्जाम्स में आपसे 9 मार्क्स में पूछी जाती है। साथ ही किस तरीके के एमसीक्यू क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनते हैं और कौन से क्वेश्चन शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो सारे के सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, मतलब किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए जो एक पर्टिकुलर वर्क पर हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड है बट उस पर्टिकुलर वर्क को सही तरीके से कंप्लीट कराने के लिए हम लोग को कुछ फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, POSDC, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो सबसे पहला फैक्टर हम लोग समझ लेते हैं प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब है कि किसी भी चीज़ को एडवांस में डिसाइड करना है बट उसके अंदर 5 क्वेश्चन वर्ड आप लोग के यूज होते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ एंड बाय वूम इट इज़ टू बी परफॉर्म। मतलब कि जिस भी चीज़ को आप लोग प्लान कर रहे हो वो कब, कैसे और कहाँ, किस तरीके से प्लान हो रहा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। अब उसके बाद आता है आप लोग का ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है कि जो भी आप लोगों ने प्लान करी है उसके अंदर आप लोग क्या करते हो, कि ड्यूटीज असाइन करते हो, साथ के साथ टास्क जो है उनके ग्रुप क्रिएट करते हो और केवल जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट करते हो ताकि आपकी प्रॉपर स्पेसिफिक प्लान जो है वो फुलफिल हो सके। उसके बाद हम लोगों को रिक्वायरमेंट होती है स्टाफिंग की, जो रिलेट करती है आपकी ऑर्गेनाइजिंग और प्लानिंग के साथ। मतलब क्यों से आप लोगों ने जो ऑर्गेनाइजिंग करी है उससे पहले जो प्लानिंग करी है, अब आप लोगों को किसी भी पर्टिकुलर कमेटी से रिलेटेड क्या बनाने पड़ेंगे, स्टाफ क्रिएट करने पड़ेंगे, तो जिसके अंदर आप लोगों को राइट पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है राइट पोजीशन के लिए, ताकि वो सही टाइम पर क्या कर सकें, उस वर्क को फुलफिल कर सकें। देन उसके बाद आता है आप लोगों का डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है जो भी आप लोगों ने स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग करी है उनको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना, उनकी ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको उनके बारे में बताना कि आपको किस किस तरीके का वर्क करना है। उसके बाद आता है आप लोगों का कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि जो भी आप लोगों ने स्पोर्ट्स इवेंट आप लोग जो ऑर्गेनाइज करा रहे हो उसके लिए जो भी स्पेसिफिक नीड या रिक्वायरमेंट की आप लोगों को एट ए टाइम जरूरत पड़ जाती है, तो वो कंट्रोल करने के लिए क्या होती है, हेल्पफुल होती है। तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। मतलब क्यों से जो आप लोग एक स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हो तब उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं। मतलब जो आप लोगों ने प्लानिंग करी है, स्टाफिंग करी है, डायरेक्टिंग करी है, तो अब क्या किस किस तरीके से आप उस वर्कलोड को मैनेज कर सकते हो, क्या क्या उसके उद्देश्य हो सकते हैं, तो वो हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स है सबसे पहला कि जो भी आप लोगों ने प्लानिंग करी है उसकी वजह से जो भी अननेसेसरी प्रेस होता है जल्दबाजी का, वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। साथ के साथ आपकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। और क्यों से जो भी आप लोगों का कोऑर्डिनेशन है किस में, स्टाफ में या टीम मेट्स में, वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और मिस्टेक्स के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। एंड जो आप लोगों के स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स की जो आप लोगों को रिक्वायरमेंट होती है वो भी आप लोगों के प्लानिंग के बेसिस पे क्या हो जाती है, फुलफिल हो जाती है। मतलब आप लोगों को ज़्यादा रिक्वायरमेंट है या क्या है, कम रिक्वायरमेंट है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का कमेटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और सबसे जरूरी बात, बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन या ये टॉपिक जो है वो आप लोगों से 3 मार्क्स में पूछा जाता है। किस तरीके से आप 3 मार्क्स इस टॉपिक से कवर कर सकते हैं, तो वो चीज़ भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो इसलिए नोटबुक में आपने मेंशन कर लेना कि किस तरीके से आप 3 मार्क्स अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा फ्लो चार्ट बनाया हुआ, जहाँ पर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर जो क्या है, एक आपके हेड हैं। किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए एक हेड की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर। उसके बाद आता है आप लोगों का एग्जीक्यूटिव कमेटीज।
उसके बाद हम लोग अपॉइंट करते हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज फॉर स्पोर्ट्स इवेंट। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या करी थी, एक स्टाफिंग करी थी, नहीं करी थी, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ी है, तो वहाँ पर मैंने एक स्टाफिंग वर्ड यूज़ करा था। अब आप किस तरीके से स्टाफ क्रिएट करते हो, किस तरीके से पर्टिकुलर मेंबर्स को उनके वर्क समझाते हो, तो वो है ये चीज़ यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो कमेटी है वो है आप लोगों की पब्लिसिटी कमेटी। पब्लिसिटी कमेटी का मतलब होता है कि जैसे उस स्पोर्ट्स इवेंट की वेन्यूज़ या डेट्स डिसाइड करना कि जैसे वो इवेंट जो है वो आप लोगों का कब और कहाँ या किस डेट को होने वाला है। नेक्स्ट है वो है आप लोगों का रिसेप्शन कमेटी। रिसेप्शन कमेटी का काम होता है कि जितनी भी टीम्स हैं उनकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रिसेप्शन कमेटी के पास होती है कि टीम कब आ रही है और उनका टाइम कितना, कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं, कितने नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हैं, तो सारा का सारा रिकॉर्ड रिसेप्शन कमेटी के पास रहता है। देन आता है आप लोगों का फर्स्ट एड कमेटी। ये आप लोगों को पता है कि अगर किसी भी इवेंट के दौरान किसी भी पर्टिकुलर मेंबर को इंजरी हो जाए तो उसे फर्स्ट एड प्रोवाइड कराने का भी काम फर्स्ट एड कमेटी का होता है। देन ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी का काम है कि जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है आपके ग्राउंड से रिलेटेड तो सारा का सारा फुलफिल करती है ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। चाहे वो चूना है, आप लोगों के स्कोर कार्ड हैं या आप लोगों के फ्लैक्स हैं, वो सारा का सारा फुलफिल करेगा आपका ग्राउंड एंड इक्विपमेंट। देन आप लोगों का ट्रांसपोर्ट कमेटी जो आपके टीम्स, ऑफिशियल्स या गेस्ट को लाने ले जाने का काम करते हैं, तो वो आपका ट्रांसपोर्ट कमेटी होता है। देन रिफ्रेशमेंट कमेटी, ये आप लोगों को पता ही है कि जितने भी प्लेयर्स हैं उनको रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड कराना या उनको एनर्जी ड्रिंक प्रोवाइड कराना ड्यूरिंग दी कॉम्पिटिशन, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रेशमेंट कमेटी बोलते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसको समझाने से पहले एक बात मैं आप लोगों से क्लियर कर देता हूं कि वैसे मैं इस वीडियो में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और शॉर्ट रखने वाला हूं ताकि आपके दिमाग में एग्जैक्ट पॉइंट आ सके। डिस्क्रिप्शन के लिए मैं इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को फ्री नोट्स पूरे प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपका प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसका काम क्या है बोला, जो भी स्पोर्ट्स इवेंट आप ऑर्गेनाइज करा रहे हो उससे पहले के क्या क्या वर्क होते हैं, तो वो हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं क्या वर्क है। क्यों से एक तो जो बजट है उसको सही तरीके से क्या करना, प्रिपेयर करना, साथ के साथ टूर्नामेंट का शेड्यूल और प्रोग्राम जो है वो भी क्या करते हैं हम लोग प्रिपेयर करते हैं। देन वेरियस कमेटीज फॉर वेरियस टास्क, जो मैंने आप लोगों को बताया था प्लस स्टाफिंग के अंदर जो हम लोग कमेटीज फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, वो भी किसके अंदर आता है, आप लोगों का प्री के अंदर आता है। प्लस हम लोग यहाँ पर कमेटीज फॉर्म कर लेते हैं, पहले उन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले ही बता देंगे उन लोगों को क्या क्या काम करने हैं। उसके बाद इन्फॉर्मेशन क्या है, प्लस आपको फॉरवर्ड करनी होती है दूसरी टीम से, दूसरे स्कूल्स में उनकी डेट्स या वेन्यूज़ कब आप उसको ऑर्गेनाइज करा रहे हो। उसके बाद आता है आपके अरेंजमेंट्स की वजह से आप लोगों ने ठहरने या खाने पीने की व्यवस्था किस तरीके से कर रहे हो, तो उसको भी आप लोग प्री के अंदर ही एडजस्ट करोगे। इसके बाद है आप लोगों का ड्यूरिंग टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसमें हम लोग मतलब जो भी आप लोगों का टूर्नामेंट चल रहा है उसके दौरान क्या क्या बातें अपने दिमाग में रखते हैं। तो यहाँ पर है कि एक तो प्रॉपर अरेंजमेंट्स किससे रिलेटेड, जो भी आप लोगों ने इनॉग्रेशन करा है कि वो सारे अरेंजमेंट्स हो पा रहे हैं या नहीं, या प्रॉपर है नहीं। साथ के साथ डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है, प्रॉपर स्कोर कार्ड भी बनाकर रखना, जो भी आप लोगों के मैचेस चल रहे हैं कि किस टीम ने कितने पॉइंट्स या कितने मैचेस जो है वो वॉन करें, वो भी आप लोगों के पास मेंटेन रहना चाहिए। साथ के साथ आप लोगों को मीडिया को जो है इन्फॉर्मेशन भी अपडेट करानी है, कितनी नंबर ऑफ टीम्स जीत चुके हैं, कितनी नंबर ऑफ टीम्स नेक्स्ट राउंड में पहुंच चुकी हैं। साथ के साथ रिफ्रेशमेंट जो है वो प्लेयर्स और ऑफिशियल्स को भी फुलफिल करना होता है। एंड आप लोगों को जो भी स्पोर्ट्स ग्राउंड है उससे रिलेटेड मतलब जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, ट्रैक से रिलेटेड, डस्टिंग पाउडर से रिलेटेड, फ्लैग से या स्कोर कार्ड से, तो वो भी ड्यूरिंग के दौरान हम लोग उसमें क्या कर देते हैं, फुलफिल कर देते हैं। तो ये होगी हमारी ड्यूरिंग टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नेक्स्ट है वो है आप लोगों का पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसमें हम लोग मतलब टूर्नामेंट हम लोगों ने स्टार्ट करा दिया, चल भी रहा है, उसके बाद की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो आती हैं आपकी पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर, जिसके अंदर आपको क्या कराना है कि मीडिया को रिजल्ट प्रोवाइड कराना, मतलब जितनी नंबर ऑफ टीम्स आई थी, ये टीम वहाँ से आई है, वहाँ से आई है, इस टीम ने टूर्नामेंट जीता है, ये टीम रनर अप रही है, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो हम लोग मीडिया को फॉरवर्ड करते हैं। साथ के साथ चीफ गेस्ट या जितने भी आप लोगों के ऑफिशियल्स आए उनको मोमेंटोस देने का भी काम हम पोस्ट टूर्नामेंट के अंदर करते हैं, ठीक है ना। और साथ के साथ जितना भी आप लोगों का रिकॉर्ड है उसको हम लोग कलेक्ट करेंगे, क्या खर्चा रहा है उसको भी हम लोग देखेंगे, उसके ऊपर एक एक्सपेंस रिपोर्ट के लिए बनाएंगे, ठीक है। और मतलब कभी कभी ऐसा होता है जो भी टूर्नामेंट आप परफॉर्म करा रहे हो वहाँ पर ऑफिशियल्स जो होते हैं वो पेड होते हैं, तो उनको भी वहाँ पर हम लोग उनके चार्जेस जो है वो पेड करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हम लोग इन पॉइंट्स को लेकर चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका फिक्सचर एंड देयर प्रोसीडर। इस वाले टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो मैंने अलग से अपने चैनल पर डाली हुई है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन या मेरे आई बटन पर मिल जाएगा, वहां से आप इस पूरे टॉपिक को कवर कर सकते हैं। और साथ के साथ एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस हैं उसको भी आप लोग वहां से समझ सकते हैं, क्योंकि मोस्टली एक नंबर के एमसीक्यू इस वाले टॉपिक में से आप लोगों से पूछे जाते हैं।
और केस बेस्ड स्टडी भी इस वाले टॉपिक में से ही आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जाएगी। फिक्सर एंड देयर प्रोसीडर वाले टॉपिक को आप लोग बाद में पढ़ लेना। जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो भी इंपॉर्टेंट है, जो क्या है, टूर्नामेंट्स। टूर्नामेंट्स का मतलब क्या होता है कि जैसे एक तरीके की सीरीज स्पोर्ट्स की जिसके अंदर कोई भी टीम क्या होती है, जीतती है और बाकी टीम क्या हो जाती है, टूर्नामेंट से बाहर या हार जाती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टूर्नामेंट बोलते हैं। और टूर्नामेंट के टाइप्स बताए हुए हैं, जो क्या है आपके वो मतलब क्लास 12 के अंदर 3 टाइप्स के बताए हुए हैं, नॉकआउट, लीग एंड कॉम्बिनेशन। नॉकआउट के भी 2 टाइप्स बताए हुए हैं, क्या क्या है, एक आप लोगों का बाई और सीडिंग। उसके बाद है लीग। लीग के जो मेथड है वो कितने हैं, 3 है, टेबुलर, स्टेयरकेस, साइक्लिक। ये पॉइंट जो है वो आप लोगों से 1 नंबर में पूछा जा सकता है, तो इसलिए अपनी नोटबुक के अंदर इसको मेंशन कर लेना। और जो लीग के टाइप्स हैं वो क्या हैं, 2 हैं, तो वो कौन कौन से आप लोगों के, सिंगल और डबल लीग। देन आप लोग का आता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन के भी 4 टाइप्स बताए हुए हैं, नॉकआउट कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग, लीग कम लीग एंड लीग कम नॉकआउट। तो ये टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट आप लोगों के क्लियर हो गए। 1 नंबर में आप लोगों से टूर्नामेंट के टाइप्स ही बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। इसके बाद हम लोग समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट। टूर्नामेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, एक तो प्लेयर के सिलेक्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं, साथ के साथ आपकी स्पोर्ट्स स्किल्स को डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देन आपके रिक्रिएशन सोर्स को इंक्रीज करने के लिए हेल्पफुल होता है, और साथ के साथ आपकी सोशल स्किल्स जो होती हैं उनको भी डेवलप करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, तो वहाँ पर हमारी सोशल स्किल्स क्या हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं। साथ के साथ आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन भी क्या होता है, यहाँ पर डेवलप होता है, कि वजह से वो इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है आपका टूर्नामेंट के में, चाहे वो एक आपका लो लेवल हो चाहे एक हाई लेवल हो। हाई लेवल पर नेशनल इंटरनेशनल इंटीग्रेशन डेवलप होंगे, बट बाकी टूर्नामेंट्स के अंदर ये सारे पॉइंट्स जो है वो आप लोग डेवलप होने ही होने हैं, जो आपसे बोर्ड एग्जाम्स में 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट है आप लोगों का नॉकआउट टूर्नामेंट, जो क्या है, नया टूर्नामेंट का ही क्या बताया हुआ, टाइप बताया हुआ। नॉकआउट टूर्नामेंट को हम लोग एक एलिमिनेशन नाम से भी जानते हैं, तो 1 नंबर में ये चीज़ आपकी कवर हो गई है, तो इसलिए इसको अपनी नोटबुक के अंदर मेंशन कर लेना, ठीक है। एलिमिनेशन या नॉकआउट का मतलब होता है कि कोई भी टीम जहां पर नंबर ऑफ चांसेस क्या मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 मिलते हैं। अगर वो जीत जाते हैं तो नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाएंगे, अगर वो हार गए तो क्या हो जाता है, टूर्नामेंट से बाहर होकर घर का रास्ता देख लेते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉकआउट या एलिमिनेशन टूर्नामेंट। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। एडवांटेजेस क्या है, क्योंकि जैसे यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ ऑफिशियल्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। साथ के साथ ये जो टूर्नामेंट है ये आपका कम टाइम में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। डिसएडवांटेजेस है, यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग टीम है वो फर्स्ट या सेकंड राउंड में क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, और जिसकी वजह से जो स्पेक्टेटर्स हैं वो अपना इंटरेस्ट फाइनल मैच में देखना क्या कर दें, कम कर दें। इसके बाद आता है आपका लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट को हम लोग बर्जर टूर्नामेंट से भी जानते हैं, तो 1 नंबर में इसको भी अपनी नोटबुक के अंदर मेंशन कर लेना। लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट का मतलब होता है कि जहां पर नंबर ऑफ चांसेस जो हैं हर टीम को क्या मिलते हैं, इक्वल मिलते हैं। अब वहां पर क्या हो सकता है, 1 भी हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने वो आपके लीग के टाइप्स में पढ़े थे, क्या था, सिंगल लीग या आपका डबल लीग। तो ये चीज़ आप अपने ध्यान रखना कि वजह से सिंगल लीग में हम लोग नंबर ऑफ चांसेस 1 देते हैं, मतलब सामने वाली टीम से हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1 बार कम्पीट करेंगे, और डबल लीग में हम सामने वाली टीम से 2 बार कम्पीट करेंगे। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीग टूर्नामेंट बोलते हैं। बस एक चीज़ याद रखना, नंबर ऑफ चांसेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं आपके लीग टूर्नामेंट के अंदर। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। एडवांटेजेस क्या है, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग और डिजर्विंग टीम ही के ही चांसेस जो हैं वो टूर्नामेंट को जीतने के बने रहते हैं। साथ के साथ इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस क्या होते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को दिखाने के होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, जब आपका टूर्नामेंट जो है वो लंबा चल रहा है तो इसकी वजह से क्या होगी कि बोलो कॉस्ट ज़्यादा होगी, साथ के साथ टाइम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। साथ के साथ आपको अरेंजमेंट्स भी ज़्यादा करने पड़ेंगे, चाहे वो टीम्स है या ऑफिशियल्स हैं, उनके ठहरने खाने पीने की व्यवस्था भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो है आप लोगों का इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट। इंट्राम्यूरल का टूर्नामेंट जो है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक क्या है आपका इंट्रा, जिसका मतलब क्या होता है विद इन, और दूसरा म्यूरलिस, जिसका मतलब क्या होता है वॉल्स। मतलब वो टूर्नामेंट जो आपकी 4 दीवारी के अंदर परफॉर्म कराया जाता है, या उस टूर्नामेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ उसी स्कूल या इंस्टीट्यूशन के बच्चे क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं, क्या, इसको आप लोग इंट्राम्यूरल को इंटर हाउस टूर्नामेंट से अपने दिमाग में बैठा लेना, कि जहां पर आपके सिर्फ और सिर्फ स्कूल के या हाउस मेंबर्स ही क्या करेंगे, उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, उसको हम लोग इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की, इंट्राम्यूरल के ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये क्या करती है,
आपके इंट्राम्यूरल जो है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो स्टूडेंट के बीच में डेवलप करती है। साथ के साथ आपके सोशल इंटरेक्शन जो स्टूडेंट के बीच में वो भी क्या होगा, इंप्रूव होगा। क्यों? क्योंकि जब वो गेम में पार्टिसिपेट करेंगे तो इंटरेक्शन होगा नहीं होगा, तो उनका कम्युनिकेशन भी इंक्रीज होगा। साथ के साथ जो टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन है, जो आपकी क्लास में दुबके रहते हैं, जो पार्टिसिपेट नहीं करते या खेल मतलब पढ़ने में बुरे होते हैं, तो कहीं ना कहीं खेलने में अच्छे होते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, आपके इंट्राम्यूरल में आइडेंटिफाई होते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्राम्यूरल की। सिग्निफिकेंस के अंदर क्या बोला, इसके अंदर सिलेक्शन ऑफ टीम फॉर पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट, जो भी हम लोगों ने इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कराए अपने स्कूल के अंदर, तो वो हमारी हेल्प कर देता है जब हम लोग बाहर खेलने जाते हैं उनके सिलेक्शन के लिए। बोला ये मेंबर्स हम लेकर जा सकते हैं। साथ के साथ क्या बोला, एक रिक्रिएशनल एटमॉस्फेयर टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्रिएट होता है, और लीडरशिप क्वालिटीज जो है वो स्टूडेंट के बीच में क्या होंगी, डेवलप होंगी। साथ के साथ हिडन टैलेंट भी निकल कर आएगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका। अब बात करते हैं इसकी एक्टिविटीज़ की। बोलते हैं इंट्राम्यूरल के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। इंट्राम्यूरल के अंदर एक्टिविटीज जो वो इस तरीके से डिवाइड करी गई हैं जैसा आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। बट अगर ये एक्टिविटीज़ भी आपको याद ना रहे तो सिर्फ और सिर्फ किसी भी गेम से पहले आप एक वर्ड यूज़ कर देना, क्या, इंटर हाउस। अब इंटर हाउस वर्ड जब आप लोग यूज़ करोगे, इसके आगे कोई भी गेम लिख सकते हो, चाहे वो आप लोगों का क्या है, वॉलीबॉल है, ठीक है, चाहे आप लोगों का हैंडबॉल है, तो वो सारी की सारी क्या है, आप लोगों की इंट्राम्यूरल की एक्टिविटीज़ बन जाएंगी। बट एक नंबर में ये एक्टिविटीज़ आप लोगों से बोर्ड एग्जाम से पूछी जा सकती है, तो इसलिए इसको याद करके चलना। इंट्राम्यूरल के बाद बात करते हैं हम लोग एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट की। एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट भी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनता है, एक्स्ट्रा एंड म्यूरलिस। एक्स्ट्रा का मतलब होता है आउटसाइड और म्यूरलिस का मतलब होता है वॉल्स। मतलब वो टूर्नामेंट जो वॉल्स से बाहर परफॉर्म कराया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर चार दीवारी नहीं होंगी, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर उस इंस्टीट्यूशन के अंदर बाकी अदर स्कूल या बाकी अदर इंस्टीट्यूशन के मेंबर्स भी क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट बोलते हैं। अगर इस तरीके से भी याद ना रहे तो इसको आप लोग इंटर स्कूल टूर्नामेंट से भी याद रख सकते हो। इंट्राम्यूरल को हम लोग इंटर हाउस बोलते हैं और एक्स्ट्राम्यूरल को हम लोग इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स बोलते हैं। क्लियर? देन इसके बाद बात करते हैं हम लोग एक्स्ट्राम्यूरल की ऑब्जेक्टिव्स की। इसके अंदर क्या है कि आपके स्पोर्ट्स का जो स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज होगा, साथ के साथ स्पोर्ट्समैनशिप भी डेवलप होती है, न्यू रूल्स और टेक्निक्स के बारे में आप लोगों को पता चलता है, एंड आप लोग जो है वो क्या करोगे कि एक्सपीरियंस जो है वो फील करते हो। जब आप बाहर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करोगे तो वहाँ पर कभी कभी आप हार कर भी आते हो, तो आपको अपनी कमियां पता चलेंगी, दूसरे बच्चों की मतलब स्किल्स के बारे में पता चलेगा, तो वहाँ पर आप लोग नई चीज़ें सीखते हैं। देन इसके बाद है आप लोगों का सिग्निफिकेंस एक्स्ट्राम्यूरल की, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि स्कूल के मतलब स्कूल्स में जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को, ताकि वो अपनी स्पोर्ट्स कैपेबिलिटीज जो है वो दिखा सके। जब हम बाहर टूर्नामेंट में परफॉर्म कर रहे हैं तो वो वाले स्कूल्स जो है वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को, ठीक है। साथ के साथ आप लोगों को जो स्पोर्ट्स टेक्निक है उसके बारे में नॉलेज दी जाती है, और साथ के साथ आपका स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस का जो स्टैंडर्ड है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग एक्टिविटीज़ की। एक्टिविटीज़ क्या है, यहाँ पर आप लोगों की लेवल वाइज मैंने एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं, तो आप लोग इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। अगर इस तरीके से भी याद ना रहे आपको तो आप किसी भी एक्टिविटी से पहले सिर्फ और सिर्फ क्या लिख दो ना, इस इंटर स्कूल लिख देना, तो वो आपकी एक्टिविटी बन जाएगी। इंटर स्कूल बास्केटबॉल, इंटर स्कूल हैंडबॉल, तो वो आपकी एक्टिविटी मानी जा सकती है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है आप लोगों का स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम का मतलब होता है कि वो प्रोग्राम जो कंपटीशन से रिलेट नहीं करते हैं, बट इसके अंदर कहीं ना कहीं एक इन्फॉर्मेशन या अवेयरनेस या एक मैसेज छिपा होता है, जो मतलब किसी भी पर्टिकुलर समाज मेंबर्स या पीपल्स को क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम बोलते हैं। जिसके अंदर कुछ प्रोग्राम्स जो है वो आप लोग आते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स डे, हेल्थ रन, रन फॉर फन, रन फॉर स्पेसिफिक कॉज या रन फॉर यूनिटी। अब जल्दी से स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम के जो प्रोग्राम्स हैं उनको हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हेल्थ रन की। हेल्थ रन जो है वो एक आपके हेल्थ डिपार्टमेंट या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जाती है, ठीक है ना। इसको हम लोग कहीं भी ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, स्कूल के अंदर करा सकते हैं, कहीं किसी कम्युनिटी में करा सकते हैं। इसका मेन पर्पज जो है वो क्या है कि हेल्थ का जो स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज करना, साथ के साथ किसी भी जो भी नॉर्मल मतलब एबनॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए फंड रेस करना। तो ये आपकी हेल्थ रन जो है उसके लिए परफॉर्म कराई जाती है। उसके बाद है आप लोगों का रन फॉर फन, जो क्या है क्रॉस कंट्री लेवल पर आप लोगों की परफॉर्म कराई जाती है, जहां पर हम लोग एक सिर्फ और सिर्फ फन के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। बट इसके अंदर भी एक मैसेज है, क्या है कि क्या है, एक तो हेल्दी रहना और साथ के साथ कि फंड रेस करना चैरिटी के लिए, तो वो आपका रन फॉर फन के अंदर हम लोग परफॉर्म करते हैं।
नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो है आप लोगों के रन फॉर स्पेसिफिक कॉज। पर्टिकुलर कॉज के लिए अगर आप लोग रन कर रहे हो किसी भी कम्युनिटी, किसी भी स्कूल या किसी भी लेवल पर, तो वो आप लोगों का रन फॉर स्पेसिफिक कॉज कहलाया जाता है। जो पर्पस क्या है, क्यों से एक स्पेसिफिक कॉज कैसा, वो कैसा होना चाहिए, नोबल होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग रन करते हैं। देन आप लोग आता है रन फॉर यूनिटी, क्यों से जहाँ पर हम लोग एक यूनिटी में रन करते हैं, ठीक है ना, किसी भी कंट्री के लिए या किसी भी कंट्री की हेल्प के लिए या किसी भी कम्युनिटी की हेल्प के लिए, किसी भी चैरिटी की हेल्प के लिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, रन करते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि वैसे जितने डिफरेंट रिलीजियस हैं उनके बीच में हम लोग क्या है, एक यूनिटी की भावना क्रिएट करने के लिए इस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। लास्ट प्रोग्राम जो है वो है आप लोगों का स्पोर्ट्स डे। स्पोर्ट्स डे आप लोगों को पता ही है कि वैसे 29 अगस्त जो है वो आप लोगों का ऑल ओवर इंडिया में आज सेलिब्रेट कराया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन मेजर ध्यानचंद का बर्थडे होता है, तो इसलिए एक नंबर में इसको नोट कर लेना। साथ के साथ स्पोर्ट्स डे आपके स्कूल के अंदर भी हम लोग ऑर्गेनाइज कराते हैं ताकि उन बच्चों का लेवल, स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस, स्किल्स क्या हो सके, डेवलप हो सके। तो इसलिए स्पोर्ट्स डे के अंदर हाँ स्कूल के अंदर कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बट अगर आप एक हाई लेवल पर इसको परफॉर्म करा रहे हो तो वहाँ पर हम लोग कॉम्पिटिशन की भावना से इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, केवल स्पोर्ट्समैनशिप और फ्रेंडशिप लेवल जो है वहाँ पर क्या होती है, डेवलप होती है। अब इसके जल्दी से हम लोग एम समझ लेते हैं, बोला स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम की एम क्या है। एक तो टीम स्पिरिट डेवलप हो रही है, मेंटल फिजिकल टफनेस आप लोगों का डेवलप हो रहा है, लीडरशिप स्किल्स डेवलप हो रही है, साथ के साथ आप लोगों का ओवरऑल ग्रोथ भी डेवलप हो रही है, फिजिकली, मेंटली, सोशली भी आप लोग क्या हो रहे हो, डेवलप हो रहे हो। अब हम बात कर लेते हैं कि बोला चैप्टर 1 से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैंने एमसीक्यू शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं एमसीक्यू की। कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं यहाँ पर दूंगा, बाकी आपको आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है, विच कमेटी लुक्स आफ्टर थिंग्स लाइक कैमरा, माइक्रोफोन। कौन सी कमेटी है, हम लोगों ने कमेटीज अपॉइंट करी है, क्यों सर कौन सी ऐसी कमेटी है जो आपके कैमरा माइक्रोफोन के बारे में ध्यान रखती है, तो वो कौन सी आएगी, आप लोगों की टेक्निकल कमेटी आएगी। इसका आंसर क्या है, बी, टेक्निकल कमेटी। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, चूज करेक्ट ऑप्शन फॉर प्लानिंग एज अ फंक्शनल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, वो है आप लोगों का, विच टाइप ऑफ टूर्नामेंट इज बेस्ट इफ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टीम्स एंड द ऑर्गेनाइजर वांट टू कंप्लीट टूर्नामेंट अर्ली। अगर आप टूर्नामेंट को जल्दी खत्म करना चाहते हो तो कौन सा टूर्नामेंट सबसे अच्छा है, वो है सिर्फ और सिर्फ नॉकआउट। नॉकआउट का मतलब क्या है, एलिमिनेशन। इसके बाद इन विच मेथड नो बाय इज गिवन, कौन सा मेथड है, वो आप लोग जब मेरे फिक्शन डे प्रोसीडर वाली वीडियो देखेंगे तो वहां से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग दे देना। इसके बाद इफ 14 टीम्स पार्टिसिपेट इन अ डबल लीग टूर्नामेंट, आईपीएल की तरह, ठीक है ना, तो कितने नंबर ऑफ मैचेस आप लोग कंडक्ट कराओगे, इसका भी आंसर आप लोगों को फिक्सर वाली वीडियो में मिलेगा। तो वहां पर मैंने सारे वो छोटे से छोटे पॉइंट क्लियर करे हुए हैं, तो वहां से आप उस वीडियो को कवर करके इनके आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में कवर कर सकते हैं। देन इसके बाद बात करते हैं हम लोग वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर्स की, जो आपके स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम्स में 2 नंबर या 3 नंबर में इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, और साथ के साथ एक जो है वो केस बेस्ड स्टडी आप लोगों से पूछी जा सकती है, और वो जो है वो आप लोगों की फिक्सर वाले टॉपिक से ही मोस्टली आप लोगों से पूछी जाएगी। तो वो आप लोग वहां से कवर कर लें। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं इनके आंसर्स जैसे आप इस वीडियो को कवर करेंगे तो इनका आंसर्स लिखने की कोशिश करेंगे, और इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों से बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट यूनिट है आप लोगों की यूनिट 2, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। और सबसे जरूरी बात करो तो बोर्ड एग्जाम्स में इस चैप्टर का वेटेज जो है वो 7 मार्क्स का है, और कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो 5 मार्क्स में आप लोगों से इस चैप्टर से पूछे जाएंगे, तो वो भी हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ध्यान से अपनी नोटबुक के अंदर मेंशन करते चलना, और ध्यान रखना के लिए तो कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों से एमसीक्यू में भी पूछे जाएंगे, तो वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आप लोगों का एक्सरसाइज गाइडलाइंस ऑफ WHO एट डिफरेंट एज ग्रुप। WHO ने जो है कुछ एक्सरसाइज गाइडलाइंस निकाली हुई हैं ताकि आप अपनी बॉडी को एक्टिव और फिट कर सको। तो उसको क्या है कि उन्होंने 5 स्टेज में उनको क्या करा हुआ है, मतलब आपके एज को डिवाइड करा हुआ है, जो क्या है आपकी इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलसेंस और अडल्टहुड। साथ के साथ इनका एज क्राइटेरिया भी यहाँ पर बताया गया है। और सबसे जरूरी बात जो 1 नंबर में आप लोगों से बोर्ड एग्जाम से पूछी जाएगी वो क्या है, WHO जो है वो कब एस्टेब्लिश हुआ था, 7 अप्रैल 1948, और साथ के साथ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आपका, स्विट्जरलैंड के अंदर। इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं कुल से जो भी WHO ने एक्सरसाइज बताई हुई है, कुल से कौन कौन सी एक्सरसाइज हम लोग किन किन एज ग्रुप के बच्चों को परफॉर्म करा
सकते हैं, जल्दी से इनको समझते हैं। तो इन्फेंसी जो है वो आप लोगों का 1 to 2 ईयर्स की एज क्राइटेरिया होता है, जिसके अंदर बच्चे जो है वो अपना हेड कंट्रोल करना सीखते हैं, चलना या मतलब घुटमन चलना स्टार्ट करते हैं, साथ के साथ अपने हाथों को चलाना स्टार्ट करते हैं और बॉल को फेंकते हैं, उनमें किक लगाना भी जो है वो 1 से 2 साल के बच्चे परफॉर्म करते हैं। साथ के साथ अर्ली चाइल्डहुड का एज क्राइटेरिया क्या है आपका 3 से 7 साल का, जिसके अंदर आपकी फाइन मोटर स्किल्स क्या होंगी, डेवलप होंगी। साथ के साथ 1 से 2 घंटे के लिए बच्चों को हम लोग टीवी के लिए अलाउ कर सकते हैं और इसके अंदर जो है वो हम लोग उनके पार्टिसिपेशन के ऊपर क्या करेंगे, फोकस करेंगे, ना कि उनके कंपटीशन के ऊपर। तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान रखनी है, स्टेज के हिसाब से किस किस तरीके की एक्सरसाइज हम लोग उनसे परफॉर्म करा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज है वो है आप लोगों की लेटर चाइल्डहुड, जिसका एज क्राइटेरिया 8 से 12 साल का बताया हुआ है, जिसके अंदर बच्चे जो है स्टंट, थ्रोइंग, जंपिंग, कैचिंग इस तरीके की एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, ताकि उनका स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन क्या हो सके, डेवलप हो सके। साथ के साथ वो टीम गेम्स के अंदर भी परफॉर्म करते हैं, उनके सोशल डेवलपमेंट को इंक्रीज कराने के लिए। और सबसे जरूरी बात है कि वो फिजिकल कंपोनेंट्स के बारे में भी जानते हैं, जो क्या है आपके स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन। और उससे भी जरूरी बात क्या है कि कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के अंदर वो पार्टिसिपेट करते हैं, ताकि वो नए रूल्स और टेक्निक्स के बारे में जान सकें। सेकेंड लास्ट स्टेज है वो है आप लोगों की एडोलसेंस, जिसका एज क्राइटेरिया 13 to 19 ईयर्स का बताया हुआ है। इसके अंदर जो है बच्चे मतलब मॉडरेट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, जिसका कम से कम टाइम लिमिटेशन जो है 60 मिनट्स का बताया गया है। और साथ के साथ केवल स्ट्रेंथनिंग या मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज भी परफॉर्म कर सकते हैं, वीक में 3 दिन कम से कम वो परफॉर्म कर सकते हैं। साथ के साथ उनकी जो बोन डेंसिटी या बोन स्ट्रेंथ जो है वो एक्सरसाइज के बेसिस पे भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और अदर एक्टिविटीज़ भी वो इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि रनिंग है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है या क्रॉस कंट्री रनिंग है। तो वो इस तरीके की एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर इस वाले एज के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। लास्ट एज गाइडलाइन जो है वो है आप लोग का अडल्टहुड, जिसका एज क्राइटेरिया बताया हुआ अबव 19 ईयर्स, जिसके अंदर मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी जाती हैं, मतलब एवरीडे। साथ के साथ आप लोग जो है वो मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेज या स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज जो है वो आप लोग वीक में 2 दिन भी परफॉर्म कर सकते हो। साथ के साथ बोन स्ट्रेंथनिंग और रेजिस्टेंस एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, और रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, क्रॉस कंट्रीज एक्सरसाइज भी हम लोग इसमें भी परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है आप लोगों का कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी, जो बोर्ड एग्जाम में आप लोगों से 5 नंबर का पूछा जाता है। इसके क्या क्या मतलब किस तरीके की पोस्टल डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, साथ के साथ किस तरीके से इनको ठीक कर सकते हैं और क्या क्या इनके कॉजेज होते हैं, तो सारी की सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनते रहना। तो कॉमन पोस्टल डिफॉर्मिटीज जो है वो आप लोगों की 5 होती हैं, जो कि क्या है, स्पाइनल कर्वेचर। स्पाइनल कर्वेचर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, काइफोसिस, लॉर्डोसिस और आपका स्कोलोसिस। उसके बाद आता है आप लोगों का बोलेक्स, देन राउंड शोल्डर, फ्लैट फुट और आपका नॉग नीज। सबसे पहली डिफॉर्मिटी जो है वो आप लोग की स्पाइनल कर्वेचर की डिफॉर्मिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइफोसिस, जिसका अदर नाम भी बताया हुआ है वो है आप लोग का राउंड अपर बैक और हंच बैक। राउंड अपर बैक, हंच बैक या काइफोसिस का मतलब होता है कि जो आप इस इमेज में देख रहे हो कि जो शोल्डर्स हैं, शोल्डर्स के ऊपर इस तरीके की जो इमेज क्रिएट हो जाती है, मतलब एबनॉर्मल कर्व या एक्सक्रिएशन कर्व जो निकल आती है आपके अपर बैक पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइफोसिस बोलते हैं। इसको ठीक करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, इनकेस अगर किसी भी बच्चे को है या आपने देखा हो किसी को हो रही हो, तो आप उनको ये एक्सरसाइज जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि वो सोते टाइम जो है वो अपने कमर के नीचे तकिया रख सकते हैं। साथ के साथ वो लोग जो है चक्रासना, धनुरासना, भुजंगासना भी परफॉर्म कर इस डिफॉर्मिटी को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है वो है आप लोगों की लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस को हम लोग होलो बैक नाम से भी जानते हैं, मतलब प्लस जहाँ पर आपकी स्पाइन के अंदर जो एक होल हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉर्डोसिस बोलते हैं। मतलब प्लस आपका एब्डोमिनल पोर्शन या आपका जो पेट है वो बाहर की तरफ निकल आता है, और आपको जो है वो आपकी जो स्पाइन है वो अंदर की तरफ क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। मतलब क्योंकि जितने भी मोटे लोग हैं उन लोगों को ये लॉर्डोसिस होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनका पेट जो है वो बाहर की तरफ निकला जाता है, और इस वाली मतलब डिफॉर्मिटी के अंदर एक सी शेप क्रिएट होती है, जैसा आप लोग देख रहे हो, ठीक है ना। तो वो जो है वो आप लोग लॉर्डोसिस के अंदर देखने को मिल सकता है। साथ के साथ इसको ठीक करने के बहुत ही सिंपल से उपाय हैं, जो क्या है, आप लोग सिटअप्स लगाकर इसको ठीक कर सकते हो, साथ के साथ हलासना परफॉर्म कर सकते हो। और जो हम लोग जिम के अंदर एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं अपने पेट को कम करने के लिए, अपने पैर उठाकर 45 डिग्री, तो उसके बेसिस पे आपकी लॉर्डोसिस जो है वो ठीक हो सकती है। देन आप लोग की नेक्स्ट डिफॉर्मिटी स्पाइनल कर्वेचर की है, वो है आप लोग की स्कोलिसिस। स्कोलिसिस का मतलब है कि जो आपकी स्पाइनल कर्वेचर जो है वो या तो लेफ्ट या राइट साइड में जो बेंड हो जाती है, मतलब किसी भी एक तरफ बेंड हो जाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कोलिसिस बोलते हैं, ठीक है ना। साथ के साथ इसको ठीक करने के बहुत ही सिंपल से तरीके बताए हुए हैं। हॉरिजॉन्टल बार पर आप अपनी बॉडी को हैंग कर सकते हो कुछ टाइम के लिए। साथ के साथ आप स्विमिंग, बट उसके अंदर भी ब्रीथ स्ट्रोक टेक्निक को यूज करते हुए स्कोलिसिस को ठीक कर सकते हैं, और त्रिकोणासना या ताड़ासना से भी हम इस डिफॉर्मिटी को क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं।
पोस्चरल डिफॉर्मिटी की सेकंड डिफॉर्मिटी है आप लोगों की नॉग्नीस, जिसको हम लोग गेनु वेलगम नाम से भी जानते हैं। नॉग्नीस का मतलब क्या है? स्टैंडिंग पोस्चर में जब आप लोगों के घुटने एक दूसरे से मिले होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉग्नीस बोलते हैं। और आपके जो एंकल्स हैं या जो फुट हैं वो क्या होते हैं? वाइडर होते हैं, उसी को हम लोग नॉग्नीस नाम से जानते हैं। इसको ठीक करने के सिंपल से तरीके हैं। एक तो हॉर्स राइडिंग, साथ के साथ आप स्टैंडिंग पोस्चर में जो है अपने घुटनों के बीच में तकिया भी रख सकते हैं, और पद्मासना और गोमुखासना डेली परफॉर्म करके भी आप अपनी नॉग्नीस को ठीक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डिफॉर्मिटी है वो है आप लोगों की बोलैक्स, जिसको हम लोग गैनुवेरम या पिजन टोस नाम से भी जानते हैं। ये बिल्कुल नॉग्नीस से बिल्कुल अपोजिट होती है। इसके अंदर जो आपके नीज हैं वो क्या होते हैं? बाहर की तरफ बेंड होते हैं, और आपके जो फुट हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं? अटैच होते हैं, जैसा आप लोग इस फिगर में देख पा रहे हैं। घुटने बाहर की तरफ है और जो पैर है वो क्या है? एक दूसरे से मिले हुए हैं स्टैंडिंग पोस्चर में। इसको ठीक करने के तरीके हैं कि आप अपने पैरों को अंदर की तरफ बेंड करके क्या कर सकते हैं? चल सकते हैं। साथ के साथ अर्ध चक्रासना या गरुड़ासना भी परफॉर्म कर सकते हैं, और वॉल स्क्वाट एक्सरसाइज भी परफॉर्म करके इसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है वो है आप लोगों का राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर के अंदर क्या है कि ये डिफॉर्मिटी थोड़ी थोड़ी काइफोसिस से रिलेट करती है, बट इसके अंदर क्या है कि जो आपकी चिन है और जो आपकी चिन जो है वो आगे की तरफ थोड़ा सा बेंड होती है, साथ के साथ शोल्डर्स भी जो है वो आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो इसमें जो है वो थोड़ी सी अपर बैक क्रिएट हो जाती है, तो इसी को हम लोग थोड़ा सा काइफोसिस के साथ भी रिलेट कर लेते हैं। बट इसके अंदर आपकी बॉडी आगे की तरफ झुक जाती है, तो ये चीज़ भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। इसको ठीक करने के बहुत ही सिंपल से उपाय हैं। वो क्या है? आप लोग एक फ्लैट बेड का यूज़ करोगे जब भी आप लोग सोओगे, साथ के साथ चक्रासना, भुजंगासना, धनुरासना परफॉर्म करके भी इसको ठीक कर सकते हैं। और जितनी भी बेंडिंग एक्सरसाइज है वो अपोजिट डायरेक्शन में परफॉर्म करो, तो उससे भी आप लोगों का राउंड शोल्डर ठीक हो सकता है। नेक्स्ट और लास्ट डिफॉर्मिटी आप लोगों की फ्लैट फुट, जिसको हम लोग फॉलन आर्च और पीस प्लेनस नाम से भी जानते हैं। सिंपल सी बात है, बोला से आपके पैर में जो है वो एक आर्च प्रेजेंट होती है, जैसा आप लोग इस फिगर में देख पा रहे हो। अगर वो आर्च आपके पैर में प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या कहलाया जाता है? आपका फ्लैट फुट कहलाया जाता है। अब उसको ठीक कैसे कर सकते हैं? ठीक करने का तरीका है कि बोला आप जो हैं वो टोस पर जंप कर सकते हो या स्किपिंग कर सकते हो, साथ के साथ काफ एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो, ताड़ासना भी परफॉर्म कर सकते हो, तो इससे जो है आपका फ्लैट फुट ठीक हो सकता है। तो अभी तक हम लोगों ने सारी की सारी डिफॉर्मिटीज़ पढ़ी थी, उनके करेक्टिव मेजर्स पढ़े थे। अब हम समझ लेते हैं उनके कॉजेज क्या होते हैं। कॉजेज जो है वो मैं सारे के सारे यहाँ पर सिमिलर लिख दिए। इनकेस अगर आप लोगों से पर्टिकुलर डिसीज़ के या डिफॉर्मिटी के बारे में कॉज पूछें तो ये भी आप लोग लिख कर आ सकते हो, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं क्या है। हैवी वेट कैरी करने की वजह से डिफॉर्मिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, चाहे वो आपका काइफोसिस है, स्कोलिसिस है, फ्लैट फुट है, नॉग्निस है, कोई भी डिफॉर्मिटी है, वो हैवी वेट अगर आप लोग स्टार्टिंग से ही कैरी करते हो। छोटे बच्चे आप लोग देखते हो कि बोले 10-10, 12-12 किलो का बैग जो लेकर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी जो है नीचे की तरफ झुक जाती है, तो उसकी वजह से डिफॉर्मिटी के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। साथ के साथ न्यूट्रिशन ना ले पाना प्रॉपर, और इम्प्रॉपर एक्सरसाइजेस परफॉर्म करना, और पुअर क्वालिटी या इम्प्रॉपर फर्नीचर का यूज़ करना, अनहेल्दी एनवायरनमेंट, ओबेसिटी, मोटापा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मोटे लोग होंगे तो साथ के साथ डिफॉर्मिटी या अदर डिसीजेज भी जो है वो आपकी बॉडी के अंदर बिल्ड होती चली जाएंगी। एक्सीडेंट और आपके वीक मसल्स जो है वो इसके कॉजेज बताए हुए हैं। तो इन कॉजेज को जो है वो आप लोग मतलब अलग अलग डिफॉर्मिटीज़ के अंदर लिख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है वो है आप लोगों का वुमेन पार्टिसिपेशन इन इंडिया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 नंबर में आप लोगों से वुमेन पार्टिसिपेशन, या 1 नंबर में जो मैं पॉइंट आप लोगों को बताने वाला हूं वो पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान से सुन लेना किस तरीके से आप लोगों से 1 नंबर में एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं वुमेन पार्टिसिपेशन। आप लोगों को पता है कि ओलंपिक गेम्स जो है वो हमारे 1896 एथेंस में स्टार्ट हुए थे, बट वुमेन्स ने उस 1896 के एथेंस गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करा था। तो वुमेन्स का फर्स्ट पार्टिसिपेशन जो हुआ है वो 1900 के ओलंपिक्स में स्टार्ट हुआ है, जिसमें 22 वुमेन्स ने 2 स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करा था। तो 1 नंबर का क्वेश्चन तो आप लोगों का ये बन गया। साथ के साथ 1904, 4 साल के बाद आप लोगों के ओलंपिक्स होते हैं, तो 1904 के ओलंपिक के अंदर 6 वुमेन ने पार्टिसिपेट करा था, ठीक है। आज और उसके लगभग 100 साल बाद, मतलब 2000 सिडनी, मतलब 96 ईयर्स के बाद कह लो कि 4609 वुमेन्स ने 2000 सिडनी के ओलंपिक्स में क्या करा था? पार्टिसिपेट करा था। अब बात कर ली हम लोगों ने किस किस ओलंपिक्स में वुमेन्स ने पार्टिसिपेट करा था, बट इंडिया की जो फर्स्ट लेडी है वो जिसका नाम क्या है? नीलिमा घोष, जिस 17 ईयर्स की लेडी ने 1952 के ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट करा था, जो आप लोगों से 1 नंबर में पूछा जा सकता है। और साथ के साथ 100 मीटर स्प्रिंट और 80 मीटर के हर्डल में उन्होंने 2 एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करा था। तो इसलिए अपनी नोटबुक के अंदर इस वाले पॉइंट को जरूर मेंशन कर लेना। इसके बाद की जो अचीवमेंट्स रही हैं वो हमारे 2000 के सिडनी ओलंपिक में, जिसमें 4069 वुमेन्स ने पार्टिसिपेट करा था। तो इंडिया की तरफ से कर्णम मल्लेश्वरी ने हमारे इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल वॉन कराया था, किसके अंदर? वेट लिफ्टिंग गेम के अंदर। साथ के साथ 2012 के ओलंपिक के अंदर साइना नेहवाल, एमसी मैरी कॉम ने जो ब्रॉन्ज मेडल वॉन करा था।
2060 के ओलंपिक में साक्षी मलिक ने और पीवी सिंधु ने, साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज मेडल और पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल वॉन करा था। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में जो है वो 3 लेडी ने जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए 3 मेडल्स वॉन करे हैं। मीराबाई चानू है, लवलीना है और साथ के साथ पीवी सिंधु। इन्होंने 3 मेडल्स जो है वो इंडिया को जिताए 2020 के ओलंपिक में। साथ के साथ 2024 के पेरिस ओलंपिक में सिर्फ और सिर्फ मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज मेडल्स जो हैं वो इंडिया को वॉन कराए हैं। तो ये जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को लिखे हैं सारे के सारे एक नंबर में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। रिसेंटली ये वाला क्वेश्चन तो आप लोगों से पूछा ही जा सकता है, तो इसलिए मेंशन कर लेना अपनी नोटबुक के अंदर। अब बात करते हैं कि मतलब वुमेन्स का पार्टिसिपेशन इतना कम क्यों रहा है, मतलब किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर, ओलंपिक के अंदर, मतलब क्या रीजन है कि मतलब वुमेन्स ने कम पार्टिसिपेट करा है। तो ये वाला टॉपिक भी जो है वो आप लोगों से 3 नंबर में बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो इसलिए ध्यान देते रहना। तो क्या है, एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, साथ के साथ उनके पास टाइम कम है। क्योंकि पहले के टाइम में वो घर के बहुत सारे काम करते थे, वो उस तरीके का कल्चर नहीं था, मैन डोमिनेट कल्चर था कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेंस को प्रमोट करते थे। तो इस वजह से एक तो कॉन्फिडेंस की कमी, साथ के साथ टाइम की कमी, और सबसे ज़रूरी बात की वजह से जो स्पेक्टेटर्स हैं वो इंटरेस्ट नहीं लेते थे उनके मैच देखने में। और फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन एज अ रोल मॉडल बहुत ही कम हुआ करती थी। आप लोग देखोगे अब आपके टाइम में फिलहाल एज अ रोल मॉडल स्पोर्ट्स फीमेल जो है वो निकल कर आ रही हैं, ठीक है ना। फिटनेस और वेलनेस बहुत ही कम हुआ करती थी, साथ के साथ फीमेल कोचेज बहुत कम हुआ करते थे, ठीक है। पर्सनल सेफ्टी भी एक कारण रहा है। अवेयरनेस अमंग वुमेन की वजह से हम लोगों ने कहीं ना कहीं वुमेन्स को स्पोर्ट्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड नहीं कराई है, तो इस वजह से भी उनका जो पार्टिसिपेशन है वो कम रहा है। और जो मतलब हमारा कल्चर रहा है वुमेन्स के प्रति सोसाइटी का, वो भी आप लोग जानते हो, तो वो कहीं ना कहीं ये सारे कारण रहे उनके लेस पार्टिसिपेशन के। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या है अगर आप लोग किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करते हो। तो सबसे पहले समझते हैं फिजिकल बेनिफिट। फिजिकल बेनिफिट है कि एक तो आप लोगों का क्या होगा, हेल्थ रिस्क मतलब रिड्यूस होगा, मतलब जितने भी आपकी बॉडी के अंदर डिसीज है वो रिड्यूस होने के चांसेस होंगे। आपकी फिजिकल, मेंटल, सोशल डेवलपमेंट इंक्रीज होगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स, स्ट्रेस और एंजाइटी रिड्यूस होगा, मोटिवेट रहोगे आप। अगर आपकी बॉडी के अंदर डिसीज कम है तो आप लोग मोटिवेट रहोगे। साथ के साथ पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो है वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, मतलब फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। सोशल बेनिफिट्स क्या है कि वैसे आपका जो मतलब फीमेल्स का लेवल जो है कोऑर्डिनेशन का वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब वो पार्टिसिपेट करेंगी तो सिंपल सी बात है, बोले से एक दूसरे से क्या होंगी, सोशल होंगी, इंटरेक्शन होगा, कम्युनिकेशन होगा, तो वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। वुमेन एम्पावरमेंट इंक्रीज होगा, साथ के साथ कम्युनिकेशन लेवल भी क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज होगा। तो ये हो गए आपके एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के बेनिफिट्स, फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल। नेक्स्ट टॉपिक है वो है आप लोगों का स्पेशल कंसिडरेशन, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं मैन आर्ट्स। मैन आर्ट्स क्या है कि बोले से एक जो फीमेल्स के अंदर फर्स्ट ब्लीडिंग जो स्टार्ट होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैन आर्ट्स बोलते हैं। इसका एक टाइम फेस बताया हुआ है, 9 to 15 ईयर्स की जो गर्ल्स हैं वो फर्स्ट टाइम इसको क्या करती हैं, एक्सपीरियंस करती हैं। साथ के साथ इस टाइम फेस के बाद गर्ल्स का जो ट्रांजिशन है वो वुमेनहुड की तरफ कन्वर्ट होता है। और 5% चांसेस ऐसे होते हैं, केस ऐसे होते हैं कि जहाँ पर मैन आर्ट्स जो है वो थोड़ा सा डिले स्टार्ट होता है, मतलब 9 to 15 ईयर्स ना होने के साथ साथ बोला वो 16 to 18 ईयर्स में भी हो सकता है। तो मैन आर्ट्स का मतलब होता है कि फीमेल्स के अंदर फर्स्ट ब्लीडिंग अकर होना। स्पेशल कंसिडरेशन का सेकंड पॉइंट जो है वो क्या है आप लोग का, मेंस्ट्रुअल डायफंक्शन। जब फीमेल्स के अंदर मेनार्च या फर्स्ट ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई तो उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल डायफंक्शन जो है वो स्टार्ट होता है। मतलब 3 से 5 दिन की जो ये साइकिल प्रॉपर चलती है, जिसके अंदर जो है उनकी बॉडी से ब्लड इजेक्ट होता है, मतलब जो भी मतलब एक इम्प्रॉपर ब्लड है या गंदा ब्लड जो होता है वो उनकी बॉडी से इजेक्ट होता है। तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल डायफंक्शन बोलते हैं, जिसके एक प्रॉपर साइकिल बताई हुई है। 21 to 35 डेज के बाद ये मेंस्ट्रुअल डायफंक्शन जो है वो आपका रिपीट होता रहता है। साथ के साथ 3 से 5 दिन की ये मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स के अंदर फीमेल्स जो है वो इसको एक्सपीरियंस करती हैं। मेनोपॉज जो है वो एक वर्ड है जो इसके अंदर मैंने यूज़ करा है। वो क्या है, मेनोपॉज का मतलब होता है कि एट द एज ऑफ 50 to 55 ईयर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक, फीमेल एथलीट ट्राइड, जो बोर्ड एग्जाम में आप लोगों से 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना। फीमेल एथलीट ट्राइड क्या होता है कि लोग फीमेल्स जो है अपनी बॉडी वेट को लॉस करने के लिए या अपने आप को फिजिकली फिट करने के लिए वर्कआउट करते हैं। तो जिसकी वजह से वो जब ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर 3 सिंड्रोम्स जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं। तो जिनको हम लोग 3 नाम से जानते हैं, वो क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस, एमोनोरिया और ईटिंग डिसऑर्डर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइड बोलते हैं, जो मोस्टली फीमेल्स के अंदर ही देखने को मिलते हैं। इसी वजह से इसका नाम क्या है, फीमेल एथलीट ट्राइड है।
अब समझ लेते हैं ऑस्टियोपोरोसिस क्या है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है कि जब जो फीमेल्स हैं वो जब हाई इंटेंसिटी का वर्कआउट करते हैं तो जिसकी वजह से उनकी बोन डेंसिटी जो है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। अब जब बोन डेंसिटी वीक हो रही है तो बोन फॉर्मेशन भी क्या हो जाएगी, इंप्रॉपर हो जाएगी। अब वो किसकी वजह से हो रही है, क्योंकि वो प्रॉपर अमाउंट का न्यूट्रिशन नहीं ले रही है या कैल्शियम नहीं ले रही है, जिसकी वजह से उनका एस्ट्रोजन लेवल भी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। वैसे एस्ट्रोजन लेवल फीमेल्स के अंदर हाई होता है, बट वर्कआउट के दौरान जब वो प्रॉपर अमाउंट की डाइट नहीं ले पाती हैं जिसकी वजह से बोन डेंसिटी वीक होती है तो एस्ट्रोजन लेवल भी क्या होगा, आप लोगों का लो होगा। इसके बाद है वो है आप लोगों का एमोनोरिया। एमोनोरिया जो रिलेट करता है वो आप लोगों का मेनेस्ट्रल डायफंक्शन के साथ रिलेट करता है कि जैसा आप लोगों ने स्पेशल कॉन्सिडरेशन के अंदर पढ़ा था कि जो गर्ल्स हैं वो एक मेनेस्ट्रल साइकिल एक्सपीरियंस करती हैं, तो उसके बाद का जो फेस है वो क्या है, आप लोगों का एमोनोरिया है। कि वजह से 18 साल के बाद कि वजह से गर्ल्स के अंदर अगर मेनेस्ट्रल साइकिल स्किप हो जाए या पीरियड्स जो है वो रुक जाए तो उसके दो टाइप्स बताए हुए हैं। क्या क्या है, एक आपका प्राइमरी एमोनोरिया, दूसरा क्या है आप लोगों का सेकेंडरी एमोनोरिया। प्राइमरी एमोनोरिया क्या है कि बोले जब मेनेस्ट्रल साइकिल जो है वो आपका प्यूबर्टी पर स्टार्ट नहीं होता, मतलब कि जो मैंने आप लोगों को बताया था 9 to 15 ईयर्स की एज क्राइटेरिया पर अगर आपको स्टार्ट नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी एमोनोरिया बोलते हैं। मतलब 16 to 18 ईयर्स के एज गैप पर जहाँ पर 5% चांसेस होते हैं कि वजह से वो आपका मैनार्स लेट स्टार्ट होता है तो उसी को हम लोग प्राइमरी एमोनोरिया बोलते हैं। दूसरा क्या है, सेकेंडरी एमोनोरिया। सेकेंडरी एमोनोरिया के अंदर क्या है, बोले आपके 3 या 3 से ज़्यादा पीरियड्स जो है वो स्किप हो जाते हैं या रुक जाते हैं मेनेस्ट्रल साइकिल के। किसकी वजह से, वो उसके नंबर ऑफ चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी की वजह से। अगर आपके पीरियड्स जो है वो रुक गए हैं तो वहाँ पर क्या चांस है, बोले आप मतलब फीमेल्स जो है वो क्या है, प्रेग्नेंट होती हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एमोनोरिया बोलते हैं। नेक्स्ट राइट जो है वो है आप लोगों का ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर क्या है कि बोले जैसा मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, बोले फीमेल्स जो है अपने बॉडी वेट को रिड्यूस करने के लिए अलग अलग तरीके की डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं। अब उसके अंदर वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट या कभी कभी बॉडी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड भी नहीं कराती हैं। तो दो तरीके होते हैं अपनी बॉडी को वेट लॉस करने के, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। तो दो टाइप्स कौन कौन से हैं, वो है आप लोग का एक एनोरेक्सिया नर्वोसा, दूसरा क्या है बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर जो है वो फीमेल्स जो है वो न्यूट्रिशन के बेसिस पर, मतलब केवल डाइट के बेसिस पर अपने बॉडी वेट को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं, केवल जहाँ पर वो प्रॉपर डाइट को फॉलो करती हैं ताकि उनका बॉडी वेट क्या ना हो, इंक्रीज ना हो। और दूसरा है आप लोग का बुलिमिया नर्वोसा, जहाँ पर क्या हो सकता है कि जो भी फीमेल्स हैं अगर उनको लग रहा है कि उनका बॉडी वेट इंक्रीज हो गया है, तो मतलब इंक्रीज हो रहा है और उन्होंने कुछ अलग अमाउंट का फूड खा लिया है, तो उसके बाद उसको क्या कर देती है, वो वोमिट कर देती है ताकि उनकी बॉडी के अंदर कैलोरीज जो है वो एब्जॉर्ब ना हो, उनका बॉडी वेट इंक्रीज ना हो। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बुलिमिया नर्वोसा बोलते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं फीमेल एथलीट राइट के कॉजेज और सिम्टम्स। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कॉजेज। कॉजेज क्या है, क्यों जैसे एक तो कैल्शियम डाइट प्रॉपर ना लेना, इनसफिशिएंट लेना बॉडी को, ठीक है, विटामिन डी की कमी, ओवर ट्रेनिंग, ज़्यादा अगर आप बॉडी को ट्रेन कर रहे हो तो ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ सकते हैं, ठीक है ना, बॉडी के अंदर और भी डिसीज क्रिएट हो सकती हैं। लिक्विड डाइट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड होना या लिक्विड डाइट कम लेना या अदर न्यूट्रिएंट्स बॉडी को कम प्रोवाइड कराना, साथ के साथ न्यूट्रिशन जो है वो प्रॉपर अमाउंट में ले ही नहीं रहे हो, तो सिंपल सी बात है कि से ये ट्राइड जो है वो देखने को मिल सकते हैं फीमेल्स के अंदर। सिम्टम्स जो है मतलब आप कैसे फील करोगे कि से वो ट्राइड जो है वो फीमेल्स के अंदर है, क्या एक तो बॉडी जो है वो फटीग, थकान महसूस करेगी, साथ के साथ हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, इरेगुलर मेनेस्ट्रल साइकिल भी होगी, वेट लॉस भी होगा, साथ के साथ जो आपका हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है वो भी क्या रहेगा, लो रहेगा। अब जो बात कर रहे हैं हम लोग वो करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की। बोले से इस चैप्टर में किस तरीके के क्वेश्चंस वो आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो जल्दी से हम लोग इनको कवर कर लेते हैं। यहाँ पर एमसीक्यू लिए हैं, उसके बाद हम लोग शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर्स की भी बात करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आप लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटी, कौन सी नहीं है। आप लोगों को पता 3 होती है, काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कोलिसिस, तो तीनों यहाँ पर लिखी हुई है, बट यहाँ पर क्या पूछे, नॉट, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हुआ, फ्लैट फुट। साथ के साथ असर्शन भी हम लोग यहाँ पर कवर कर लेते हैं। कॉजेज ऑफ पोस्टल डिफॉर्मिटी इज हैबिट ऑफ बैड पोस्चर, गुड पोस्चर इंप्रूव्स कंसंट्रेशन लेवल एंड फिजिकल एफिशिएंसी। तो इसके जो है 4 ऑप्शंस होते हैं, कुल से पहला दूसरा जो एक दूसरे से मैच करता है, दूसरा क्या है, कुल से यहाँ पर मैच नहीं करता है, एक फॉल्स है, एक ट्रू है, एक ट्रू है, एक फॉल्स है। तो वहाँ पर आप लोग जो है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना कि कौन सा इसका आंसर रहेगा या कौन सा ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू जो है वो आप लोग का, गोमुखासनान पद्मासना आर परफॉर्म टू रेस्टिफाई विच पोस्टल डिफॉर्मिटी, कौन सी पोस्टल डिफॉर्मिटी को ठीक कर दें, बताया था मैंने करेक्टिव मेजर्स के अंदर, तो पीछे चले जाना वीडियो में देखना और इसका आंसर जरूर देना कमेंट सेक्शन में। इट इज़ नेसेसरी टू डेवलप स्ट्रेंथ ऑफ एब्डोमिनल मसल्स टू करेक्ट, क्या है, क्यों से एब्डोमिनल मसल्स की स्ट्रेंथ को ठीक करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज या कर सकते हैं, या कौन सा आपकी बॉडी के अंदर डिफॉर्मिटी नहीं होगी अगर आपकी एब्डोमिनल स्ट्रेंथ मसल्स जो हैं वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो सिंपल सी बात है, क्या है, लॉर्डोसिस, जब आपकी बॉडी का पेट या ओबेस लेवल जो है वो हाई नहीं रहेगा तो आपकी बॉडी के अंदर लॉर्डोसिस के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे।
एबनॉर्मल ब्लीडिंग इन द एब्सेंस ऑफ इंट्राकैविटरी और यूट्रिन पैथोलॉजी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल सी बात है, जब एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है फीमेल्स के अंदर तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल डायफंक्शन बोलते हैं। तो कुछ का आंसर मैंने यहाँ पर दे दिया, कुछ का आंसर आप लोगों को एमसीक्यू में देने हैं। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर्स की, किस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए। यहाँ पर मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो इनके आंसर्स आप लोग अपनी नोटबुक के अंदर लिखना, प्रेजेंट करना किस क्या क्या आंसर्स आप इसमें लिखने वाले हो। तो शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर्स की हम लोगों ने बात कर ली है। बात कर लेता हूँ यहाँ पर एक छोटी सी टिप्स की, जो क्या है आप लोगों की प्रेजेंटेशन की। जब भी आप अपने आंसर्स लिखेंगे तो वहाँ पर जो है वो आप लोग पॉइंट्स में लिखें, और पॉइंट्स में फॉर एग्जांपल की वजह से अगर आप लोगों से 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है तो कम से कम 4 पॉइंट लिखें। अगर आपको 4 पॉइंट्स याद नहीं आ रहे हैं तो 2 पॉइंट्स को आप लोग क्या करते हैं? एक्सप्लेन कर दें, और साथ के साथ फ्लो चार्ट बनाने की भी कोशिश करें। एक्सप्लेनेशन पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, ज़्यादा लंबा या लेंदी एक्सप्लेनेशन ना दो तो बेहतर रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो अपनी आंसर शीट में प्रेजेंट करने का तरीका भी आप लोग सीखते चलें। तो नेक्स्ट है आप लोगों की यूनिट 3 योगा एज प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर लाइफस्टाइल डिसीजेज, जो बोर्ड एग्जाम्स में आप लोगों से 7 मार्क्स में पूछी जाती है, और साथ के साथ 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आप लोगों से इस वाली यूनिट से पूछा जाएगा। तो हम लोग कवर करने वाले हैं कौन सा क्वेश्चन है जो आप लोगों से 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं आसन्स को। आसन्स क्या है? आसन का मतलब पतंजलि के अकॉर्डिंग जो है वो क्या है? स्थिरम, सुखनम एंड आसनम, मतलब कि से एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे रहना ही क्या कहलाया जाता है? आप लोग का आसन कहलाया जाता है। वो कंफर्टेबल पोजीशन जो है वो आप लोगों की लॉन्ग पीरियड तक भी हो सकती है, ठीक है ना? तो बट क्या होनी चाहिए? कंफर्टेबल होनी चाहिए, जहां पर आपकी बॉडी जो है फटीग फील नहीं कर रही है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आसन बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग डिसीजेस की। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, योगा एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफ स्टाइल डिसीजेज, जो क्या है कि जितनी भी लाइफ स्टाइल की डिसीजेज हो सकती हैं बॉडी के अंदर, अगर वो हो जाती हैं तो हम लोग आसन के थ्रू किस तरीके से उनको क्या कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 डिसीजेज बताई हुई हैं। तो सबसे पहली डिसीज क्या है? वो है आप लोगों की ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब होता है कि आपकी बॉडी वेट जो है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग ज़्यादा होना, या क्या होना? एक ओबेस लेवल पर होना। जैसा आप लोग एक इसमें फिगर में देख रहे हो कि ओबेसिटी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 जो है ये सारे के सारे क्या है? ओबेस लेवल है। यहाँ पर आपका बॉडी वेट हाई परसेंटेज पर है। तो इसको हम लोग आसन के थ्रू किस तरीके से मतलब मैनेज कर सकते हैं, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। अब मैंने यहाँ पर जो है वो ओबेसिटी के आसन्स लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा हिंट और दे देता हूँ, नोट कर लेना नोटबुक के अंदर। जैसा कि आप लोग ये शुरू के 4 आसन्स देख रहे हो, तो ये चारों के चारों आसन्स जो हैं वो आपकी सेकेंड डिसीज के अंदर भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। दोनों की दोनों सिमिलर हैं। जो सेकेंड डिसीज क्या है वो है आप लोगों की डायबिटीज़। तो वहाँ पर इन आसन्स को मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को डायबिटीज़ के अंदर ये आसन्स याद ना रहे तो इन चारों आसन्स के प्रोसीडर भी आप लोग लिख कर आ जाओगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इन आसन्स को एक्सप्लेन करूँगा। डायबिटीज़ के अंदर दूसरे आसन्स मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनते रहना क्या क्या चीज़ें मैं आप लोगों को कहाँ पर क्या बताने वाला हूँ। तो ओबेसिटी को कम करने के लिए सबसे पहला आसन जो है वो आप लोगों का क्या है? पवन मुक्तासना, जिसके अंदर क्या है कि आप बैक की तरफ से जो है वो अपनी बॉडी को क्या करोगे? लाई डाउन करोगे, जहाँ पर एक प्लेन सरफेस होना चाहिए। साथ के साथ आपके दोनों पैर जो है वो मिले होने चाहिए। उसके बाद जो है वो अपने पैरों को अपनी चेस्ट की तरफ क्या उठाकर अपनी चेस्ट की तरफ लाओगे। उसके बाद उन दोनों पैरों को होल्ड करोगे, और आपका जो इनहेल और एक्सेल है वो क्या होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए। और जब आप लोग इनहेल और एक्सेल कर रहे होगे तो आपकी ग्रिप यहाँ पर छूटनी नहीं चाहिए। तो इसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं? अपने ओबेसिटी लेवल को क्या कर लेंगे? कम कर लेंगे। साथ के साथ यहाँ पर कुछ कॉन्ट्राडिक्शन भी बताए हुए हैं। हर आसन के अंदर मैंने कॉन्ट्राडिक्शन बताए हैं कि वो लोग कौन से मेंबर्स या किस तरीके के लोग जो है इसको मतलब परफॉर्म नहीं कर सकते। तो वो चीज़ भी ध्यान रखना, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्शंस जो है वो 1 नंबर में भी आप लोगों से बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो ध्यान से सुनते चलना। एक तो प्रेग्नेंट वुमेन्स परफॉर्म नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि पैर जो है वो आपके अंदर की तरफ आ रहे हैं। साथ के साथ अगर किसी को भी पाइल्स वगैरह तो वो भी परफॉर्म नहीं करेंगे। एबनॉर्मल सर्जरी अगर किसी को हुई है तो वो भी इस वाले आसन को परफॉर्म नहीं करेंगे। नेक्स्ट आसन जो है वो आप लोग का पश्चिमोत्तासना, जो आपके ओबिस लेवल को भी कम करने का काम करता है। पश्चिमोत्तासना के अंदर भी हम लोग एक सिंपल और प्लेन सरफेस लेंगे, जहां पर आप अपनी बॉडी को जो है वो आगे की तरफ बेंड करते हैं। मतलब यहाँ पर आपका जो एब्डोमिनल पोर्शन है वो नीचे की तरफ दबेगा। साथ के साथ यहाँ पर जो ब्रीथिंग लेवल है वो क्या रहेगा? स्लो रहेगा। साथ के दिन में कम से कम, मतलब इस आसन को आप लोग कम से कम 10 से 12 टाइम जो है वो क्या कर सकते हो? रिपीट कर सकते हो। ये मैंने प्रोसीडर लिखे हुए हैं। इन केस आप फिगर के हिसाब से भी वहाँ पर एक्सप्लेन कराओगे अपनी लैंग्वेज में, तो भी आप लोगों को क्या मिल जाएंगे? नंबर मिल जाएंगे। बट
इनहेलेशन एक्सहेलेशन या कितने नंबर ऑफ टाइम्स इसको रिपीट करना, वो चीज़ याद रखना। और साथ के साथ कॉन्ट्राडिक्शन को कौन इसको पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। क्या है कि एक तो आपका क्या है मतलब कर सकते हैं या क्या क्या इसके हेल्पफुल हो सकते हैं, तो वो चीज़ ध्यान रखना। एक तो ओवरकम करता है आपके मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर को, ठीक है, उसके लिए हेल्पफुल है। मेंस्ट्रुअल मतलब डायफंक्शन जो है अगर ज़्यादा हो रहा है तो पश्चिमोत्तानासना से भी ये क्या हो सकता है, ओवरकम हो सकता है। साथ के साथ अगर बैक एक अस्थमा जो है उससे भी क्या है आपको रिलीफ दिलाएगा। तो पश्चिमोत्तानासना इनके साथ साथ आपके ओबिस लेवल को भी क्या करता है, कम करता है। नेक्स्ट है वो है आप लोग का अर्धमत्स्येंद्र आसना। अर्धमत्स्येंद्र आसना थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें आप लोग देख रहे हो कि एक इमेज में केवल से ये जो मतलब लेडी है इसने क्या है अपनी बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करा हुआ है। एक पैर जो है उसने अपने हिप के नीचे रखा हुआ, दूसरा पैर जो है वो अपना क्रॉस करके उस अपने राइट हैंड से जो है उसको पकड़ा हुआ है। बाकी जो उसका लेफ्ट हैंड है वो 90 डिग्री पे बेंड हुआ है और साथ के साथ उसकी चिन भी जो है वो पीछे की तरफ बेंड हो रही है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धमत्स्येंद्र आसना बोलते हैं। इसके अंदर जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन है वो आप लोगों का नॉर्मल रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम इसके कॉन्ट्राडिक्शन की। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि इसके अंदर बैक मसल्स आपकी क्या होंगी, मतलब स्ट्रेच होंगी, साथ के साथ बॉल ग्लैंडर्स और आपका प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो आप लोगों का हेल्दी होगा। नेक्स्ट ओबिसिटी का आसन है वो आप लोगों का धनुरासन। जैसा आप लोग फिगर में देख रहे हो कि बोले से इसके अंदर एक धनुष मतलब इमेज बनी हुई है, जिसको हम लोग बो पोज नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जो है वो आप अपनी मतलब एब्डोमिनल पोर्शन की तरफ से आप अपनी बॉडी को प्लेन सरफेस पे क्या करोगे, लाई डाउन करोगे। उसके बाद आप अपनी अपर बॉडी को उठाते हुए और साथ के साथ अपनी लोअर बॉडी को उठाते हुए दोनों ही पैरों को स्ट्रेच करते हुए क्या करेंगे, अपने हाथों से क्या करेंगे, स्ट्रेच मतलब होल्ड करेंगे। और इस वाले बॉडी पोस्चर को आप मिनिमम 15 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखेंगे। तो इससे भी क्या है आपका ओबिस लेवल क्या होगा, रिड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है आपका एब्डोमिनल पोर्शन जो है वो क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। और साथ के साथ अगर कॉन्ट्राडिक्शन की बात करने लें तो ये क्या है कि अगर आपको एब्डोमिनल सर्जरी है तो आप अवॉइड करें। अगर आप प्रेग्नेंट है मतलब फीमेल्स भी कोई अगर इसको परफॉर्म कर रहा है वो प्रेग्नेंट है तो भी वो क्या कर सकते हैं, इसको अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट डिसीज जो है वो है आप लोगों की डायबिटीज़, ठीक है। डायबिटीज़ क्या है कि जब आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए हाई अमाउंट में, तो आपकी डायबिटीज़ के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। या फिर हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जहाँ पर आपका इंसुलिन लेवल जो है मतलब इंसुलिन सही तरीके से बॉडी के अंदर वर्क नहीं कर पा रहा है, प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, तो भी आपके डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके दो टाइप्स बताए हुए हैं जो आपसे एक नंबर में पूछे जा सकते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ और क्या है आपका टाइप 2 डायबिटीज़। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से आसन से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग के 4 ओबिसिटी वाले आसन से तो हम इसको प्रिवेंट कर ही सकते हैं। कौन कौन से थे? पवन मुक्त आसना, अर्धमत्स्येंद्र आसना। तो इस तरीके की 4 आसन हम लोग ओबिसिटी के अंदर पढ़कर आए, तो उनको भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो वो लोग कौन कौन से आसन है, ये है आप लोग के पवन मुक्त आसना, पश्चिमोत्तानासना, अर्धमत्स्येंद्र आसना, धनुरासना। तो ये चारों आसन जो है वो आप लोग क्या है सिमिलर है ओबिसिटी और डायबिटीज़ में। अब इससे अलग 2 आसन और हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं ताकि आपके लिए चीज़ें जो है वो ईजी हो जाए कि वो कौन कौन से आसन हैं जो आपके डायबिटीज़ लेवल को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ का जो हम लोग आसन एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है आप लोग का शलभासना। जैसा कि आप एक फिगर में देख पा रहे हो, इस फिगर के बेसिस पे आप लोग एक्सप्लेनेशन दे सकते हो तो अभी आप लोगों को मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि इसमें क्या है कि एक मेंबर जो है उसने अपने एब्डोमिनल पोर्शन की तरफ से एक प्लेन सरफेस पर लेटा हुआ है, साथ के साथ उसने अपने पैर्स जो हैं वो ऊपर की तरफ रेस करे हुए हैं, उसके हाथ जो है वो बिल्कुल ग्राउंड से टच हैं। तो इस वाले आसन को हम लोग क्या बोलते हैं, शलभासना बोलते हैं। इसके कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन बहुत ही सिंपल से है। अगर आपकी वीक स्पाइन है तो आप इस आसन को क्या करोगे, अवॉइड करोगे। साथ के साथ अगर आपकी वीक मसल्स या हार्ट रेट हाई रहता है या ब्लड प्रेशर क्या है आपका हाई रहेगा, तो भी आप इस आसन को क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। तो नेक्स्ट आसन जो है डायबिटीज़ का वो है आप लोगों का उत्तरासना। उत्तरासना जो है वो आपका ओबेसिटी को भी रिड्यूस करता है। तो यहाँ पर मैंने 0.5 डाल दिया है। जैसा आप लोग देखोगे तो 5 आसन जो है वो आप एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। तो उत्तरासना के अंदर क्या है, जैसा आप एक इमेज के अंदर देख रहे हो, जैसे एक लेडी जो है इसने अपने अर्ध चक्रासना में मतलब नीज जो है वो ग्राउंड से टच है और अर्ध चक्रासना में अपने पैर क्या करे हुए हैं, होल्ड करे हुए हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरासना बोलते हैं। और कम से कम 30 से 60 सेकंड तक आप इसको क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, तो भी आपकी डायबिटीज़ क्या होगी, रिड्यूस होगी। साथ के साथ कॉन्ट्राडिक्शन की बात करने लगे कि एक तो क्या है, एक तो फैट जो है वो क्या करता है आपका एब्डोमिनल और हिप पोर्शन का क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। साथ के साथ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जो हैं उनको भी रिड्यूस करने के लिए आपका उत्तरासना जो है वो हेल्पफुल होता है। तो ये जो है मैंने ओबेसिटी और डायबिटीज़ वाले आसन आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी कर दिए। इमेज के बेसिस पे अगर आप लोग इनको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दोगे तो भी आप लोगों को क्या है, मार्क्स मिल जाएंगे।
तो नेक्स्ट डिसीज है वो है आप लोगों की अस्थमा। अस्थमा का मतलब है कि जहाँ पर आपके लंग्स में एयरवेज जो है वो क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको सफिशिएंट अमाउंट में क्या नहीं मिल पाती है, ब्रीथ नहीं मिल पाती है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अस्थमा कहते हैं। अस्थमा जो है वो दो तरीके का होता है, एक होता है एलर्जिक और क्या होता है, एक नॉन एलर्जिक होता है। तो इस चीज़ को भी आप लोग एक नंबर में नोट कर सकते हो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके आसंस की। अब जो मैं यहाँ पर आसंस बताने वाला हूँ ध्यान से सुन लेना, फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि जो आसंस है वो स्टार्टिंग के 4 आसंस आप लास्ट की 3 डिसीज में यहाँ पर देखने वाले हो। किसमें, एक तो अस्थमा में है ये चारों आसंस, आपके हाइपरटेंशन में भी और बैक पेन में भी ये चारों आसंस जो है वो आप लोगों के सिमिलर हैं। तो इन चारों आसंस को आप उन तीनों डिसीज में क्या कर सकते हो, फिट कर सकते हो। तो एक एक करके हम आसंस को एक्सप्लेन कर लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहला अस्थमा का जो आसन है वो क्या है आप लोगों का ताड़ासना। जैसा कि आप एक फिगर में देख पा रहे हो, जो आप अपनी बॉडी को जो है बिल्कुल एक स्टैंडिंग पोस्चर में रखोगे, साथ के साथ आपके जो हाथ हैं वो ऊपर की तरफ क्या रहेंगे, स्ट्रेच रहेंगे, दोनों ही हाथों को पकड़ कर रखोगे और साथ के साथ अपनी बॉडी को जो है वो हील्स पे क्या करोगे, स्ट्रेच करोगे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ताड़ासना बोलते हैं। कम से कम मतलब इस एक्सरसाइज को आप लोग 10 से 15 टाइम या इस आसन को 10 से 15 टाइम रिपीट कर सकते हो। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, एक तो ब्लड प्रेशर जो है वो क्या होता है, लो होता है, साथ के साथ मतलब हेल्पफुल होता है आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए। साथ के साथ केवल अगर आपको हेडेक और इंसोमेनिया तो आप इस आसन को क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है आप लोग का भुजंगासना। भुजंगासना को हम लोग कोबरा पोज से भी जानते हैं। तो ये एक नंबर में आप लोग लिख लेना या नोट कर लेना, ठीक है ना। तो फिगर में आप लोग देख ही रहे हो कि वैसे एक लेडी ने जो है वो अपनी बॉडी को पीछे की तरफ फुली स्ट्रेच करा हुआ है, उसके जो हाथ हैं वो क्या है, ग्राउंड से टच हैं। तो और जो उसके वो क्या है, एंकल्स क्या है, वो भी एंकल्स से पूरे ग्राउंड से टच रहते हैं, फ्लैट रहते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भुजंगासना बोलते हैं। 3 से 5 बार इस आसन को आप लोग रिपीट करोगे तो आपका अस्थमा जो है वो क्या हो सकता है, प्रिवेंट हो सकता है। साथ के साथ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो है वो इसके अंदर क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, प्रेग्नेंट वुमेन्स इसको परफॉर्म नहीं करेंगी। साथ के साथ जितने भी बैक एक या हर्निया वाले पेशेंट या हेड एक वाले वो भी इसको क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, जैसा आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ से लिख सकते हो, इमेज के बेसिस पे अपने कॉन्सेप्ट लिख कर आ सकते हो। नेक्स्ट है वो है आप लोग का वक्रासना। वक्रासना के अंदर क्या है कि से मतलब आप एक सिंपल से पोस्चर में बैठेंगे जिसमें जो थोड़ा थोड़ा रिलेट करता है आपका अर्ध मत्स्येंद्र आसना से। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी याद हो तो इसके अंदर क्या है कि आपको अपनी बॉडी जो है वो थोड़ा सा फुली पीछे की तरफ क्या करनी होती है, स्ट्रेच करनी होती है और साथ के साथ अपनी चिन जो है वो शोल्डर के बिल्कुल टिल्ट रखनी होती है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रासना बोलते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन आप लोग देख ही रहे हो कि वैसे ब्लड प्रेशर अगर आप लोग का हाई है तो अवॉइड कर देना। साथ के साथ अगर आप लोग को बैक इंजरी है तो भी इस आसन को क्या कर सकते हो, आप लोग अवॉइड कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आसन की तरफ चलते हैं, वो है आप लोग का गोमुख आसना। गोमुख आसना को भी हम लोग बैठकर परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर आपके दोनों पैर जो वो एक दूसरे से क्रॉस रहेंगे, ठीक है ना, दोनों ही थाइस के ऊपर ओवरलैप रहेंगे। साथ के साथ आपके जो हाथ हैं वो पीछे की तरफ क्या होते हैं, स्ट्रेच होते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोमुख आसना बोलते हैं। दोनों ही हाथों को आप होल्ड करके रखोगे तो इसको हम लोग गोमुख आसना इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। साथ के साथ नी इंजरी है तो अवॉइड कर देना। अगर बैक पेन है या शोल्डर पेन है या नी पेन है तो भी इस आसन को आप लोग क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। तो नेक्स्ट डिसीज है वो है आप लोगों की हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है कि जब आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो होता है और आर्टरीज के अंदर जब हाई अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। और ये जो है एक वर्ल्ड वाइड हेल्थ प्रॉब्लम बन गई है। और साथ के साथ हाइपरटेंशन के अंदर आपका ब्लड प्रेशर ही इंक्रीज होता है, उसी को हाइपरटेंशन कहा जाता है। तो अब इसके आसंस की बात कर लेते हैं, किस तरीके से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को अस्थमा के अंदर बताया था, स्टार्टिंग के 4 आसंस जो है वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। तो इसके बाद के 1-2 आसन हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेते हैं जल्दी से। तो वो क्या है, सबसे पहला आपका आसन है उत्थान पदासना। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं कि उत्थान पदासना जो है वो थोड़ा थोड़ा रिलेट कर रहा है गोमुख आसना के साथ, तो मैंने इसलिए ये थोड़ा सा आसन कर दिया है। गोमुख आसना के अंदर भी आप लोग मतलब पैर जो है वो एक दूसरे थाई के ऊपर ओवरलैप कर रहे थे, बट यहाँ पर पैर जो है वो आपके फुली स्ट्रेच होंगे, मतलब बिल्कुल वाइड रहेंगे और साथ के साथ आपके हाथ जो है वो कैसे आएंगे, क्रॉस आएंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्थान पदासना बोलते हैं। बट गोमुख आसना के अंदर आप एक दूसरे हाथ को क्या कर रहे थे, होल्ड कर रहे थे, तो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसलिए इमेज के बेसिस पे इसको क्या कर सकते हो, आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो और 15 to 30 सेकेंड्स तक आप इसको होल्ड कर रखोगे। साथ के साथ जो है वो आपके जो मतलब 30 डिग्री का मतलब गैप होना चाहिए, कम से कम 30 डिग्री का एंगल क्रिएट होना चाहिए आपके लेग्स में। तो ये एक नंबर में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ के साथ कॉन्ट्राडिक्शन की बात करने लगे, अगर आपको लोअर बैक पेन है तो अवॉइड कर देना। प्रेगनेंसी या प्रेग्नेंट वुमेन्स हो तो भी वो इस आसन को क्या कर सकती हैं, अवॉइड कर सकती हैं। नेक्स्ट जो है वो आप लोग का अर्धहलासना। ये तो आप इमेज के बेसिस पे बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन कर दोगे। एक लाई डाउन पोजीशन में आप लोग लेटे हुए हो, साथ के साथ अपने पैरों को बिल्कुल
पैरों को बिल्कुल 90 डिग्री के पोजीशन पे क्या करोगे, रेस करोगे, ठीक है ना, और इनको क्या है होल्ड कर कर रखोगे। आपके हाथ जो है वो दोनों ही आपके ग्राउंड से टच रहेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध हलासना बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसका कॉन्ट्राडिक्शन की। कॉन्ट्राडिक्शन बहुत ही सिंपल से है कि बोला अगर आपको स्टमक सर्जरी हुई है या आपकी कार्डिक डिसीज है तो भी आप इसको क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। तो अर्ध हलासना के जो है मतलब कॉन्ट्राडिक्शन बहुत ही सिंपल से हैं। तो नेक्स्ट डिसीज जो है वो है आप लोगों की क्या है, बैक पेन। बैक पेन क्या है कि बोला जो आपकी मतलब बैक के अंदर जो पेन जो है वो ओरिजिनेट होता है मोस्टली कहाँ पर, सर्वाइकल, थोरैक या लंबर रीजन में जो है वो देखने को मिलता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक पेन बोलते हैं। और साथ के साथ इसके अंदर जो है वो मतलब एक तरह से मतलब बर्निंग सेंसेशन जो है वो आप लोग इसके अंदर फील करते हो। तो साथ के साथ इसके आसन की बात कर लेते हैं, कौन कौन से आसन के बेसिस पर हम आपके बैक पेन को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये आसन जो है वो यहाँ पर आपके दिए हुए हैं, कौन कौन से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। स्टार्टिंग के 4 आसन जो हैं वो आपके क्या है, रिपीट हो रहे हैं दोनों ही डिसीज में, अस्थमा, हाइपरटेंशन और तीसरी कौन सी आपकी, बैक पेन। बाकी के जो आसन है वो हम लोग जल्दी से यहाँ पर इनको क्या कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग आसन जो है वो एक्सप्लेन करने वाले हैं मकरासना। मकरासना के अंदर जैसा आप लोग देख रहे हो जैसे आप अपने एब्डोमिनल पोर्शन की तरफ से क्या है लेट जाएंगे, साथ के साथ आपकी बॉडी जो है वो फुली स्ट्रेच रहेगी और हाथ जो है वो आपके फॉर हेड के नीचे रहेंगे, दोनों ही एक दूसरे से क्रॉस होते हुए। तो आप इसको रिलैक्स पोजिशन या रिलैक्स पोस्चर भी हम लोग एक तरीके से कहते हैं। तो मकरासना इसको कहा जाता है। साथ के साथ 10 मिनट के लिए आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। एक्सेल मतलब इनहेलेशन और एक्सेलेशन जो है वो नॉर्मल रहेगा। कॉन्ट्राडिक्शन प्रेग्नेंट वुमेन्स अवॉइड करेंगे। साथ के साथ अगर कार्डिक प्रॉब्लम्स है तो भी आप इस आसन को क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है आप लोगों का अर्धचक्रासन। इमेज के बेसिस पर आप इसको बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन कर दोगे। स्टैंडिंग पोस्चर में आप अपने हाथों को दोनों को हिप वाले जॉइंट पर रखते हुए साथ के साथ अपनी अपर बॉडी को पीछे की तरफ क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। मतलब अर्ध करना, पूरा का पूरा आधा बॉडी को क्या करना है, स्ट्रेच करना है। 2 से 3 बार इस आसन को आप लोग रिपीट कर सकते हो, तो भी आपका क्या है, आपका बैक पेन जो है वो रिलैक्स हो सकता है या रिड्यूस हो सकता है। कॉन्ट्राडिक्शन स्पाइनल प्रॉब्लम से तो अवॉइड करोगे, प्रेग्नेंट वुमेन्स अवॉइड करेंगी। तो मोस्टली अगर आप लोग देख रहे होगे ना तो कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर एक पॉइंट तो सिमिलर आ ही रहा है कि प्रेग्नेंट वुमेन्स मोस्टली आसन को क्या कर रही हैं, अवॉइड कर रही हैं अगर वो आसन बैंड हो रहे हैं ज़्यादा अमाउंट में। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आप अपने दिमाग के अंदर फिट कर लेना। तो इसी के साथ जो है वो आप लोगों का हाइपरटेंशन वाला मतलब सॉरी बैक पेन वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं हम लोग आसन्स के बेनिफिट्स की। जितने भी आसन्स हो आपकी बुक के अकॉर्डिंग उसमें सब में बेनिफिट्स बताए हुए हैं, बट यहाँ पर जो है वो मैंने क्या कर दिए, मर्ज कर दिए। अगर आपको आसन्स के बेनिफिट्स पूछे जाएँ तो यहाँ पर आप लोग उनको लिख सकते हो, तो लिख कर आ जाओगे तो अभी आप लोगों को नंबर मिल जाएंगे। क्या है, एक तो आपके बोन्स और जॉइंट्स को क्या करेगी, स्ट्रॉन्ग करेगी। साथ के साथ मतलब मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होंगी और आपका सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर जो है वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है वो और ज़्यादा एफिशिएंट होंगे। नर्वस सिस्टम मतलब स्ट्रेंथ होगा। साथ के साथ आपके पोस्टल डिफेक्ट्स जो है वो क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और बाकी जितनी भी डिसीज़ हैं जो हम लोगों ने पढ़ी है, चाहे वो ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, बैक पेन है, अस्थमा है, डायबिटीज़ है, वो भी क्या होंगी यहाँ पर रिड्यूस होंगी। तो वो भी उनको आप बेनिफिट्स में लिख कर आ सकते हो। तो ये इसी के साथ जो है वो आपके आसन्स वाली बात खत्म होती है। बट इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर आप अपनी एक्सप्लेनेशन में डायग्राम के अकॉर्डिंग अपना एक्सप्लेनेशन देकर आ सकते हो तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। बस सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन का ध्यान रखना। बोला कौन कौन मेंबर्स इसको परफॉर्म नहीं कर सकते, तो उसका भी मैंने एक तरीका इस वीडियो में आप लोगों को बता दिया है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि बोले एमसीक्यू किस तरीके से आप लोगों से इस चैप्टर के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो एमसीक्यू है वो आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग आसन शुड बी परफॉर्म फॉर क्योरिंग ओबेसिटी। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, बोले ओबेसिटी को क्योर करने के लिए कौन सा आसन है आप लोगों का, क्या है वो है आप लोगों का अर्धमसेंद्र आसन। इसको टिक कर देना। ओबेसिटी इज कंडीशन इन विच एक्सेसिव डैश इन दी बॉडी गेट्स एक्यूमुलेटेड। क्या है, एक्यूमुलेट से क्या हाई परसेंटेज हो रहा है, तो वो क्या है आप लोग का फैट जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओबेसिटी बोलते हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो क्या है, इन संस्कृत भुजंगा मीन्स क्या बोलते हैं उसको हम लोग कोबरा बोलते हैं। डैश मीन्स स्ट्रेचिंग द पोस्टीरियर रीजन। इसका आंसर जो है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से दे देना, इसको मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। 5th वाला जो है वो क्या है, रिलीज हार्ट रेट। हार्ट रेट को रिलीव कौन सा कर रहा है, वो क्या है आपका कौन सा, सुखासना। मतलब एक सिंपल से एक बहुत ही नॉर्मल पोस्चर में अगर आप लेटे हुए तो वो कौन सा, सुखासना, जहाँ पर आपके हार्ट रेट जो है वो क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं। ठीक है, इसी के साथ जो है वो हमारे एमसीक्यू वाला पोर्शन जो है वो खत्म होता है। अब हम लोग बात करते हैं शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर्स की। बोला किस तरीके के क्वेश्चंस इस वाले चैप्टर में से आप लोगों से पूछे जाएंगे। वो क्या है, या तो आपसे आसन्स के जो है वो क्या पूछ सकते हैं, प्रोसीडर पूछ सकते हैं,
उनमें से किसी भी दो को आप लोग जो है वो एक्सप्लेन करोगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ सकते हो, प्रमुक्तासना के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। अर्धमत्स्येंद्रासना के प्रोसीजर, बेनिफिट्स और कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर आप लोगों से पूछ लिए हैं। साथ के साथ डायबिटीज़ को मतलब रिड्यूस करने के लिए कौन कौन से आसन हेल्पफुल होते हैं, और किसी भी एक को यहाँ पर आप लोग एक्सप्लेन कर दो। फिर से एक बात बता रहा हूँ, कॉन्ट्राडिक्शन याद रखना, बेनिफिट सिमिलर हैं, बस सिर्फ और सिर्फ इमेज के बेसिस पर प्रोसीडर को एक्सप्लेन कर देना, तो आप लोगों का ये चैप्टर बहुत ही इजी वे में आप लोगों को मार्क्स गेन करा सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना। तो इन्हीं पॉइंट्स के साथ यूनिट 3 योगा एज प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो आप लोगों की यहाँ पर खत्म होती है। तो नेक्स्ट यूनिट है आप लोगों की यूनिट 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। और बोर्ड एग्जाम्स में ये चैप्टर जो है वो आप लोगों से 8 मार्क्स में पूछा जाता है। और कौन से टॉपिक हैं जो केस बेस्ड स्टडी में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो इस वीडियो में हम वो टॉपिक भी आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आप लोगों का डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की एबिलिटी, मतलब किसी भी काम को करने की जो लिमिटेशंस और रेस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर लग जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेबिलिटी बोलते हैं। यहाँ पर क्या है कि अगर आप किसी भी काम को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, या परफॉर्म करने में किसी भी तरीके के हिंड्रेंसेस आ रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, डिसेबिलिटी बोला जाता है। और ये डिसेबिलिटी के 3 टाइप्स बताए गए हैं, कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल और क्या है आपका फिजिकल, जो आपसे 1 नंबर में बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। साथ के साथ डिसेबिलिटी जो है वो बाय बर्थ होने के चांसेस भी जो है हो सकते हैं, या आपके ड्यूरिंग वंस लाइफ टाइम भी हो सकती है। साथ के साथ जो है ये आपके डेली वर्क को क्या करती है, अफेक्ट करती है। और 3 दिसंबर को जो है वो क्या हम लोग वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो 1 नंबर में इस चीज़ को भी आप लोग नोट डाउन कर लेना। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आप लोगों का पैरालंपिक गेम्स। पैरालंपिक गेम्स के अंदर क्या है कि जितने भी आपके डिफरेंट एबल्स या क्या है डिसेबल, यहाँ पर मैं डिसेबल वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि जितने भी डिफरेंट एबल्स पर्सनस होते हैं वो जो पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब ओलंपिक्स जो है वो 2 तरीके के होते हैं, मतलब 2-3 तरीके के होते हैं। आप लोगों ने नॉर्मल ओलंपिक्स तो सभी ने सुने, जो अभी हमारे 2024 में कहाँ पर हुए थे, पेरिस के अंदर हुए थे। साथ के साथ आपके पैरालंपिक गेम्स भी होते हैं, जिसको हम लोग पैरा ओलंपिक नाम से भी जानते हैं। तो जहाँ पर डिफरेंट एबल पर्सन क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इसके जो फादर हैं वो कौन है, आपके सर लुडविग गुडमैन जो है वो इसके फादर रहे। फर्स्ट पैरालंपिक जो है वो आपका 1960 रोम के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ था। और साथ के साथ फर्स्ट पैरालंपिक जो है ये कौन सा था, आपका समर था। और फर्स्ट विंटर पैरालंपिक जो है वो 1976 स्वीडन के अंदर ऑर्गेनाइज कराया गया था। इसका जो मोटो है वो क्या है, स्पिरिट इन मोशन। और ये सिंबल है इसका, जो आपके 3 मतलब कलर्स को क्या कर रहा है, नॉमिनेट कर रहा है, रेड, ब्लू और ग्रीन। तो ये भी आप लोगों से 1 नंबर में पूछा जा सकता है, केस बेस्ड स्टडी में ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इनको अपने दिमाग में अच्छी तरीके से फिट कर लेना। पैरालंपिक के बाद बात करते हैं हम लोग इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, जो पैरालंपिक गेम्स को क्या कराती है, ऑर्गेनाइज कराती है। जैसा आप लोगों को ओलंपिक गेम्स के बारे में पता है, ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज कौन कराती है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये याद रखना, ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज कराती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और पैरालंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज कराती है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। 1 नंबर में ये चीज़ भी अपनी नोटबुक के अंदर मेंशन कर लेना। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी जो है वो आपकी 22 सितंबर 1989 में एस्टेब्लिश हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो बॉन जर्मनी में। साथ के साथ इसका एम क्या है कि डिफरेंट एबल पर्सनस को अपॉर्चुनिटीज़ क्या करना, क्रिएट करना, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देना। और इसका विजन क्या है, विजन है कि स्पोर्ट्स एक्सीलेंस जो है वो अचीव करना, और जितने मतलब वर्ल्ड में लोगों को क्या करना, इंस्पायर करना, ताकि वो और भी अच्छी तरीके के मतलब वर्क या अच्छे लेवल पर क्या कर सकें, परफॉर्म कर सकें। इसके बाद बात करते हैं हम लोग पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। मतलब ये जो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, ये आपके इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म कराती है। अगर आप अपने इंडिया के अंदर या पर्टिकुलर नेशन के अंदर किसी भी पैरालंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज करा रहे हो, तो वहाँ पर उसी नेशन के नेम से क्या होती है, कमेटी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। फिर से 1 नंबर में कोई बात और याद दिला देता हूँ, ये हो गई पैरालंपिक से रिलेटेड इंडिया की कमेटी। अगर हम लोग नॉर्मल ओलंपिक्स की बात करें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जो क्या है कि नॉर्मल ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज कराती है आपकी इंडिया के अंदर। और ये क्या है, आपके पैरालंपिक्स ऑर्गेनाइज करा रही है। तो इसका पैरालंपिक कमेटी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, आपका दिल्ली के अंदर। और ये फॉर्म कब हुआ था, 1992 के में। साथ के साथ आपका पैरालंपिक जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मतलब मिलकर काम करती है। और साथ के साथ मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड में, पूरे नेशन के अंदर मतलब पैरालंपिक गेम्स को क्या करती है, प्रमोट करने का आपका काम करती है पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। इसके बाद बात करने वाले हैं हम लोग स्पेशल ओलंपिक की। स्पेशल ओलंपिक जो है वो स्टार्ट किया गया था यूनिस कैनेडी सिल्वर द्वारा, जो क्या है मतलब उस टाइम की जॉन एफ कैनेडी सिल्वर की मतलब क्या रही है, सिस्टर रही हैं, ठीक है। और जो आपका स्पेशल ओलंपिक है वो फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक जो है जुलाई 1968 शिकागो के अंदर मतलब कराया गया था। साथ के साथ इसका फ्लेम ऑफ होप जो है
इसकी ओलंपिक फ्लेम या टॉर्च का नाम दिया गया हुआ है। साथ के साथ 1988 में आईओसी के द्वारा ऑफिशियली कंडक्ट हुआ था। एक बार बात फिर बता देता हूँ कि 1968 में जब आपका स्पेशल ओलंपिक ऑर्गेनाइज हुआ था तो उसके अंदर इन लोगों ने ही इसको क्या कराया था, ऑर्गेनाइज कराया था। बट जब 1988 में हम लोग पहुंचे तो आईओसी ने इसको कंडक्ट कराने का जिम्मा ले लिया है, ठीक है ना। इसका एक जो स्पेशल ओलंपिक का लोगो है जिसका मतलब एक मीनिंग है जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ द वर्ल्ड। स्पेशल मतलब जितने भी हैं डिफरेंट लेवल्स या स्पेशल चिल्ड्रन जो है उनके लिए जॉय एंड हैप्पीनेस जो है वो क्रिएट करना। स्पेशल ओलंपिक के बाद बात करते हैं हम लोग स्पेशल ओलंपिक भारत। मतलब किलो से जो हम अपने इंडिया के अंदर जो स्पेशल ओलंपिक्स कंडक्ट कराते हैं तो उसकी भी एक कमेटी यहाँ पर बनाई गई है जो एस्टेब्लिश हुई थी 2001 में, जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन और स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल के साथ मतलब अप्रूव करती है उनके डेवलपमेंट के, किनके, इंटेलेक्चुअल डिसेबल पर्सनस के डेवलपमेंट के लिए ये मिलकर काम करती है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी थोड़ी एक एक नंबर में आप लोगों से पूछी जा सकती है, जैसे कि आपका स्पेशल ओलंपिक कब एस्टेब्लिश हुआ था, स्पेशल ओलंपिक भारत कब हुआ था, या पैरालंपिक गेम्स कब हुए थे, पैरालंपिक गेम्स को कंडक्ट कौन सी कमेटी कराती है, इंडिया के अंदर कौन सी कमेटीज पैरालंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज कराती है। तो ये एक एक नंबर वाली चीज़ जो है वो आप अपनी नोटबुक के अंदर मेंशन करते हुए चलें। स्पेशल ओलंपिक भारत के बाद बात करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पेशल ओलंपिक भारत। क्या क्या इसके उद्देश्य हैं, क्या है। एक तो ये होलिस्टिक डेवलपमेंट और ट्रेनिंग के ऊपर क्या करते हैं, मतलब ध्यान रखते हैं ताकि लोग क्या हो सकें, उससे इंस्पायर हो सकें। साथ के साथ टीचर्स को क्या करते हैं, वो ट्रेन करते हैं ताकि वो स्पेशल चिल्ड्रंस को क्या कर सकें, अच्छी तरीके से ट्रीट कर सकें या उनको उनके बारे में नॉलेज दे सकें, गेम्स के बारे में, रूल्स के बारे में, टेक्निक्स के बारे में, स्किल्स के बारे में। साथ के साथ एंश्योर करते हैं स्पेशल ओलंपिक भारत की एक्टिविटीज़ को कहाँ पर, लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी। तो ये इसके क्या बताए हुए हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स बताए हुए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आप लोगों का डीफ ओलंपिक, मतलब जिसको हम लोग डीफ ओलंपिक नाम से भी जानते हैं। और डीफ ओलंपिक्स जो है इसको हम लोग पहले जो है वो क्या है, इंटरनेशनल गेम्स फॉर डीफ नाम से भी जानते थे, जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। और साथ के साथ वर्ल्ड गेम्स फॉर डीफ नाम से भी जानते थे। 1924 पेरिस में सबसे पहली बार जो है वो आप लोगों का मतलब कराया गया था। साथ के साथ जो है वो इंडिया के अंदर जो है इसको रेगुलेट जो है वो कौन करती है, AISD, किसके अंडर में, IOA, मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो ये चीज़ भी आप अपनी नोटबुक के अंदर मेंशन कर लेना। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आप लोगों का कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिविजनिंग इन स्पोर्ट। मतलब कि बोला से जितने भी पैरालंपिक गेम्स हैं, स्पेशल ओलंपिक गेम्स हैं, तो आप किस तरीके से मेंबर्स को क्लासिफाई करोगे और किस तरीके से उनकी डिविजनिंग करोगे। तो ये बहुत ही जरूरी है आप लोगों को जानना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि उन लोगों को इक्वल और फेयर कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो उनको प्रोवाइड कराए जाते हैं उनकी डिसेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। और साथ के साथ क्लासिफिकेशन जो है, बस थोड़ा सा एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। क्लासिफिकेशन जो है वो आपके पैरालंपिक गेम्स में होती है और डिविजनिंग जो है वो आपके स्पेशल ओलंपिक गेम्स के अंदर होती है। तो बस ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है जी। तो आई थिंक ये वाली बात जो है वो आप लोगों की क्लियर हो गई है। तो इसके बाद हम लोग समझते हैं क्लासिफिकेशन और डिविजनिंग किस तरीके से आप लोगों की कराई जाती है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है आप लोगों का क्लासिफिकेशन किसका, पैरालंपिक गेम्स का। ये जो आप लोगों का क्लासिफिकेशन है ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, इसको हम लोग 3 स्टेप में परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है इसके अंदर हम लोग क्लासीफाई करते हैं, मतलब प्रोसेस है क्लासीफाई करने का कि जो एथलीट है वो एलिजिबल इम्पेयरमेंट है भी या नहीं भी। मतलब ऐसा तो नहीं है कि नॉर्मल इंडिविजुअल पर्सन मतलब पैरालंपिक गेम्स के अंदर जाकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसके कुछ क्राइटेरियाज बताए हुए हैं कि इस क्राइटेरियाज के बेसिस पर हम उनको क्या करते हैं, चेक करते हैं। अगर इस क्राइटेरिया में वो फिट होते हैं तो उनका पहला स्टेप जो है वो पूरा कंप्लीट होता है। क्लासिफिकेशन का जो सेकंड स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोगों ने उनकी एबिलिटीज़ के बेसिस पे क्या कर लिया है, मतलब सेट कर लिया है, मतलब एलिजिबल है या नहीं है। उसके बाद उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग के दौरान कि बोलो से कहीं ऐसा तो नहीं बोलो जो बहाना बना कर आ गए। तो ये सेकंड स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बोलो से उनकी ट्रेनिंग के दौरान उनके ऊपर अच्छी तरीके से नज़र रखना। उसके बाद जो थर्ड स्टेप क्या है कि बोलो से एथलीट्स का डिसाइड करते हैं कि बोलो से उनकी स्पोर्ट्स क्लास के बेसिस पर बोलो किस गेम के अंदर वो क्या कर सकते हैं, कम्पीट कर सकते हैं। साथ के साथ मतलब इम्पेयरमेंट का लेवल भी चेक करते हैं, बोलो डिफरेंट लेवल ऑफ इम्पेयरमेंट के बेसिस पर ही उनको जो गेम्स जो है वो क्या करते हैं हम लोग नॉमिनेट करते हैं। तो यहाँ पर 3 स्टेप्स यहाँ पर बताए हुए हैं। पहला क्या है कि वैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, दूसरा उनको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और तीसरा पॉइंट क्या है कि वैसे वहाँ पर हम लोग उनको उनके गेम्स के अकॉर्डिंग, उनके इम्पेयरमेंट्स के अकॉर्डिंग उनके गेम्स सेट करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग डिविजनिंग की। डिविजनिंग जो है वो आपका किसमें, स्पेशल ओलंपिक्स में होती है। डिविजनिंग भी जो है वो भी आपकी 3 स्टेप्स में करी जाती है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है स्पेशल ओलंपिक की डिविजनिंग करने का, वो क्या है सबसे पहले हम एथलीट्स को डिवाइड कर देते हैं उनके जेंडर के बेसिस पर, मेल और फीमेल में, ठीक है ना। उसके बाद
उनकी एज के बेसिस पर, मतलब जब हमने मेल और फीमेल में डिवाइड कर दिया तो उनकी एज के बेसिस पे हम लोग उनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मतलब मेल्स के एज क्राइटेरिया अलग है, फीमेल्स का एक एज क्राइटेरिया हम लोगों ने अलग कर दिया। अगर इन केस कोई भी मेल या फीमेल है, अगर वो सिर्फ इंडिविजुअल स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसका एज क्राइटेरिया ये है। अगर वो टीम स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसका एज क्राइटेरिया ये होता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना, एक नंबर में आप लोगों से ये पूछी जा सकती है। और तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है कि जो कमेटी ने उनका जो स्कोर रिकॉर्ड करा उसके बेसिस पर हम एथलीट्स को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इस बेसिस पे क्या हो रही है, डिविजनिंग हो रही है। तो आई थिंक ये दोनों ही पॉइंट्स आप लोग क्लियर हो गए होंगे। क्लासिफिकेशन पैरालंपिक्स में होती है और डिविजनिंग किसके अंदर आप लोगों की, स्पेशल ओलंपिक्स के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है वो है आप लोग का कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन। इंक्लूजन जो है वो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, मतलब डिफरेंट एबल पर्सन्स को जो है वो नॉर्मल इंडिविजुअल पर्सन्स के साथ क्या कराता है, एजुकेशन प्रोवाइड कराता है एक सेम रूफ के में, ठीक है ना, जहाँ पर उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। साथ के साथ जो है वो बच्चे जो हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी सीखते हैं, डिफरेंट कम्युनिकेशन सीखते हैं, तो ताकि उनका भी क्या हो सके, ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। तो इसलिए उनको इंक्लूसिव एजुकेशन देना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसकी ज़रूरत क्यों है, नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, इसके अंदर है कि सर उनका सोशल स्किल्स और कम्युनिकेशन क्या है, बेटर हो सके, एकेडमिक अचीवमेंट्स क्या हो सके, हायर हो सके। क्यों, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल इंडिविजुअल्स को ही एकेडमिक देंगे। तो यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन का जो मेन नीड है, मेन मोटो है वो क्या है कि सर उनको भी हायर एकेडमिक अचीवमेंट्स दिलवाना, साथ के साथ उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में भी जानना कि सर वो अपनी लाइफ के अंदर क्या कर सकते हैं और क्या क्या उनके अंदर कमियां, क्या क्या उनको इम्प्रूव कराई जा सकती हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया, मतलब किस तरीके से हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहली बात क्यों से राइट टू एजुकेशन का जो वो है क्यों वो सभी को मिलना चाहिए और सब सारी स्टेट्स के अंदर होना चाहिए। तो डिफरेंट एबल पर्सन जो हैं वो एक सेम रूफ के मतलब अंदर जो है वो पढ़ सके। साथ के साथ पेरेंट्स को भी जो है उनके बारे में बताना चाहिए, बोले रिसोर्सेज और जो उनके डिसीजंस हैं उनको सही तरीके से लेने में जो है वो सक्षम हो। साथ के साथ उनको सुटेबल एग्जामिनेशन सिस्टम और पीरियडिक इवोल्यूशन भी देना चाहिए जितने चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं। और सबसे जरूरी इक्वल से स्कूल जो है वो एक सपोर्ट टीम और एक डेवलप स्ट्रेटेजी तैयार करे ताकि उनका हम लोग क्या करा सकें, ओवरऑल डेवलपमेंट करा सकें। तो इसके बेसिस पर हम लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस इंक्लूसिव एजुकेशन को क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं एडवांटेजेस किसकी, फिजिकल एक्टिविटीज की, किसके लिए, डिफरेंट एबल पर्सन्स के लिए। बोले से क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं अगर वो किसी भी फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। सबसे पहली बोले से एक तो फिजिकल बेनिफिट्स होंगे, फिजिकली इंप्रूव होंगे, साथ के साथ उनको फन और रिक्रिएशन प्रोवाइड होगा, सोशल एबिलिटीज इंप्रूव होंगी, इमोशनली बैलेंस होंगे मतलब इंप्रूव होगा उनका, इंडिपेंडेंस इंक्रीज होगी, ठीक है, साथ के साथ और सबसे जरूरी कि बोले सर ओवरकमिंग हेल्थ प्रॉब्लम, जितने भी हेल्थ इश्यूज है वो भी क्या होंगे, उनके ओवरकम होंगे। अब क्या क्या स्ट्रेटेजीज हम लोग अपना सकते हैं, मतलब स्ट्रेटेजीज किस तरीके से उनको हम लोग पार्टिसिपेट कराएंगे फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर, तो वो स्ट्रेटेजीज भी हमें अपने दिमाग में ध्यान रखनी है। तो वो क्या क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं, एक तो मेडिकल चेकअप करना बहुत जरूरी है कि बोले सर कहीं बच्चा ज़्यादा ही डिफरेंटेबल तो नहीं है कि फिजिकल एक्टिविटी पार्टिसिपेट कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा। इक्विपमेंट्स मॉडिफाई होने चाहिए, उनके अकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स आप अरेंज करा सकते हो, सिंपल और इजी रूल्स हो, साथ के साथ एक्टिविटीज़ जो है वो इंटरेस्ट के बेसिस पे होनी चाहिए। ये नहीं है कि बोले सर आप नॉर्मल इंडिविजुअल में बच्चों को उनको परफॉर्म करा दो, नहीं, उनका इंटरेस्ट क्या है, कौन सा गेम वो खेलना चाहते हैं, तो उसके बेसिस पे भी उनकी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। साथ के साथ उनका फ्री स्पेस होना चाहिए है, ये ना हो कि बोले सर वो कहीं जाकर टकरा जाए। तो ये स्ट्रेटेजीज के बेसिस पर हम उनका क्या करा सकते हैं, डेवलपमेंट करा सकते हैं। तो ये चीज़ भी आप अपने 2 नंबर के लिए प्रिपेयर करके चलें बोर्ड एग्जाम्स में। तो हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, बोला किस तरीके के क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं एमसीक्यू की। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आप लोगों का पैरालंपिक मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, किसके द्वारा हुआ था सर, लुडिक गुडमैन के द्वारा, ठीक है ना। साथ के साथ असेसन क्या है, फिजिकल एजुकेशन इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज इन स्टेट ऑफ कॉम्पिटिटिव गेम्स द क्लास कैन फोकस ऑन क्रिएटिव गेम्स दैट ओनली सक्सीड व्हेन अ होल टीम वर्क्स टुगेदर। मेरे हिसाब से जो है वो उसका आंसर क्या है, ए है, जहां पर क्या है कि से रीजन जो है वो आपका एसेसन के साथ क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। और अगर आपको लगता है कि इसका आंसर कुछ और है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो आप लोगों का डिसेबिलिटी मीन्स, डिसेबिलिटी का मतलब क्या है वो आप लोग इसका आंसर भी जल्दी से कमेंट सेक्शन में दे दें। डीफ्लैम्पिक कैन नॉट बी गाइडेड बाय, डीफ्लैम्पिक को कौन गाइड नहीं कर सकता, ये बात याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। डीफ का मतलब बहरे लोग, तो सिंपल सी बात है कि उन लोगों को विसल या मतलब एयर पिस्टल के बेसिस पर हम उनको क्या नहीं कर सकते, गाइड नहीं कर सकते, उनको सिग्नल के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, गाइड करेंगे।
नेक्स्ट, द फर्स्ट गवर्निंग बॉडी फॉर पैरालंपिक मूवमेंट वाज फॉर्म्ड इन, कौन से ईयर में फॉर्म हुई थी, वो भी आप लोगों को आंसर पता होगा, हिंट मैंने आप लोगों को दे दिया है। स्पेशल ओलंपिक भारत वाज रजिस्टर्ड इन द ईयर, ये स्पेलिंग थोड़ी सी यहाँ पर गलत है तो इसको ठीक कर लेना, ये वाज है, ठीक है ना। तो कौन से ईयर में स्पेशल ओलंपिक भारत जो वो आप लोगों का एस्टेब्लिश हुआ था, कौन से ईयर में, 2001 में। तो इसका आंसर भी मैंने आप लोगों को दे दिया है। तो जिनका आंसर मैंने आप लोगों को नहीं दिए उनके आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अब वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर्स जो है वो आप लोगों से इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। किस तरीके का आंसर्स आप लोगों से पूछे जाएंगे तो वो ये आपके स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख ही रहे हैं। सबसे जरूरी बात, जब भी आप लोग आंसर्स दोगे तो आप उन आंसर्स को पॉइंट्स में लिखना, या एक फ्लो चार्ट बनाना है, या एक क्या प्रॉपर तरीके से लिखने की कोशिश करना, ताकि प्रेजेंटेशन के बेसिस पर आपके मार्क्स जो है वो कट ना हो। तो आई थिंक इन्हीं क्वेश्चंस के साथ ये वाला चैप्टर जो है वो आप लोगों का पूरा क्लियर हो गया है। और इसी के साथ अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, मतलब पहले से लेकर चौथे चैप्टर के साथ, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट है आप लोगों की यूनिट 5 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, और बोर्ड एग्जाम्स में ये यूनिट आप लोगों से 7 मार्क्स में पूछी जाती है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन मोस्टली इस यूनिट से आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 5 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आप लोगों का बैलेंस डाइट। आप लोगों को भी पता है कि बैलेंस डाइट का मतलब क्या है, मतलब जहाँ पर प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट जो है वो प्रॉपर रेशियो में क्या हो, प्रेजेंट हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं। और न्यूट्रिएंट कौन कौन से आप लोग के, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, प्रोटीन एंड विटामिन, तो उसको क्या कहा जाएगा, आपका बैलेंस डाइट कहा जाएगा। साथ के साथ इसके फंक्शंस के बारे में आप समझ लेते हैं कि डाइट के फंक्शंस क्या है, कि डाइट काम किस तरीके से करती है। एक तो बॉडी बिल्डिंग के लिए हेल्पफुल होती है, साथ के साथ आपकी बॉडी को एनर्जी देने के लिए हेल्पफुल है, और आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी क्या होती है, हेल्पफुल होती है। और एक नंबर में जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बैलेंस डाइट का रेशियो क्या है, रेशियो होता है 1:1:4, मतलब कि ये है आप लोग का फैट, ये आप लोग का प्रोटीन, और 4 क्या है आप लोग का कार्बोहाइड्रेट, मतलब 1% फैट, 1% प्रोटीन और 4% का होता है कार्बोहाइड्रेट। तो ये आपका बैलेंस डाइट का रेशियो बताया हुआ है। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो आप लोगों का न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, जो भी अमाउंट ऑफ फूड हमने अपनी बॉडी को प्रोवाइड करा है उसके बाद वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, साथ के साथ वो क्या होगा उसके बाद एब्जॉर्ब, एंड देन वो हमारे डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन्स में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ये पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब जो अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट या मतलब अमाउंट ऑफ फूड जो हमने अपनी बॉडी को प्रोवाइड करा है तो किस तरीके का न्यूट्रिएंट है, तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपके 2 पार्ट में डिवाइड करे गए हैं। कौन कौन से, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा क्या है आप लोगों का माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है कि जो आपकी बॉडी के लिए लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, और साथ के साथ आपकी बॉडी के लिए ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए भी क्या होता है, हेल्पफुल होता है। अब इसके अंदर 4 न्यूट्रिएंट आप लोग के आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और वाटर। अब एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, वाटर जो है वो आप लोगों का न्यूट्रिएंट नहीं है, बट यहाँ पर हम लोग इसको मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर क्या करते हैं, रखते हैं। क्यों, क्योंकि ये आपकी बॉडी की लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट होता है। तो इसलिए अगर आप लोगों से टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स पूछें तो वो कितने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 होते हैं। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप लोग 5 लिखोगे। बट अगर आप लोगों से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पूछने लगे तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं आप लोगों के, 4, जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और वाटर। आई थिंक ये पॉइंट जो है वो आप लोगों को बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहला जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है वो है आप लोग का कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, कि ये आपकी बॉडी के मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। तो उसका मेन काम जो है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है, जिसकी वजह से बॉडी में एनर्जी आती है। अब कार्बोहाइड्रेट 3 एलिमेंट से मिलकर बनता है, कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये एक नंबर में भी आप लोगों से पूछा जाएगा, तो इसलिए इसको नोट कर लेना। कार्बोहाइड्रेट के 2 टाइप्स बताए हुए हैं, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर होता है, और साथ के साथ कैसा होता है, टेस्ट में स्वीट होता है। कौन कौन से, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज और मेल्टोज। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है, और साथ के साथ स्वीट, मतलब खाने में जो मीठा नहीं होता, डिफरेंट टेस्ट का हो सकता है। इसके अंदर जो आएंगे वो आएंगे आप लोग स्टार्च, डेक्सट्रिन, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। और साथ के साथ कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन, सोर्सेज और डेफिशिएंसी डिसीज भी समझ लेते हैं जल्दी से। फंक्शन क्या है, फंक्शन का मतलब होता है कि जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए क्या हो, हेल्पफुल हो, और साथ के साथ हमारी बॉडी को क्या दे, एनर्जी दे। सोर्सेज क्या है, स्वीट पोटैटो, ग्रेप्स, बाजरा, ग्राम्स में आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। साथ के साथ डेफिशिएंसी डिसीज, अगर आप बॉडी को कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड नहीं कराओगे तो हाइपर ऑस्मोलर और हाइपर ग्लाइसेमिया जो है वो हो सकती है।
नेक्स्ट मैक्रो न्यूट्रिएंट है वो है आप लोगों का प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो एक लार्ज मॉलिक्यूल है जो आपके डायरेक्ट ब्लड में क्या नहीं हो पाता है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा जो है वो अमीनो एसिड में क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है। और प्रोटीन के अंदर आप लोगों को ये एलिमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। साथ के साथ आपके डेली बेसिस पर जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है, 0.36 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर पाउंड ऑफ आइडियल बॉडी वेट। तो ये चीज़ आप एक नंबर में नोट कर लेना। अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फंक्शन, सोर्सेज और डेफिशिएंसी डिसीज की। चलो प्रोटीन काम क्या करता है आपकी बॉडी के अंदर। प्रोटीन का काम जो है वो आपके टिश्यूज़ को, नए टिश्यूज़ को फॉर्म करना, साथ के साथ जो जितने भी ब्रोकन टिश्यूज़ हैं उनको भी रिपेयर करने का काम जो है वो आपका प्रोटीन करता है। सोर्सेज जो है वो आपके मिल्क प्रोडक्ट्स में और सोयाबीन, मूंग दाल में जो है वो आपका प्रोटीन मिल जाएगा, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में जो मूंग दाल के अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटीन, मतलब इन कंपेरिजन ऑफ नॉन वेज। ठीक है, साथ के साथ डेफिशिएंसी डिसीज जो है वो इसकी क्या है, मेरेस्मस और क्वाशियोरकर है। नेक्स्ट मैक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो आप लोग का क्या है, फैट। फैट के अंदर 3 एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की, जिनका जो परसेंटेज है वो क्या है 76, 12 और 12। तो ये चीज़ भी एक नंबर में आप लोगों से पूछी जा सकती है। साथ के साथ फैट जो है वो आपके कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी जो है बॉडी को प्रोवाइड कराता है, बट ये कहीं ना कहीं कैलोरीज भी प्रोवाइड कराता है। तो इसलिए ज़्यादा अमाउंट में फैट अपनी बॉडी को प्रोवाइड ना कराएं तो बेहतर है। बट इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क भी होता है, तो वो चीज़ हम लोग समझ लेते हैं क्या है। क्यों से एक तो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए हेल्पफुल होता है, साथ के साथ आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना, किससे, कि मतलब इंजरीज से, और आपकी बॉडी को मतलब वार्म करने का भी काम करता है आपका फैट। सोर्सेज जो है वो आपके डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्स में देखने को मिल जाएंगे, साथ के साथ पोटैटो, ड्राई फ्रूट्स में भी आपका फैट प्रेजेंट होता है। डेफिशिएंसी डिसीज जो है वो क्या है, इसकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और डर्मेटाइटिस। यहाँ पर फैट के 2 टाइप्स बताए हुए हैं, एक क्या है आपका सैचुरेटेड फैट और दूसरा क्या है अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट जो है वो बॉडी के लिए कैसा होता है, हार्मफुल होता है, जिसकी वजह से बॉडी में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होता है, बीपी के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है, बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है, जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करता है, रिड्यूस करने का काम करता है। तो इसलिए हमें मोस्टली ये ध्यान रखना चाहिए कि अनसैचुरेटेड फैट ही हम अपनी बॉडी को प्रोवाइड कराएं। अनसैचुरेटेड फैट के भी यहाँ पर 2 टाइप्स बताए हुए हैं, मोनो अनसैचुरेटेड और आपका पॉली अनसैचुरेटेड। और लास्ट मैक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो आप लोग का क्या है, वाटर। वाटर का फंक्शन समझते हैं, केवल से किस लिए आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल है, किस लिए इसको आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट में प्रेजेंट करा है। वो इसलिए कि वैसे एक तो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, साथ के साथ आपके ट्रांसमिशन, मतलब नर्व इम्पल्सेस के ट्रांसमिशन के लिए भी हेल्पफुल होता है। सोर्सेज क्या है, सोर्सेज बहुत सारे हैं, वाटरमेलन है, कुकुम्बर है, आप लोग का शुगर केन है, एप्पल में आप लोग का वाटर प्रेजेंट होता ही है। ठीक है, साथ के साथ डेफिशिएंसी डिसीज क्या है, डिहाइड्रेशन और लूज मोशन भी इसकी डेफिशिएंसी डिसीज बताई हुई है। सबसे ज़रूरी बात जो आप लोगों से एक नंबर में फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, UNICEF और साथ के साथ USDA। तो ये अपनी नोटबुक के अंदर एक नंबर में इसको नोट कर लेना। इसके बाद आगे चलते हैं, जो हमने न्यूट्रिएंट्स 2 पार्ट में डिवाइड करे थे, एक था मैक्रो न्यूट्रिएंट, वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। नेक्स्ट है वो है आप लोगों का माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब होता है कि जो भी अमाउंट ऑफ फूड जो बॉडी की स्मॉल अमाउंट में क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। इसको, इसके अंदर 2 न्यूट्रिएंट आप लोग के आते हैं, एक क्या है मिनरल और दूसरा क्या है आप लोग का विटामिन। तो सबसे पहला जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो क्या है आप लोग का मिनरल। मिनरल बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हेल्पफुल होते हैं। लगभग 4% बॉडी का वेट जो है वो किससे, मिनरल से मिलकर बनता है। साथ के साथ ये क्या करते हैं, हमारे हार्ट बीट को मेंटेन करने का काम करते हैं और हार्मोन्स को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, मिनरल्स को जो है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है। क्या है, एक मेजर जिसको हम लोग मैक्रो मिनरल से भी जानते हैं, और एक क्या है आपका ट्रेस जिसको हम लोग माइक्रो मिनरल से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेजर मिनरल्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि मिनरल्स को 2 पार्ट में डिवाइड कराया गया था। तो मेजर मिनरल्स में जो जो मिनरल्स हैं उनके फंक्शन, सोर्स और डेफिशिएंसी डिसीज जल्दी से हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो मेजर मिनरल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है आपकी बॉडी को, वो कितनी है, 0.1 ग्राम पर डे के हिसाब से। एक नंबर में इस चीज़ को नोट करते हुए चलना, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो आपका मेजर मिनरल है वो कौन सा, कैल्शियम। किस लिए हेल्पफुल है, आपकी बोन्स और टीथ की ग्रोथ और उनके डेवलपमेंट के लिए। सोर्सेज क्या है इसके, मिल्क प्रोडक्ट और आपके सीरियल्स में आप लोगों को मिल जाएगा। डेफिशिएंसी डिसीज जो है वो क्या है, इसकी रिकेट्स है। उसके बाद जो है वो है आप लोग का फॉस्फोरस। फॉस्फोरस किस लिए हेल्पफुल होता है, आपकी बोन्स और टीथ की फॉर्मेशन के लिए। देन मिल्क प्रोडक्ट्स और एग्स में ये आप लोगों को बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। रिकेट्स और पोस्टल डिफॉर्मिटीज जो है वो इसकी डेफिशिएंसी डिसीज बताई हुई है। उसके बाद आता है आप लोग का पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो आपका नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम को हेल्दी रखने का या उसको लगातार वर्क करने के लिए मतलब हेल्प करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। साथ के साथ बनाना, टमाटो, पीनट्स में आप लोगों को मतलब पोटेशियम जो है वो आसानी से मिलेगा। साथ के साथ अनहेल्दी नर्वस सिस्टम जो है वो इसकी डेफिशिएंसी डिसीज बताई हुई है।
इसके बाद जो हम लोग बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं सोडियम की। सोडियम भी जो है वो मेजर मिनरल बताया हुआ है, जो क्या है आपके नर्व इम्पल्सिस के ट्रांसमिशन के लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है। सॉल्ट, बटर और किसके, पिकल्स के अंदर ये आपका मिलेगा। साथ के साथ इसकी डेफिशिएंसी डिसीज जो है वो क्या है, लो बीपी और मसल क्रैम्प भी आप लोगों की बॉडी के अंदर हो सकते हैं अगर आप अपनी बॉडी को सही अमाउंट में सोडियम प्रोवाइड नहीं कराएंगे। इसके बाद है आप लोगों का मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो आपके बॉडी सेल्स को रिपेयर करता है, और जो वो आप लोगों का ब्राउन राइस और बीन्स में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ये आपका मैग्नीशियम मिलेगा। साथ के साथ डेफिशिएंसी डिसीज जो है वो क्या है, इसकी मसल क्रैम्प है। तो नेक्स्ट है हमारे ट्रेस मिनरल्स, क्योंकि हम लोगों ने मिनरल्स को दो पार्ट में डिवाइड करा हुआ था। पहले हम लोगों ने मेजर मिनरल्स कवर करे थे, अब यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं ट्रेस मिनरल्स। ट्रेस मिनरल्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, 0.01 ग्राम पर डे के हिसाब से, और जबकि मेजर मिनरल्स की रिक्वायरमेंट कितनी थी, 0.1 ग्राम के हिसाब से। ठीक है ना, तो ये बहुत ही पॉइंट के बाद की डिजिट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रही है यहाँ पर। तो ट्रेस मिनरल्स के अंदर आप लोग आते हैं आयोडीन। आयोडीन क्या काम करता है, थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हेल्पफुल होता है। आपका सॉल्ट और फिश के अंदर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। साथ के साथ आपकी डेफिशिएंसी डिसीज जो है वो आपके मतलब ग्रोथ जो है स्किन हेयर की जो है वो क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। आयरन जो है वो भी क्या है, आपका ट्रेस मिनरल है। किसके लिए, आपकी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होता है। स्पेनिच और फिश ऑयल के अंदर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। साथ के साथ इसकी डेफिशिएंसी डिसीज जो है वो क्या है, एनीमिया। नेक्स्ट है वो है आप लोगों का क्रोमियम। क्रोमियम जो है वो आपके इंसुलिन लेवल को क्या करता है, एक्टिव करता है। अगर आप अपनी बॉडी को क्रोमियम प्रोवाइड नहीं कराओगे तो आपकी बॉडी में डायबिटीज़ होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। और आप मतलब अपनी बॉडी को क्रोमियम कहाँ से प्रोवाइड करा सकते हो, ब्लैक ग्राम से, किडनी बीन से, सोयाबीन, टमाटो और कैरेट से भी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है आप लोगों का कॉपर। कॉपर क्या है, बोला तो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होता है। इसकी डेफिशिएंसी डिसीज है एनीमिया। इसको हम लोग किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, बॉडी को ये वाले सोर्स से प्रोवाइड कराकर, ग्रीन वेजिटेबल्स, एग या पल्सेस। नेक्स्ट है वो है आप लोगों का कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है वो आपका एनीमिया से हम लोगों को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और साथ के साथ अगर इस तरीके के आप अपनी बॉडी को प्रोवाइड नहीं कराओगे सोर्सेज, तो आपको क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो है आप लोगों का विटामिन। विटामिन जो है वो बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। क्यों, क्योंकि ये हमारी बॉडी को वेरियस टाइप्स की डिसीज से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। साथ के साथ हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। विटामिन को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, एक है फैट सॉल्युबल और दूसरा क्या है, वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल के अंदर आप लोगों के 4 विटामिन आते हैं और वाटर सॉल्युबल के अंदर आपके 2 विटामिन आते हैं। इसको याद करने का सिंपल सा फॉर्मेट है, केवल से कीड़ा मतलब विटामिन KEDA जो है वो आपके फैट सॉल्युबल के अंदर होते हैं, और वाटर सॉल्युबल के अंदर आपके छोटी बच्ची मतलब विटामिन C और विटामिन बी। विटामिन बी की यहाँ पर पूरी फैमिली आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ आप एक नंबर में भी जो है वो अपनी नोटबुक के अंदर नोट करते हुए चलना। अब समझ लेते हैं हम लोग फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन का सबसे पहला जो विटामिन है वो है आपका विटामिन के। विटामिन के जो है वो आपके हेमरेज से प्रिवेंट करने के लिए हेल्पफुल होता है। आपका टमाटो, स्पेनिश में जो है वो आपका विटामिन के मिलेगा। साथ के साथ इसकी डेफिशिएंसी डिसीज जो है वो एनीमिया बताई हुई है। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई जो है वो आपकी बॉडी की जितनी भी हेयर, नेल्स या जितने भी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। साथ के साथ ड्राई और फ्रेश फ्रूट्स में ये आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत ही आराम से। अगर आप अपनी बॉडी को मतलब विटामिन ई प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो एनीमिया और लो आरबीसी आपकी बॉडी के अंदर हो सकते हैं। तो नेक्स्ट फैट सॉल्युबल विटामिन है वो है आप लोगों का विटामिन डी। ये क्या है कि वैसे आपके कैल्शियम और फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और साथ के साथ उसके लेवल को मेंटेन करने का भी काम करता है। सोर्सेज बहुत ही सिंपल हैं, सनलाइट और डेयरी प्रोडक्ट्स से ये आप लोगों को विटामिन डी आसानी से मिल जाएगा। रिकेट्स और डेंटल कैविटीज़ जो है ये आप लोगों को विटामिन डी की कमी की वजह से आपकी बॉडी में हो सकती हैं। विटामिन ए जो है ये एल्मर मैकलम ने 1913 में इन्वेंट करा था, और इसकी 2 मिलीग्राम डेली रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की, ठीक है ना, आपकी आई साइट के लिए। तो एक नंबर में इस चीज़ को नोट कर लेना। साथ के साथ इसका फंक्शन क्या है कि वैसे एक तो आई साइट के लिए हेल्पफुल है, और साथ के साथ आपकी बोन्स और टीथ की प्रॉपर फॉर्मेशन के लिए भी हेल्पफुल है। ये मोस्टली जो है वो आपके येलो प्रोडक्ट्स में देखने को मिलेगा, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, मैंगो, पपाया, कैरेट, ठीक है ना, मिल्क प्रोडक्ट्स या एग, फिश ऑयल जितने भी हैं, तो इसके अंदर आप लोग का विटामिन ए होता है। और नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो इसकी डेफिशिएंसी डिसीज बताई हुई है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं वाटर सॉल्युबल की। वाटर सॉल्युबल विटामिन के अंदर आते हैं आप लोगों का विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो आपके मेटाबॉलिक रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। साथ के साथ आपके कैल्शियम को भी एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और साथ के साथ आपके वाउंड्स को भी हील करने के लिए हेल्पफुल होता है। मतलब जो भी टीयर अप हो जाती हैं उनको हील करने के लिए हेल्पफुल होता है। जो आपके सोर्सेज हैं इसके क्या है, लेमन, पाइनएप्पल, ऑरेंजेस में जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा। इसकी डेफिशिएंसी डिसीज बताई हुई है इसका भी। इसके बाद ये जो आप लोग देख रहे हो पूरी विटामिन बी की फैमिली है। विटामिन B1 जिसको हम लोग थायमिन नाम से भी जानते हैं, इनके केमिकल नेम मैंने लिखे हुए हैं। तो एक नंबर में आप लोगों से ये चीज़ें पूछी जाएंगी, तो ये चीज़ आप लोग नोट करते हुए चलना कि वैसे केमिकल नेम क्या होते हैं। मतलब एक तो विटामिन सी का, साथ के साथ विटामिन बी का, मतलब पूरी फैमिली का। तो विटामिन बी का केमिकल नेम है थायमिन, जो किसके लिए हेल्पफुल है, आपके लिवर, किडनी और
इंटेस्टाइन को मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल होता है। साथ के साथ फ्रूट ग्रीन वेजिटेबल्स में आप लोगों को मिल जाएगा। वेट लॉस और वीकनेस जो है वो इसकी कमी की वजह से आपकी बॉडी में देखने को मिल सकती है। विटामिन B2 का केमिकल नेम है आपका राइबोफ्लेविन, जो क्या करता है आपके स्किन की टाइटनेस को मेंटेन करने का काम करता है। अनहेल्दी स्किन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप अपनी बॉडी को इस तरीके के प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो। नेक्स्ट जो है वो है आप लोग का विटामिन B3। विटामिन B3 का केमिकल नेम है नाइसिन। ये किसकी आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। डेयरी प्रोडक्ट और नट्स में आप लोगों को मिलेगा। साथ के साथ इंडाइजेशन और फटीग, वोमिटिंग, डिप्रेशन जो है ये इसके क्या बताए हैं, डेफिशिएंसी डिसीज बताई हुई है। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड इसका केमिकल नेम है। किस लिए, ये आपके बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स और नट्स में ये आपको बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा। मसल क्रैम्प और फटीग जो है वो इसकी डेफिशिएंसी डिसीज है। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन किसके लिए हेल्पफुल है, आपके हीमोग्लोबिन को फॉर्म करने के लिए हेल्पफुल है। मीट, फिश जो है वो इसके सोर्सेज हैं। साथ के साथ अनहेल्दी स्किन जो है वो इसकी डेफिशिएंसी डिसीज है। नेक्स्ट विटामिन है वो है आप लोग का विटामिन B7 जिसका केमिकल नेम क्या है, बायोटिन, जो आपकी हेयर, नेल्स और स्किन की ग्रोथ के लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है। पीनट्स और एग्स में जो है ये आपको आसानी से मिलेगा। हेयर लॉस और डर्मेटाइटिस इसकी डेफिशिएंसी डिसीज है। विटामिन B9 की बात कर लेते हैं, जो क्या है पेंटोथेनिक एसिड है। किसके लिए हेल्पफुल है, आपके बॉडी की ग्रोथ के लिए और साथ के साथ रिप्रोडक्शन के लिए। पपाया, मैंगो में ये आप लोगों को विटामिन B9 अवेलेबल है। और साथ के साथ ल्यूकोसाइट्स जो है इसकी डेफिशिएंसी डिसीज है। इसके बाद है आप लोगों का विटामिन B12 जिसका केमिकल नेम क्या है, साइनोकेबिलामाइन, जो किसके लिए हेल्पफुल है, आपकी प्रॉपर ब्रेन फंक्शनिंग के लिए और साथ के साथ RBC की प्रोड्यूस करने के लिए। डेयरी प्रोडक्ट्स और मीट्स में ये मिलेगा। साथ के साथ एनीमिया, लैक ऑफ एनर्जी जो है इसकी डेफिशिएंसी डिसीज बताई हुई है। जैसा कि आप लोगों ने जितने भी मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं वो मैंने एक चार्ट के बेसिस पर आप लोगों को समझाएं। अगर आप लोगों से ये एक्सप्लेनेशन बेसिस पर पूछे जाए 3 नंबर में या 2 नंबर में, तो आप इन्हीं चीज़ों को लिख कर आ सकते हो, तो भी आप लोगों को मार्क्स मिल जाएंगे। या इस तरीके का चार्ट बना कर आओगे तो भी आप लोगों को मार्क्स मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि मोस्टली क्या है आप लोगों से फंक्शन, सोर्स या डेफिशिएंसी डिसीज 1 नंबर में पूछी जा सकती हैं। तो ये मैंने सारी की सारी हर जगह सेपरेट करी हुई हैं। तो आई थिंक ये वाला पॉइंट जो है वो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। ठीक है, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट क्या होता है कि जो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं या कैलोरीज प्रोवाइड कराते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिटिव कंपोनेंट, जिसके अंदर आपके सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स और विटामिन। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स क्या है कि जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराते, जिसके अंदर आते हैं आपके फाइबर, रफेज, वाटर, कलर कंपाउंड, प्लांट कंपाउंड और फ्लेवर कंपाउंड। तो सबसे जरूरी बात कि आपसे बोर्ड एग्जाम्स में न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स पूछे जा सकते हैं। तो जो मैंने आपको अभी पीछे एक्सप्लेन करें तो उन सबको आप लोग लिख कर आ जाओगे, तो भी आप लोगों के 3 मार्क्स जो हैं वो आसानी से मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोग समझते हैं नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स को। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और क्या क्या है। तो सबसे पहला जो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है वो है आप लोगों का वाटर। तो वाटर किस लिए आपका हेल्पफुल है कि वैसे आपके बॉडी से वेस्ट मटेरियल को इजेक्ट करने के लिए, साथ के साथ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी एसेंशियल होता है। और किस मतलब कहाँ से आपको वाटर मिलेगा, वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकम्बर, ग्रेप्स में भी आप लोगों को वाटर जो है वो आसानी से मिल सकता है। नेक्स्ट नॉन न्यूट्रिटिव है वो है आप लोग का फाइबर। फाइबर किस लिए है कि वैसे लार्ज इंटेस्टाइन को मतलब जितने भी डिफेक्ट्स हैं उनको रिपेयर करने के लिए और आपकी कॉन्स्टिपेशन से लड़ने के लिए भी हेल्पफुल होता है। और सबसे जरूरी बात कि व्हीट, ओट्स, ब्रेड, सीरियल्स और वेजिटेबल्स में आपको फाइबर्स आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है आप लोगों का फ्लेवर कंपाउंड। फ्लेवर कंपाउंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के लिए ऐड करते हैं, जिससे हमें कोई भी किसी भी तरीके की न्यूट्रिएंट या एनर्जी नहीं मिलती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, टेस्ट के लिए हम लोग अपने मतलब खाने में ऐड कराते हैं। साथ के साथ नेक्स्ट जो है वो आप लोगों का प्लांट कंपाउंड। प्लांट कंपाउंड जो है वो आपको जो प्लांट से मिलता है, बट ये भी क्या है, ये बॉडी के लिए कभी कभी ज़्यादा अमाउंट में लेना हार्मफुल हो जाता है। जैसे क्या है, कैफीन। अगर आप लोग चाय या कॉफ़ी पीते हो तो ये बॉडी के लिए क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। बट ये बॉडी को एनर्जी नहीं देता, तो इसलिए ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखते चलें। क्यों, क्योंकि ये क्या है, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है। इसके बाद जो लास्ट कंपाउंड है वो है आप लोगों का कलर कंपाउंड, की वजह से जो आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है नेचुरल कलर्स मिलते हैं, बट हम लोग आजकल के टाइम में नेचुरल कलर्स यूज़ नहीं कर रहे हैं। बाकी जितने भी मार्केट्स में आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या लोकल हैं, जिससे बॉडी को किसी भी तरीके की कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है, जो बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। ठीक है ना, इसके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स हमारे बताए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं मीनिंग ऑफ हेल्दी वेट। हेल्दी वेट क्या है कि जहाँ पर आपके डिसीज के चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं। किसकी वजह से, अगर बॉडी के अंदर आपका ओबेस लेवल जो है वो क्या होगा, कम होगा, जिसकी वजह से आपके हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ भी क्या होंगी, कम होंगी।
अब आप किस तरीके से आप अपने हेल्दी वेट को समझ सकते हो कि तो वो इसका मेथड बताया हुआ। तो मेथड क्या है? मेथड है बीएमआई। तो बीएमआई के अकॉर्डिंग आप अपने बॉडी वेट को देख सकते हो कि आप किस वेट कैटेगरी में आ रहे हो, कि नॉर्मल वेट कैटेगरी में हो या ओवर वेट हो। अगर ओवर वेट ओबेस क्लास हो तो सिंपल सी बात है कि आप हेल्दी नहीं हो, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी डिसीज है। तो आपको बीएमआई कैलकुलेट करना आना चाहिए, जिसका फॉर्मूला क्या है? वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसके बेसिस पर आप अपने बीएमआई को कैलकुलेट कर लेना और साथ के साथ अपनी कैटेगरी भी चेक कर सकते हैं। अब उससे जरूरी बात, इनकेस अगर आप लोग क्या है, ओबेस हैं या ओवर वेट है, तो आप किस तरीके से अपने हेल्दी वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसके मेथड बताए हुए हैं। तो सबसे पहले क्या है कि एक तो आप अप्रोप्रिएट गोल सेट करें, बोला कितने अमाउंट ऑफ कैलोरीज आपको क्या करनी है, रिड्यूस करनी है। साथ के साथ क्यों एक बैलेंस बनाए, क्यों कितनी अमाउंट ऑफ कैलोरीज क्या करनी है, रिड्यूस करनी है, कितनी अमाउंट ऑफ कैलोरीज इनटेक करनी है। साथ के साथ फैटी फूड जो है वो आपको अवॉइड करने है, ओवर ईटिंग अवॉइड करनी है, मील्स जो है वो स्किप नहीं करने हैं, क्योंकि हम मोस्टली क्या करते हैं अपने वेट को रिड्यूस करने के चक्कर में मील्स स्किप कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। रिच कार्बोहाइड्रेट फूड जो है वो आप लोगों को क्या करना है, स्किप करने हैं। और साथ के साथ ये स्मॉलर मील्स जो हम धीरे धीरे छोटे छोटे टाइम पर खाते रहते हैं, वो क्या करने हैं, स्किप करने हैं। बस वो चीज़ स्किप करनी है, बट आपके ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर स्किप नहीं करने हैं, बट छोटे छोटे मील्स जो हम लोग लेते रहते हैं वो स्किप करने हैं। नेक्स्ट है वो है आप लोगों का पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, ठीक है। पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग मतलब डाइटिंग के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर आप अपनी बॉडी वेट को रिड्यूस करने के लिए डाइटिंग करते हो तो उसके भी कुछ नुकसान देखने को आपकी बॉडी के अंदर मिल सकते हैं। वो क्या है? एक तो एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज, जो अगर आप ज़्यादा अमाउंट में कैलोरीज रिड्यूस करते हो तो बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल जो है वो मेंटेन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर डिसीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ के साथ कुछ न्यूट्रिएंट के ऊपर जो हम लोग रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, मील्स स्किप कर देते हैं, और जो लेबल्ड फूड हम लोग इनटेक करते करते रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, साथ के साथ जो हम लोग कैलोरीज लेते हैं बेवरेजेस के थ्रू। तो ये जो है ये सारे के सारे क्या बताए पिटफॉल, जिसके बेसिस पर हमारी बॉडी के अंदर क्या है, डिसीज के चांसेस बढ़ जाते हैं या हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी जो है वो मेंटेन नहीं रह पाती है। नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस का मतलब है कि जो भी अमाउंट ऑफ फूड हमें अपनी बॉडी को प्रोवाइड कराया है वो सही तरीके से क्या ना हो पाना, प्रोसीड ना हो पाना, ना एब्जॉर्ब हो पाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड इंटॉलरेंस बोलते हैं। इसके कुछ सिम्टम्स बताए हुए हैं। सिम्टम्स क्या है? स्टमक पेन, वोमिटिंग, हेडेक, नर्वसनेस। अगर इस तरीके के सिम्टम्स आपकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं तो सिंपल सी बात है आपको फूड इंटॉलरेंस हुआ है। और मैनेजमेंट किस तरीके से उसको ठीक कर सकते हो, एक तो फ्रक्टोज इंटॉलरेंस थेरेपी और दूसरी क्या है लैक्टोज, मतलब फ्रक्टोज फ्रूट वाली और लैक्टोज दूध वाली, मतलब इस वाली थेरेपी के बेसिस पर आप इसको क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो इसी के साथ लास्ट टॉपिक है वो है आप लोगों का फूड मिथ। फूड मिथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब कि जो भी अमाउंट ऑफ फूड हमने अपनी बॉडी को प्रोवाइड कराना वो कब, कैसे और कहाँ प्रोवाइड कराना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब पहले के टाइम के लोगों ने इस तरीके के मिथ बनाए हुए हैं कि बोला इस तरीके का खाना खाओगे तो इस तरीके की दिक्कतें हो सकती हैं, इस तरीके का खाना खाओगे तो इस तरीके की। तो वो ही चीज़ें बताई हुई हैं, जैसे कि पोटैटो मेक्स यू फैट, आलू जो वो आप लोगों को मोटा करता है। फैट फ्री प्रोडक्ट विल हेल्प यू लूज वेट, मतलब जो जितने फैट फ्री प्रोडक्ट्स हैं वो आपको वेट रिड्यूस करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। और डोंट टेक मिल्क इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग फिश, अगर आप लगातार अगर आप फिश खाते हो उसके तुरंत बाद जो है वो आपको दूध नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब है कि बोला मिथ जो है वो बनाए हुए हैं, बट फिजियोलॉजिकल जो है वो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से बॉडी के अंदर कुछ डिफरेंट डिसीजेज आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। तो आई थिंक फूड मिथ वाला जो पॉइंट है वो भी आप लोगों को समझ आ गया होगा कि बोला कब खाना है, क्या खाना और किस तरीके का खाना है, तो वो चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई है। अब इसी के साथ इस वाले चैप्टर में किस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो जल्दी से मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोगों का एमसीक्यू। तो सबसे पहला एमसीक्यू क्या है? फूड कंपोनेंट प्रेजेंट इन शुगर, शुगर के अंदर कौन सा फूड कंपोनेंट प्रेजेंट होता है? आंसर दे देना, हिंट मैंने दे दिया है, ठीक है ना, क्या है? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा है वो आप लोगों का स्किम मिल्क हैज़ मोर डैश देन ऑर्डिनरी मिल्क, क्या होता है उसके अंदर प्रेजेंट? कैल्शियम, ठीक है ना। असर्शन रीजन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे, इसका आंसर मैं यहाँ बताकर नहीं चल रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आप लोगों का एमसीक्यू, द फाइबर प्रेजेंट इन द फूड विच हेल्प टू एलिमिनेट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड, कौन सा एक्यूलेट है बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट हेल्पफुल, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट रिड्यूस करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट हेल्पफुल होता है, वो है आप लोग का रफेज, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है वो है आप लोग का फिफ्थ एमसीक्यू। यहाँ पर स्पेलिंग जो है थोड़ी सी ऑटो करेक्ट हो गई है, तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा आपका गॉइटर। तो गॉइटर इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी वजह से गॉइटर आपकी बॉडी के अंदर देखने को मिल सकता है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें। और साथ के साथ इस असर्शन रीजन का भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देने वाले हैं, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में इनका आंसर देते रहें। और यूनिट 5 के क्वेश्चन किस तरीके से आप लोगों से प्रीवियस ईयर में पूछे गए, तो वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर्स यहाँ पर आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो इनके आंसर्स आप लोगों को अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं और प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ ये याद रखना कि आप लोगों को पॉइंट्स में लिखने हैं, एक फ्लो चार्ट बनाना है, उस हिसाब से आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो प्रेजेंट करने हैं। तो इसी के साथ यूनिट 5 जो है वो आप लोग यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो चलते हैं आगे की तरफ, यूनिट 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स।
तो नेक्स्ट है आपकी यूनिट 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स, जो आपसे बोर्ड एग्जाम्स में 8 मार्क्स में पूछी जाती है। और ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपसे 5 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इस वीडियो में हम वो टॉपिक भी कवर करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनते रहना, अपनी नोटबुक में लिखते हुए चलना। तो सबसे पहला टेस्ट है वो है आप लोगों का फिटनेस टेस्ट, साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट इन स्कूल, मतलब जिसको दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। पहली कैटेगरी जो है वो एज ग्रुप के बेसिस पे या क्लास ग्रुप पे भी हम लोग इसको नॉमिनेट कर सकते हैं। तो 5 to 8 ईयर्स इसका क्राइटेरिया बताया हुआ है, जिसकी क्लास 1st to 3rd ईयर्स, मतलब 1st to 3rd क्लास के बच्चे जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अंदर 3 एक्टिविटीज़ बताई गई हैं। पहली आपकी बॉडी कंपोजिशन, जिसको हम लोग BMI भी जानते हैं। दूसरा फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, और तीसरा क्या है आप लोगों का कोऑर्डिनेशन टेस्ट। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो है आप लोगों की 9 to 18 ईयर्स की, जो इसके अंदर क्लास जो बताई है वो 4 to 12 ईयर्स की। और उससे भी ज़रूरी बात की वजह से ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो है क्या, बॉडी कंपोजिशन, पार्शियल कर्ल, पुशअप्स, मॉडिफाइड पुशअप्स किसके लिए, गर्ल्स के लिए, 50 मीटर डैश या 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, 600 मीटर रन वॉक, सिट एंड रीच टेस्ट, ये एक्टिविटीज़ आप लोग से बोर्ड प्रैक्टिकल्स में भी कंडक्ट कराई जाती हैं। इन केस अभी तक अगर आपके स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल नहीं हुआ है और आपको प्रैक्टिकल नहीं आता है परफॉर्म करना, तो आप हमारे चैनल पर इस वीडियो को देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप प्रैक्टिकल समझ सकते हो, मतलब किस तरीके की एक्टिविटीज़ और किस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से बोर्ड एग्जाम्स में या प्रैक्टिकल में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला जो टेस्ट है वो है हमारा BMI, जो दोनों ही कैटेगरी में क्या है, मतलब सेम दिया हुआ है, तो हम इसको एक बार में ही समझ रहे हैं। एक तो 5 to 8 ईयर्स क्लास 1st to 3rd, और दूसरा कौन सा था 9 to 18 ईयर्स, जिसके अंदर क्लास कौन सी बताइए 4 to 12 ईयर्स। तो दोनों में ही सिमिलर है, तो इसको हम एक बार में ही समझ लेते हैं। तो सबसे पहले BMI का फॉर्मूला जो आप लोगों को पता है, और भी चैप्टर्स में आप लोग पढ़ कर आ रहे हो, 3rd चैप्टर में, 5th चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है। तो बॉडी वेट किस में, kg में, और हाइट किस में होनी चाहिए आपकी, मीटर्स में होनी चाहिए। और उससे भी जरूरी बात, एक नंबर में जो आप लोगों से पूछते हैं कि एडोल्फ कुटलेट इंडेक्स नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, और उसके जो इन्वेंटर हैं वो कौन है, एडोल्फ कुटलेट हैं। अब BMI का जो है वो प्रोसीजर बताया हुआ है, बोला किस तरीके से आप BMI कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि BMI के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, एक तो वेट चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, हाइट चाहिए। तो आपको दोनों ही मेज़र करनी आनी चाहिए। वेट मेज़र करने के लिए आपको वेइंग स्केल की रिक्वायरमेंट है, साथ के साथ आपकी बॉडी के ऊपर कम से कम क्लोथ्स होने चाहिए, आपने शूज़ नहीं पहने होने चाहिए, तो उसके बेसिस पर आप अपना वेट मेज़र कर सकते हो। हाइट के लिए आप जो है वो एक स्टैंडिंग पोस्चर में रहेंगे, एक मतलब किस पर, हाइट स्केल पर, अपनी बॉडी को रेज नहीं करेंगे, तो उसके बेसिस पर आपका बॉडी वेट और क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। उसको पुट करते हुए आप किस में रख दोगे, फॉर्मूले में पुट कर दोगे, और उसके बेसिस पर आप अपनी BMI को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। और सबसे ज़रूरी बात की हाइट जो है वो आपके मीटर या सेंटीमीटर में रिकॉर्ड होनी चाहिए, उस बेसिस पर आप लोग कन्वर्ट कर लोगे। और वेट जो है वो किस में, किलोग्राम में होना चाहिए। तो ये आई थिंक BMI वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट टेस्ट जो है वो है आप लोग का फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, जिसमें हम अपनी बॉडी का बैलेंस कराते हैं। एज क्राइटेरिया या कैटेगरी पे फिर से बता देता हूँ, 1st to 3rd क्लास के बच्चों को ये टेस्ट हम लोग परफॉर्म कराते हैं, जिसके अंदर उनके बॉडी के कोऑर्डिनेशन, उनके बॉडी के बैलेंस को चेक करने के लिए हम इस टेस्ट को कंडक्ट कराते हैं। जैसा आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि वैसे एक बच्चा जो है वो एक ब्रिक या एक ईंट या एक वुडन बॉक्स जो है वो स्क्वायर शेप में, ठीक है ना, होना चाहिए, जिसके ऊपर वो अपनी बॉडी को बैलेंस करेगा। एक पैर पर वो खड़ा है, साथ के साथ दूसरा पैर जो है उसने अपने एक हाथ से होल्ड करा हुआ है, ठीक है ना। तो वो कितने नंबर ऑफ सेकंड्स के लिए अपनी बॉडी को होल्ड कर सकता है। स्टार्टिंग में वो किसी की हेल्प ले सकता है, बट जैसे ही वो हेल्प मतलब हाथ हटेगा तो उसके बाद से आपका टाइम कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट टेस्ट जो है वो आप लोग का कोऑर्डिनेशन टेस्ट, जिसको हम लोग प्लेट टेपिंग टेस्ट भी बोलते हैं, जो मोस्टली किसके लिए 1st to 3rd क्लास के बच्चों को परफॉर्म कराया जाता है। और सबसे ज़रूरी बात करो सर, उनकी बॉडी की स्पीड, एजिलिटी और कोऑर्डिनेशन को हम लोग चेक करते हैं इस टेस्ट के द्वारा। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, इसके लिए 2 ग्रे डिस्क जिसके मतलब डायमेंशन क्या 20 सेंटीमीटर, और एक रेक्टेंगल डिस्क जिसके क्या 30 × 20 सेंटीमीटर की डायमेंशन है। एक स्टॉप वॉच चाहिए, और आप लोगों को क्या चाहिए, टेबल जो एडजस्टेबल हाइट हो सके, मतलब आपकी हाइट के अकॉर्डिंग उसको हम लोग क्या कर सकें, एडजस्ट कर सकें। जैसा आप लोग फिगर में देख पा रहे हैं कि बोला से एक मेंबर है जिसने एक हाथ जो है वो अपने रेक्टेंगल मतलब डिस्क पर रखा हुआ है, और साथ के साथ दोनों डिस्क पर जो है वो क्या कर रहा है, टेप कर रहा है। तो जिसके बेसिस पे क्या है कि कम से कम उसको क्या करना है, 50 टैप करने हैं, दोनों को काउंट करते हुए। और प्रॉपर साइकिल जो है वो कितने की होनी चाहिए, 25 टैप उसके प्रॉपर होनी चाहिए, मतलब 1 ये कंप्लीट हुआ, देन 2। तो ये प्रॉपर जो है वो आप लोगों का प्रॉपर टैप माना जाएगा, तब जाके एक प्रॉपर साइकिल होगी। तो इसके लिए आपको 20 साइकिल 25 बार इसको रिपीट करना होता है, और जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन टेस्ट। नेक्स्ट कैटेगरी है वो है आप लोगों की 9 to 18 ईयर्स की, जिसके अंदर आप लोगों की 6 एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है ना। तो 1 by 1 इनको हम लोग समझ लेते हैं। बॉडी कंपोजिशन और BMI हम लोगों ने कर लिया है, इसके बाद की एक्टिविटीज़ हम लोग समझते हैं। सेकेंड एक्टिविटी है वो है आप लोगों की पार्शियल कर्ल अप। और जितनी भी एक्टिविटीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, इनका पर्पस और
इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है, ये चीज़ आप लोग ध्यान से सुनते चलना, ठीक है ना। किस एक्टिविटी का क्या पर्पस है, क्या क्या इक्विपमेंट्स उसके अंदर रिक्वायरमेंट है, और प्रोसीडर जो है वो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। और इन केस अगर आपको पूरे डेमोस्ट्रेशन में चाहिए तो इस वीडियो के बाद आप मेरी प्रैक्टिकल वाली वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से समझ लेते हैं। पार्शियल कर्ल अप का जो पर्पस है वो क्या है, आपके स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस, एब्डोमिनल मसल की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को चेक करने के लिए हम इस टेस्ट को परफॉर्म कराते हैं। साथ के साथ इसके अंदर रिक्वायरमेंट है एक क्लीन सरफेस की, मैट की, रिकॉर्डिंग सीट और पेन की। इसके अंदर जो है वो आप लोग अपनी बॉडी को लाई डाउन करते हो, ठीक है ना। साथ के साथ अपने हाथ जो है वो क्रॉस रखोगे चेस्ट पर, या अपने हाथों को जो है वो ग्राउंड से टच करोगे। कम से कम 10 सेंटीमीटर जो है वो अपने हाथों को आगे तक लेकर जा सकते हो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल कर्ल अप, जो आपके एब्डोमिनल स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए परफॉर्म कराया जाता है। और सबसे जरूरी बात क्या है कि इस टेस्ट को आप लोग 30 सेकंड्स तक क्या करोगे, नंबर ऑफ रेपिटेशंस काउंट करने होते हैं। 30 सेकंड में आप कितने नंबर ऑफ रेपिटेशंस निकाल सकते हो। नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो है आप लोग की पुशअप्स। पुशअप्स जो है वो बॉयज परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। जिसके अंदर क्या है कि आपकी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को चेक करने के लिए हम इसको परफॉर्म कराते हैं। इसके अंदर एक फ्लोर मैट चाहिए और एक क्या चाहिए, सीट रिकॉर्डिंग के लिए। कितने नंबर ऑफ रेपिटेशंस आप लोग परफॉर्म कर रहे हो, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए सीट की रिक्वायरमेंट है। पुशअप्स आप लोगों को परफॉर्म करनी आती हैं मोस्टली, और अगर नहीं आती हैं तो मेरी प्रैक्टिकल वाली वीडियो आप लोग देख सकते हो। बस ये बात याद रखना, जब भी आप लोग पुशअप्स करोगे तो आपके जो एल्बोज हैं वो 90 डिग्रीज बेंड होनी चाहिए, और आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपर डाउन जानी चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब अपर बॉडी जो है वो प्रॉपर डाउन होनी चाहिए। तो बस ये थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना। नंबर ऑफ रेपिटेशंस जितने नंबर ऑफ रेपिटेशंस आप लोग परफॉर्म करोगे, इसी बेसिस पर आप लोगों को ये प्रैक्टिकल जो है वो क्या कराया जाता है, जज कराया जाता है। नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो आप लोगों की मॉडिफाइड पुशअप्स, जो गर्ल्स परफॉर्म करती हैं। इसके अंदर भी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को चेक करने के लिए हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म कराते हैं। इसके अंदर भी सेम इक्विपमेंट्स रिक्वायरमेंट है, फ्लोर मैट और किसके लिए, सीट के लिए, ठीक है। अब सबसे जरूरी बात के लिए, जैसे हम लोग पुशअप्स परफॉर्म कर रहे थे, बट इसके अंदर बॉडी पोस्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पर पैर जो है वो गर्ल्स के एक दूसरे से क्रॉस होते हैं, ठीक है ना। बाकी उनके नीच जो है ग्राउंड से टच होंगे। बाकी अपर बॉडी जो है सेम पुशअप्स की तरह 90 डिग्री क्या होगी, नीचे उसकी उनकी एल्बोज जो होंगी वो क्या होंगी, बेंड होंगी। और बाकी इसके अंदर भी नंबर ऑफ रेपिटेशन जो है वो हम लोग पुशअप्स की तरह काउंट करते हैं, और उसी बेसिस पर उनको क्या करते हैं, जज करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो आप लोगों का 50 मीटर डैश और 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट हम इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो है वो आपकी बॉडी की स्पीड और एक्सीलरेशन को मेजर करने के लिए हम लोग इस टेस्ट को परफॉर्म कराते हैं। इसके अंदर आप लोगों को एक मेजरिंग टेप चाहिए ताकि आप 50 मीटर का डिस्टेंस नाप सकें। 2 स्टॉप वॉच चाहिए, एक फ्लैट और क्लीन सरफेस चाहिए, ठीक है ना, 60 मीटर का लगभग, ताकि एक थोड़ा सा डिस्टेंस तक आगे तक जो भी एथलीट है वो रन कर सके। इसके अंदर कुछ नहीं है, केवल से एक आपका एग्जामिनर या कोई भी मेंबर जो है एक आपको कमांड देगा, गो, और यहाँ पर 2 एथलीट जो है वो एक ही सेम टाइप पर रन करेंगे। जिसका टाइम भी कम आएगा उस बेसिस पर उसको क्या दिए जाते हैं, मार्क्स दिए जाते हैं, उस बेसिस पर उसका स्कोर कराया जाता है। मतलब नियरेस्ट 10th ऑफ सेकंड पर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये है आप लोगों का 50 मीटर डैश। नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो आप लोगों की 600 मीटर रन वॉक, जो आपकी कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस को चेक करने के लिए परफॉर्म कराई जाती है। जिसके लिए आप लोगों को 400 मीटर 200 मीटर ट्रैक की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पर आप लोगों को 600 मीटर की रनिंग करनी होती है, वॉक कर सकते हो, कुछ भी चीज़ कर सकते हो। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पर एक साथ भी दौड़ा सकते हैं आपके स्कूल के अंदर, ठीक है ना, या 2-2 4-4 करके भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, तो एक साथ दौड़ सकते हो। मेनली क्या है, आपके एंड्योरेंस को या कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस को चेक करने के लिए हम इस टेस्ट को परफॉर्म करा जाते हैं। और सबसे जरूरी बात क्या है, आप मिनट्स और सेकंड्स में इसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट टेस्ट जो है वो इस कैटेगरी का वो क्या है, आप लोगों का सिट एंड रीच टेस्ट, जो वेल्स एंड डिलन ने 1952 में इन्वेंट करा था। ये आपकी लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इसके लिए आप लोगों को एक सिट और रीच बॉक्स चाहिए, ठीक है ना, साथ के साथ एक मेक शिफ्ट रूलर हो सकता है। अगर सिट रीच बॉक्स ना हो तो आप क्या ले सकते हो, रूलर ले सकते हो। तो ये जैसा आप लोग फिगर में देख पा रहे हो कि आपकी जो लोअर बैक है इसको हम आगे की तरफ बेंड करते हुए जितने भी आपके टोस से आगे की तरफ हाथ निकलेंगे उसके बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, इसको काउंट करते हैं। अगर आपके हाथ आगे की तरफ निकल रहे हैं तो प्लस में मार्क्स होते हैं, अगर आपके हाथ जो है टोस से पीछे की तरफ है तो माइनस में मार्क्स जो है वो हम लोग नोट करते हैं। तो ये है आप लोगों का सिट एंड रीच टेस्ट। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंप्यूटिंग बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीएमआर भी बोलते हैं। और बीएमआर के साथ साथ इसके अंदर हम लोग आरएमआर भी पढ़ने वाले हैं। और बीएमआर क्या है कि बोले बीएमआर या आरएमआर या मेटाबॉलिक रेट जो है वो सिंपल सी बात है, बोले पूरे दिनचर्या में कोई ना कोई इंडिविजुअल मेंबर जो है वो अपनी कैलोरीज बर्न करता रहता है। अब वो किस फेज में कितनी अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न कर रहा है, तो वो किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसी को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बीएमआर, उसके बाद समझेंगे हम लोग आरएमआर। तो नेक्स्ट है वो है हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो हैरिस एंड बेनेडिक्ट ने 1918 में
इन्वेंट करा था और इसको रिवाइज करा था 1984 में। बीएमआर जो है वो मेनली क्या है कि बोला मिनिमम नंबर ऑफ कैलोरीज जो है वो 24 आवर्स में आप रेस्टिंग पीरियड पे कितनी बर्न कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीएमआर बोलते हैं। और मेनली ये जो है ये आपका लैब में ही क्या हो सकता है, एक्यूरेटली टेस्ट हो सकता है। बट अगर आप लोग वैसे चेक करना चाहते हो तो इसके लिए आप लोगों को रिक्वायरमेंट होती है वेट की केजी के अंदर, और आपको हाइट की सेंटीमीटर में, और आपकी एज जो आप लोगों को पता ही होती है। तो ये मेंस के लिए, और ये क्या बताया हुआ, वुमेन्स के लिए फॉर्मूला बताया हुआ। इससे रिलेटेड जो है 2 मार्क्स में आप लोगों से क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो इसलिए ये वाले जो नंबर्स हैं वो आप लोग याद करके चलना। इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो आप अपनी नोटबुक में कैलकुलेट कर सकते हैं, और साथ के साथ बता सकते हैं कि बोला अगर इतना हाइट है, इतनी बॉडी वेट है, तो कितना बीएमआर निकल कर आएगा। नेक्स्ट है वो है आप लोगों का रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, जिसको हम लोग आरएमआर नाम से भी जानते हैं, जो आपका 1990 में मिफ्लिन सेट जॉन के द्वारा क्या हुआ था, क्रिएट हुआ था। अब इसके अंदर क्या है कि नंबर ऑफ कैलोरीज जितनी भी हम लोगों ने बर्न करी है एक्टिविटी के दौरान या रेस्ट के दौरान, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरएमआर बोलते हैं। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए भी क्या बताई हुई हैं, कुछ नंबर्स बताए हुए हैं, ये आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। एक मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप लोग कैलकुलेट कर आप अपना आरएमआर, मतलब अपना नहीं, जो वैल्यू मैंने यहाँ पर दी हुई है उसको चेक कर सकते हो। जैसे आरएमआर जो है वो इतना कैलकुलेट होकर निकल रहा है, और ये 2 नंबर में भी आप लोगों से बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है वो है आप लोगों का मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, मतलब हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, मतलब आप अपनी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को किस तरीके से चेक कर सकते हो, तो वो हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। बट सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट कब इन्वेंट हुआ था। ये इन्वेंट हुआ था 1943 में ब्राउआ के द्वारा, और साथ के साथ इसको हम लोग एरोबिक फिटनेस टेस्ट नाम से भी जानते हैं। इसका मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस है कि आपकी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस और एरोबिक फिटनेस को चेक करना, या उसके रिकवरी रेट को चेक करने के लिए हम लोग इस टेस्ट को परफॉर्म कराते हैं। इसके अंदर रिक्वायरमेंट है आप लोगों को एक 20 इंच की बेंच के लिए जो मेंस के लिए, और 16 इंच की बेंच जो है वो किसके लिए, वो मेंस के लिए, एक स्टॉप वॉच और एक कैडेंस टेप की रिक्वायरमेंट होती है इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के प्रोसीजर से पहले मैं आप लोगों को एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि ये जो फिटनेस इंडेक्स है इसको हम लोग 2 फॉर्म में क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। एक होती है आप लोगों की लॉन्ग फॉर्म, जिसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है। एक क्या होती है आप लोगों की शॉर्ट फॉर्म, ठीक है ना, जिसका फॉर्मूला क्या है, ये दिया हुआ है। इन केस अगर आपसे क्वेश्चन में उसी तरीके मतलब पॉइंट पूछे जाएँ, तो आप इनके अकॉर्डिंग उस फिटनेस इंडेक्स को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये चीज़ याद रखना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके प्रोसीडर की। जो प्रोसीडर है वो बहुत ही सिंपल सा है। इनकेस अगर मेंस इसको परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए कितने इंच की बेंच की रिक्वायरमेंट है, वो है 20 इंच की। इस टेस्ट को परफॉर्म करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इस टेस्ट को हम लोग 5 मिनट परफॉर्म करते हैं, और 5 मिनट को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ताकि हम लोग हार्ट बीट जो है वो कैलकुलेट कर सकें। सबसे पहले आप लोग जब इस एक्टिविटी को परफॉर्म करोगे तो 1 से 1.5 मिनट के बाद अपनी हार्ट बीट काउंट करोगे, उसके 3 मिनट बाद, और जब आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर लोगे उसके बाद आप लोग क्या है, हार्ट बीट काउंट करोगे। उन हार्ट बीट को आप इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दोगे, साथ के साथ इस बार मतलब सम ऑफ हार्ट बीट, जितनी आप लोगों ने नंबर ऑफ हार्ट बीट निकाली है उसको यहाँ पर पुट करने के साथ साथ टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकंड, कितने टाइम में आप लोगों ने वो एक्टिविटी परफॉर्म करी है वो आप लोगों को पता है, 5 मिनट, और 5 मिनट को आप लोग कन्वर्ट करोगे तो कितनी हो जाएंगी, 300 सेकेंड्स। तो यहाँ पर आप लोग वैल्यू पुट करने के साथ साथ अपना कार्डियोवास्कुलर फिटनेस जो है वो आप मेजर कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा टेस्ट जो है वो इसलिए परफॉर्म कराया जाता है ताकि आपकी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस जो है वो मेजर हो सके। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। 2 नंबर में ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। एडवांटेजेस क्या है, मिनिमम इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, बहुत ही सिंपल सी बात है, एक बेंच चाहिए और एक स्टॉप वॉच चाहिए। साथ के साथ की वजह से कॉस्ट जो है वो भी मिनिमम है, और क्या है कि वजह से सिंपल सेटअप की रिक्वायरमेंट होती है। बट डिसएडवांटेज की बात करें कि वजह से जो बॉक्स की हाइट है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगर 20 इंच की बेंच अगर छोटा मेंबर है तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और अगर मतलब टॉलर मेंबर है तो वो बहुत ही आसानी से उसको परफॉर्म कर सकता है। और साथ के साथ क्या है कि है ये ओवरवेट वाले मेंबर्स जो होते हैं उनके लिए डिफिकल्ट होती है इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में। नेक्स्ट टेस्ट जो है वो है हमारा रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट, ठीक है। रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट को हम लोग रॉकपोर्ट फिटनेस वॉकिंग टेस्ट से भी जानते हैं, जिसके अंदर हम मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन को कैलकुलेट करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए इस टेस्ट को परफॉर्म कराते हैं। इसके अंदर सिंपल सी रिक्वायरमेंट है 400 मीटर ट्रैक, अगर वो भी ना हो तो 200 मीटर ट्रैक भी चलेगा, साथ के साथ स्टॉप वॉच और वेइंग स्केल, ठीक है ना। इसके लिए क्या है कि आपको वो मतलब क्या है 1 माइल लगभग 1609 मीटर जो है आपको रन करना होता है, मतलब आपको 400 मीटर ट्रैक के जो है वो 4 राउंड जो है वो परफॉर्म करने हैं। अब कितने नंबर ऑफ टाइम में वो आप लोगों ने
कंप्लीट करा है, कितनी नंबर ऑफ आपकी हार्ट बीट है, कितना वेट है, उस सारी वैल्यूज़ को पुट करते हुए आप इस वाले फॉर्मूले में रखते हुए आप अपनी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है बॉडी वेट की, आप एक्टिविटी परफॉर्म करने से पहले बॉडी वेट निकाल लेंगे। साथ के साथ एज आप लोगों को पता है, जेंडर भी आप लोगों को पता है, टाइम कितने नंबर ऑफ टाइम में आपने एक्टिविटी परफॉर्म करी है, और हार्ट रेट कितने हार्ट रेट आप लोगों के आए एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना किस यूनिट में आप लोगों को ये कैलकुलेट करनी है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो ये आप लोगों का मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकालने का जो प्रोसीजर वो भी यहाँ पर क्लियर हो गया है। अब इसी के साथ हम लोग बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। एडवांटेजेस क्या है, मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट है, साथ के साथ सिंपल सेटअप हम लोग लगा रहे हैं, और एथलीट्स जो है वो कहीं भी कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ के साथ डिसएडवांटेज एक ही समझ आ रही है आप लोगों को, जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड फॉर दिस टेस्ट, मतलब फैसिलिटी चाहिए, जैसे अगर आप लोग हार्ट बीट काउंटर करनी है तो उसके लिए मतलब हार्ट बीट वो चाहिए आपको रिकॉर्डर, और क्या है कि डिफरेंट मटेरियल्स रिक्वायरमेंट है। तो ये इसकी क्या है डिसएडवांटेजेस, हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक ही है जो इसकी डिसएडवांटेज है, बाकी मोस्टली एडवांटेजेस ही हैं इस एक्टिविटी के। नेक्स्ट टॉपिक है वो है आप लोग का रिकली एंड जॉन्स, मतलब सीनियर सिटीजन टेस्ट, जो आपका सीनियर सिटीजन की फिटनेस को चेक करने के लिए, उनके फिजिकल कंपोनेंट्स को मेजर करने के लिए हम लोग परफॉर्म कराते हैं। और ये जो आपका टेस्ट है ये रिकली और जॉन्स ने जो है 2001 में जो है वो क्या करा था, इन्वेंट करा था। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट जो है वो क्या है आप लोग का चेयर स्टैंड टेस्ट। इसके अंदर जो पर्पज़ है वो क्या है, लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग इस टेस्ट को परफॉर्म कराते हैं। साथ के साथ इसके अंदर 44 सेंटीमीटर की एक चेयर की रिक्वायरमेंट है और एक स्टॉप वॉच की। जैसा आप इस फिगर में देख रहे हैं कि वैसे एक लेडी जो है वो इस टेस्ट को परफॉर्म कर रही है, जितने भी नंबर ऑफ रेपिटेशन वो 30 सेकेंड्स में परफॉर्म करेगी। उसके हाथ जो है दोनों वो क्या रहेंगे, क्रॉस रहेंगे शोल्डर्स पर। तो नंबर ऑफ रेपिटेशन 30 सेकेंड में जितने परफॉर्म करेंगे उस बेसिस पर हम उसकी लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट जो है वो है आप लोग का आर्म कर्ल टेस्ट, जो आपकी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ और एंडोरेंस को मेजर करने के लिए परफॉर्म कराया जाता है, जिसके अंदर 5 पाउंड का वेट वुमेन्स के लिए और 8 पाउंड का वेट जो है वो मेंस के लिए। इसके अंदर भी आप लोगों को एक चेयर की रिक्वायरमेंट और किसकी, स्टॉप वॉच की। ये टेस्ट भी जो है वो आप लोग 30 सेकंड के ड्यूरेशन पर हम लोग परफॉर्म करते हैं। साथ के साथ इसके अंदर आप लोग देख रहे हो जैसे एक ओल्ड सीनियर सिटीजन जो है वो अपने हाथ में 8 पाउंड का डंबल लेकर जो है उसको क्या कर रहा है, कर्ल कर रहा है, मतलब अपने बाइसेप्स की तरफ होल्ड कर रहा है, अपने बाइसेप्स की तरफ उठा रहा है, ठीक है ना। तो जितने नंबर ऑफ रेपिटेशंस वो 30 सेकंड्स में परफॉर्म करेगा, तो उसके बेसिस पर उसकी स्ट्रेंथ और एंडोरेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है वो है आप लोगों का चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, जिसका पर्पस क्या है, लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करना, ठीक है। और इसके अंदर रिक्वायरमेंट है आप लोगों को रूलर और एक चेयर की, जिसकी हाइट कितनी है 44 सेंटीमीटर। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं कि जैसे एक लेडी ने अपने पैर को एक 90 डिग्री पे बेंड करा हुआ है और एक पैर को बिल्कुल स्ट्रेच करा हुआ है, बाकी उसकी जो अपर बॉडी है उस पैर को क्या कर रही है, टच करने की या होल्ड करने की कोशिश कर रही है। इनकेस अगर वो टच कर लेता है तो सिंपल सी बात है उनकी लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। अगर वो इस टो मतलब अपने टोज से आगे की तरफ उनके फिंगर्स निकल जाती हैं तो प्लस में है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, अगर उससे पीछे रहती है तो कैसी है, माइनस में है। नेक्स्ट टेस्ट जो है वो है आप लोग का बैक स्ट्रेच टेस्ट। इसका पर्पस क्या है, अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी चेक करना। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक रूलर चाहिए और इसका प्रोसीजर जो है वो बहुत ही सिंपल सा है। जैसा आप एक फिगर में देख रहे हैं कि वैसे इसको हम लोग खड़े होकर भी परफॉर्म कर सकते हैं कि वैसे एक हाथ को जो है वो आप लोग अपने शोल्डर से ऊपर लाते हुए, ठीक है ना, बैक की तरफ ले जाएंगे और एक हाथ को पीछे की तरफ, दोनों ही हाथ जो है अगर आपके ओवरलैप हो रहे हैं तो इसका मतलब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी प्लस में है। अगर आपके हाथ जो है गैप है तो फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, माइनस में है। तो इसको हम लोग किस में काउंट करते हैं, इंचेस में काउंट करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है वो है आप लोग का 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, जो सीनियर सिटीजन की कोऑर्डिनेशन और एजिलिटी को मेजर करने के लिए हम लोग परफॉर्म कराते हैं। इसके अंदर रिक्वायरमेंट है आप लोगों को एक चेयर की, एक स्टॉप वॉच, कॉन, ठीक है ना, और साथ के साथ एक एरिया जहाँ पर किसी भी तरीके की हिंड्रेंस ना हो। तो एक चेयर रखी हुई है, ठीक है ना, जहाँ पर 8 फुट के डिस्टेंस पर हम लोग एक क्या रखते हैं, कौन रखते हैं। तो कोई भी जो सीनियर सिटीजन पर्सन है तो वो क्या करेंगे, क्यों से एक पूरा प्रॉपर राउंड लगाएंगे। तो कितने नंबर ऑफ टाइम, मतलब 1/10 सेकेंड में अगर इसको परफॉर्म कर देते हैं तो सिंपल सी बात है उनकी बॉडी का कोऑर्डिनेशन और एजिलिटी हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि वजह से उनकी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन और एजिलिटी क्या है, अच्छी है। नेक्स्ट टेस्ट जो है वो है आप लोग का 6 मिनट वॉक टेस्ट, जिसका पर्पस क्या है, सीनियर सिटीजन की फिटनेस को चेक करना, कौन सी एरोबिक फिटनेस और एरोबिक एंडोरेंस को मेजर करने के लिए हम लोग इस टेस्ट को परफॉर्म कराते हैं। इसके अंदर आप लोगों को मेजिंग टेप और एक क्या स्टॉप वॉच की रिक्वायरमेंट है। इसके अंदर जो है एक मतलब एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, तो 45.72 मीटर हो या क्या हो 50 यार्ड हो, ठीक है ना। तो जिससे जो हम लोग इस तरीके से रेक्टेंगल फेस में इसको हम लोग क्या करते हैं, मार्क करते हैं। और जितने भी सीनियर सिटीजन पर्सनस हैं वो इसको क्या है कि जितने भी कम टाइम में इसको परफॉर्म करेंगे तो उसके बेसिस पर उनकी एरोबिक फिटनेस या एरोबिक एंडोरेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का वो है आप लोगों का जॉनसन मैथनी टेस्ट ऑफ मोटर एजुकेबिलिटी,
जो टेस्ट जो है वो आपका 1932 में डिज़ाइन हुआ था जॉनसन द्वारा, जिसके अंदर पहले जो टेस्ट हुआ करते थे वो 10 टेस्ट हुआ करते थे, बट 1938 में इसको री इन्वेंट करने के बाद मैथनी ने री इन्वेंट करा, ठीक है ना, उन्होंने पढ़ा तो सिर्फ और सिर्फ 4 टेस्ट जो है वो क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो उन्हीं 4 टेस्ट को हम लोग समझते हैं वो 4 टेस्ट किस तरीके से परफॉर्म करे जाते हैं। तो चलिए समझते हैं कि जॉनसन मैथनी टेस्ट है क्या। इसका सबसे पहले पर्पस समझते हैं कि इसका पर्पस क्या है। ये न्यूरोमस्कुलर स्किल कैपेसिटी को मेजर करने के लिए हम इस टेस्ट को परफॉर्म कराते हैं, और इसके लिए ये जो आप लोग एरिया देख रहे हो, इस एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब 15 फीट बाय 2 फीट की आपकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना, जिसको हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है अलग अलग डायमेंशन के हिसाब से। तो चारों टेस्ट को हम लोग उसी बेसिस पर समझते हैं कि चारों टेस्ट की स्कोरिंग किस तरीके से होगी और साथ के साथ किस तरीके से परफॉर्म करा जाएगा। तो सबसे पहला टेस्ट है वो है आप लोगों का फ्रंट रोल। फ्रंट रोल जो है वो आपको 2 परफॉर्म करने होते हैं इस वाले एरिया के अंदर ही, उसी बेसिस पे जो है वो आप लोगों को मार्क्स जो है वो दिए जाते हैं। जैसे कि बोला से इस एरिया का डिस्टेंस जो है वो प्रॉपर पूरा कितना है 15 मीटर, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया 7.5 और 7.5। तो कोई भी एथलीट या कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो है वो यहाँ पर खड़ा होगा और पूरा प्रॉपर फ्रंट रोल परफॉर्म जब वो करेगा तो पहला फ्रंट रोल इतने डिस्टेंस में परफॉर्म होना चाहिए और दूसरा फ्रंट रोल इस डिस्टेंस में परफॉर्म होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर फ्रंट रोल तरीके से परफॉर्म कर लेता है तो उसको प्रॉपर 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर उसके हाथ या पैर जो है वो लाइन से बाहर निकल जाते हैं, इस वाले एरिया से बाहर निकल जाएंगे, तो उस बेसिस पे जो है उसके मार्क्स जो है वो कट होंगे। तो वो ही चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वाले पेज पर समझाने वाला हूँ, तो किस तरीके से यहाँ पर स्कोरिंग करी जाएगी। तो जो इसकी स्कोरिंग है किस तरीके से हम लोग इसको स्कोर करते हैं, सेम आपका बैक रोल की तरह है। तो जब मैं बैक रोल की स्कोरिंग बताऊंगा तो आप फ्रंट रोल में भी उसको लिख सकते हो। तो चलिए आगे चलते हैं। सेकंड एक्टिविटी जो है वो हमारी क्या है, इसकी बैक रोल। तो बैक रोल भी क्या है, इसके अंदर भी सेम डिस्टेंस होती है 15 फीट वाली, तो जिसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो सेम क्या है कि जो भी मेंबर है इसमें क्या करता है, अपनी बॉडी को बैक में मतलब रोल करता है, साथ के साथ उसको भी 2 बार इसको क्या करना होता है, परफॉर्म करना होता है, मतलब 2 बैक रोल लगाने होते हैं इस डिस्टेंस में। अब अगर इन केस उसने पूरे बैक रोल या फ्रंट रोल जो है एक्यूरेट लगाए तो उसको कितने पॉइंट मिलेंगे, 10 पॉइंट मिलेंगे। इन केस अगर किसी भी लाइन से उसने ओवरलैप कर दिया है, ठीक है ना, कौन सी साइड लाइन से, तो उसके 2 पॉइंट्स जो है वो डिडक्ट होंगे। और इन केस अगर ओवर रीचिंग हो गया इस वाले पॉइंट से तो कितना, 1 पॉइंट डिडक्ट होगा। अगर वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता है या फ्रंट रोल या बैक रोल नहीं लगा पाता है तो उसके 5 नंबर जो है वो कट हो जाएंगे। अगर एक नहीं लगा पाता है तो 5, और दोनों ही नहीं लगा पाते हैं तो 10 नंबर जो है उसके क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसकी क्या करते हैं, स्कोरिंग करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी या टेस्ट जो है वो क्या है, आपका जंपिंग हाफ टर्न, ठीक है ना। इसके अंदर इंडिविजुअल जो है या कोई भी एथलीट जो है वो क्या है कि इस वाले फेस पर खड़ा होगा, जिसको क्या है कि हाफ टर्न करना होता है। कहने का मतलब ये है कि बॉडी को 180 डिग्री अपना क्या करना है, रोटेट करना है या टर्न करना है। तो इसके अंदर 2 टर्न उसको प्रॉपर करने होते हैं, उसी बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं। तो ये जो आप लोग देख पा रहे हो कि से इस बेसिस पर अगर उसकी बॉडी जो है टर्न करते हुए इन वाली लाइन से बाहर निकल जाएगी तो उसके मार्क्स जो है वो उसी बेसिस पे क्या होंगे, डिडक्ट होंगे। अगर प्रॉपर टर्न करता है 180 डिग्री तो उसके मार्क्स जो है वो फुली दिए जाएंगे। और इसके बाद फोर्थ और लास्ट एक्टिविटी या टेस्ट है वो है आप लोगों का जंपिंग फुल टर्न्स, जहाँ पर आपका हाफ टर्न का थोड़ा सा एक अपर लेवल है। हाफ टर्न में हम लोग 180 डिग्री क्या करते हैं, जंप करते हुए टर्न करते हैं, और यहाँ पर क्या है कि आपकी बॉडी जो पूरी 360 डिग्री टर्न करेगी। इन केस अगर आपका फेस ऐसा है तो रोटेट करते हुए वापस फेस कैसा आना चाहिए, ऐसे ही आना चाहिए। और यहाँ पर भी कितने टर्न लेने, आप लोगों को दोनों 2 टर्न लेने, उसी बेसिस पर आपके क्या होते हैं, मार्क्स डिसाइड होते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को हाफ टर्न में बताया था, यहाँ पर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बोला फुल टर्न में भी उसी बेसिस पर आप लोगों को मार्क्स दिए जाएंगे। जैसा कि अगर आप लोगों ने परफेक्ट तरीके से एग्जीक्यूट करें वो टर्न तो आप लोगों को कितने पॉइंट्स मिलेंगे, 10 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपके कोई मतलब फेल हो गए या किसी भी लाइन पर पैर आ गया तो आपके 2 पॉइंट्स जो हैं वो एक टर्न पर से क्या होंगे, कट होंगे। तो उस बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मार्क्स कैलकुलेट करते हैं। अब बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चंस या एमसीक्यूज पूछे गए हैं। तो सबसे पहला जो एमसीक्यू है वो है आप लोगों का, व्हेन वाज साई खेलो फिट इंडिया टेस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो वो है आप लोगों का 9 जनवरी 2019 में जो है साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट जो है वो आप लोगों का इंट्रोड्यूस हुआ था। आर्म कर्ल टेस्ट किस लिए मेजर कराया जाता है, आपकी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। तीसरा एमसीक्यू है वो है आप लोगों का, बीएमआर रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी योर बॉडी नीड्स टू मेंटेन, किस लिए, वो है आप लोगों का ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, वो है आप लोगों का फोर्थ, एसर्शन और रीजन, जिसका आंसर आप लोग अपनी नोटबुक के अंदर भी लिख सकते हो, साथ के साथ हमारे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके देख सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो है, सिट चेयर सिट एंड रीच टेस्ट किस लिए चेक कराया जाता है, इसका आंसर भी आप लोगों को बहुत ही
आसान तरीके से पता है, इसका आंसर भी आप अपनी नोटबुक के अंदर मेंशन कर लें। गिव एनी वन स्टैंडर्ड फिजिकल फिटनेस टेस्ट फॉर सीनियर सिटीजन। कौन सा टेस्ट आप लोग परफॉर्म कराओगे उनसे? तो इसका आंसर क्या है? 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। इसका आंसर मैंने आप लोगों को दे दिया है। तो जिसके आंसर्स आपको नहीं मिले उसका आंसर कमेंट सेक्शन में भी आप लोग हमसे पूछ सकते हैं या कमेंट कर बता सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें से शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर किस तरीके के पूछे जाते हैं। तो जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस तरीके के आप लोगों से शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर पूछे जाएंगे। साइन खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट के बारे में पूछ सकते हैं, उसको एडमिनिस्ट्रेट किस तरीके से करते हैं या प्रोसीडर क्या होता है, उसकी पर्पस क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें। साथ के साथ की वजह से इक्विपमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बीएमआई टेस्ट को परफॉर्म कराने के लिए क्या फॉर्मूला कैलकुलेट होता है, पार्शियल कलअप आप किस तरीके से कंडक्ट करेंगे, उसका प्रोसीडर बताइए। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से बोर्ड एग्जाम्स में कुछ पिछले सालों में पूछे गए। तो इसके आंसर्स आप अपनी नोटबुक के अंदर मेंशन करें और हमें बताएं। और साथ के साथ अगर आपको हमारी वीडियो इंपॉर्टेंट लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, यूनिट 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। तो नेक्स्ट है आप लोगों की यूनिट 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। और बोर्ड एग्जाम्स में ये चैप्टर आप लोगों से 8 मार्क्स में पूछा जाता है और 4 मार्क्स में केस बेस्ड स्टडी भी इस चैप्टर से आप लोगों की बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है आप लोगों का फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। कौन कौन से होते हैं आपके? स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और आपका स्पीड। तो कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो आपके फिजिकल कंपोनेंट्स को डिटरमाइन करते हैं, तो वो फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रेंथ की, ठीक है, कि बोले किसके अंदर, इसके अंदर कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। सबसे पहले जरूरी है कि साइज ऑफ मसल्स, केवल जितना भी मसल का साइज होगा उतना ही क्या होगा बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ये बात सभी को पता है। साथ के साथ मसल कंपोजिशन जो है जो 2 पार्ट में होती है, एक होती है फास्ट ट्विच फाइबर्स मतलब वाइट फाइबर्स और एक आप लोगों का स्लो ट्विच फाइबर्स मतलब रेड फाइबर्स। जितने ज़्यादा अमाउंट में आपकी बॉडी के अंदर FTF मतलब वाइट फाइबर्स होंगे उतनी ही आपकी बॉडी के अंदर क्या होगी, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है जी, तो ये कॉमन सी बात है कि इसको दिमाग में फिट करते हुए चलना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की, वो क्या है आप लोग का एज। एज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है आपके फिजिकल कंपोनेंट्स के अंदर। क्यों सा अगर एज जो है अगर आपकी ज़्यादा है मतलब 40 से अब तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर 20 to 40 है तो आपकी स्ट्रेंथ जो है इन कंपैरिजन ऑफ सीनियर सिटीजन तो वो क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। साथ के साथ जेंडर भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। फीमेल्स के मुकाबले मेल्स में क्या होती है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। बॉडी वेट, जितना ज़्यादा बॉडी वेट, जैसा आप लोगों ने पढ़ा है, जितना ज़्यादा मसल का साइज होगा और जितना ज़्यादा बॉडी वेट होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी। इंटेंसिटी ऑफ नर्व इम्पल्सेस, की वजह से नर्व इम्पल्सेस की जो इंटेंसिटी है किस तरीके से वो रिस्पॉन्ड कर रही है, किस तरीके से वो वर्क कर रही है, तो वो भी आपकी स्ट्रेंथ के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। नेक्स्ट है वो है आप लोगों का फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्पीड। स्पीड के लिए कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं? सबसे पहला मोबिलिटी ऑफ नर्व इम्पल्सेस, बोला से किस तरीके से आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, बोला से किस तरीके से आप लोगों ने सिग्नल लिया है, किस तरीके से आपकी बॉडी अपलिफ्ट करते हुए रन कर रही है, तो आपके नर्व इम्पल्सेस किस तरीके से आपके ब्रेन तक मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो वो ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपकी स्पीड के अंदर। इसके बाद बात करते हैं मसल कंपोजिशन की। मसल कंपोजिशन जैसा मैंने आप लोगों को स्ट्रेंथ के अंदर भी पढ़ाया, FTF और क्या है आप लोगों का STF। इसके अंदर भी जितना आपके FTF ज़्यादा होंगे उतनी क्या होगी, स्पीड ज़्यादा होगी। STF जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके किसके एंड्योरेंस के लिए हेल्पफुल होती है, बाकी जो है वो आपके स्पीड और स्ट्रेंथ के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, FTF की। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, बोले जितना आपकी बॉडी के अंदर विस्फोटक शक्ति होगी उतनी आपकी बॉडी की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट जो है वो है आप लोग का बायोकेमिकल रिजर्व्स और मेटाबॉलिक पावर भी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। मतलब क्यों सा आपकी बॉडी के अंदर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP और आपका क्या है क्रिएटिन फॉस्फेट CP, क्यों से मसल्स के अंदर कितना स्टोर है, जितना ज़्यादा अमाउंट में ये स्टोर होगा उतना ही बॉडी को एनर्जी मिलेगी, उतनी आपकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो स्पीड के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो है आप लोगों का फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस। अब इसके अंदर एरोबिक कैपेसिटी मतलब आप कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बॉडी को आप प्रेफर कर रहे हो, कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बॉडी कैरी कर रही है, तो उसके बेसिस पर आपका ये ऑक्सीजन इनटेक, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इनका इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ऑक्सीजन इनटेक। ऑक्सीजन इनटेक क्या होता है कि जो भी एटमॉस्फेयर से हमें लंग्स को जो ऑक्सीजन मिल रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन इनटेक। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मतलब केवल से लंग्स से जो आपकी वर्किंग मसल्स के लिए जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। इसके साथ साथ ऑक्सीजन अपटेक की भी बात कर लेते हैं। केवल से ऑक्सीजन अपटेक क्या है, केवल से जो भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो एब्जॉर्ब हुई है वर्किंग मसल्स में, ठीक है ना, कंज्यूम होने के बाद केवल से आपके कहाँ तक, ब्लड तक पहुँच रही है
उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन अपटेक। और एनर्जी रिजर्व्स की वजह से जो भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लंग्स से होते हुए, वर्किंग मसल्स से होते हुए, ब्लड से होते हुए जो भी आपकी स्टोर हो रही है, जिसके बेसिस पर आपकी बॉडी का एंड्योरेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। उसी ओवरऑल मतलब कैटेगरी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरोबिक कैपेसिटी बोलते हैं, जिसको 4 पार्ट में डिवाइड करा हुआ, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। इनटेक, अपटेक, ट्रांसपोर्ट और क्या है आप लोग का एनर्जी रिजर्व्स। इसी के साथ साथ नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आप लोग का मसल कंपोजिशन। फिर से वापस वो ही बात बता देता हूँ, अगर आपकी बॉडी के अंदर STF ज़्यादा है तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, एंड्योरेंस ज़्यादा होगा। और FTF है तो क्या है, स्ट्रेंथ और स्पीड ज़्यादा है। लैक्टिक एसिड टॉलरेंस भी एक आपकी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। जितना लैक्टिक एसिड होगा बॉडी का, उतना ही बॉडी को एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। वो किस काम में कन्वर्ट होगी, वो आपके एंड्योरेंस में कन्वर्ट होगी। मूवमेंट इकोनॉमी, आपकी बॉडी का मूवमेंट किस तरीके का, अगर हाथ पैरों का मूवमेंट बिल्कुल प्रॉपर है, कोऑर्डिनेट है, तो आपका एंड्योरेंस ज़्यादा बिल्ड होगा। अगर डिफरेंट है तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो वेस्ट हो रही होगी और एंड्योरेंस जो है वो कम यूज़ हो रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक है वो है आप लोगों का फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला मसल स्ट्रेंथ, मतलब कि मसल्स के अंदर जितनी स्ट्रेंथ होगी उतनी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ जाएगी, रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ जाएगा, तो इसलिए मसल स्ट्रेंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। साथ के साथ जॉइंट स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। एज और जेंडर बहुत ज़रूरी है, क्यों से अगर एज ज़्यादा है या अगर आप ग्रोथ वाले पीरियड पर हो तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या ज़्यादा है। अगर एज जो है सीनियर सिटीजन में तो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। सेम मेल्स के मुकाबले फीमेल्स में फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। मसल्स की स्ट्रेचेबिलिटी, जो मैंने आप लोगों को मसल की स्ट्रेंथ के बेसिस पर बताया था, क्योंकि स्ट्रेचेबिलिटी भी मसल की स्ट्रेंथ के बेसिस पर डिपेंड करती है। और आपकी प्रीवियस इंजरी, अगर आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तरीके की कोई इंजरी नहीं हुई है तो भी आपकी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगी। इंजरी हो गई है तो वहाँ पर आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने से क्या करोगे, बचोगे। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है आप लोगों का इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो बोर्ड एग्जाम में आप लोगों से 5 नंबर में पूछा जाता है। और कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, ये आपका सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या है, कॉम्बिनेशन है, जहाँ पर आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो वर्किंग मसल्स तक क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है ना, जिसके बेसिस पर बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और साथ के साथ आपका हार्ट जो है वो सही तरीके से क्या कर रहा होता है, वर्क कर रहा होता है। अब इसके अंदर क्या क्या इफेक्ट होते हैं एक्सरसाइज के दौरान, उसको हम लोग समझ लेते हैं। अब इफेक्ट जो है वो 2 तरीके के बताए हुए हैं, एक है शॉर्ट टर्म इफेक्ट और एक क्या है आप लोगों का लॉन्ग टर्म इफेक्ट। तो उसको ही हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म इफेक्ट। क्यों सा अगर आप लोग पहली बार एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो या पार्टिसिपेट कर रहे हो तो बॉडी के ऊपर शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या होगा। सबसे पहला कि आपका हार्ट रेट इंक्रीज होगा। ये तो आप लोगों को पता है कि नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है, 72 बीट। बट अगर आप एक्सरसाइज पहली बार कर रहे हो तो ये इंक्रीज होकर कितनी हो जाएंगी, 150 टू 180 हो जाएंगी। तो जिसका मतलब है कि आप के कार्डिक मतलब कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। हार्ट रेट इंक्रीज होंगे। जब हार्ट रेट इंक्रीज होंगे तो साथ के साथ कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि कार्डिक आउटपुट क्या है, क्योंकि जो भी अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो हार्ट जो पंप करता है 1 मिनट के अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिक आउटपुट बोलते हैं। जब हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है तो कार्डिक आउटपुट भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा ही होगा। सेम स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड इजेक्ट होता है पर बीट के हिसाब से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। तो हार्ट बीट इंक्रीज हुई, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हुआ, तो सेम स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया। रेसिडुअल एयर वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। जो अमाउंट ऑफ एयर आपके लंग्स में बच जाती है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिडुअल एयर वॉल्यूम। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कितनी इंक्रीज होगी, वो सारे पॉइंट्स जो हैं वो आप लोगों से 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज़ आप अपनी नोटबुक के अंदर मेंशन करते हुए चलना। और इसी के साथ साथ आपका टाइडल एयर वॉल्यूम भी जो है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब सारे पॉइंट्स जो हैं शॉर्ट टर्म में क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। टाइडल एयर वॉल्यूम होता है कि जितनी भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इनहेल और आप एक्सेल कर रहे हो, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइडल एयर वॉल्यूम बोलते हैं। और इसकी जो यूनिट है वो इस तरीके से मतलब नॉर्मल 500 सीसी टू 800 सीसी तक इसको हम लोग प्रेफर कर सकते हैं। आपका ब्लड फ्लो जो है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। हार्ट और लंग्स का साइज भी इंक्रीज होगा। साथ के साथ आपके अनयूज्ड एलोविलीज जो है वो क्या हो जाएंगी, यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगी, ताकि उनके अंदर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो फुलफिल तरीके से प्रॉपर तरीके से क्या हो सके, ट्रांसफर हो सके। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं बोलो लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा एक्सरसाइज का, कि कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। अब सिंपल सी बात है कि से वहाँ पर आपकी क्या हो रहे थे, हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा था। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हार्ट का साइज क्या होगा, इंक्रीज हो। हार्ट का साइज इंक्रीज नहीं होगा, यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर वर्क करने का तरीका जो है वो बढ़ जाएगा। मतलब अगर आप लोग लगातार परफॉर्म कर रहे हो एक्सरसाइज, तो यहाँ पर आपकी हार्ट रेट जो है वो सिंपल सी बात है ज़्यादा हाई नहीं जाएंगे इन कंपेरिजन ऑफ अगर आप पहली बार एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो।
साथ के साथ आपके हार्ट रेट जो है डिक्रीज होंगी रेस्टिंग रेट में। जब आप रेस्टिंग मोड पर हो गए तो वहाँ पर क्या हो जाती है, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है आप लोगों का स्ट्रोक वॉल्यूम भी क्या होगा यहाँ पर डिक्रीज होगा, किसमें, रेस्टिंग रेट में। जैसा आपके हार्ट रेट डिक्रीज हो रही है, सेम चीज़ आपका स्ट्रोक वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, सिर्फ और सिर्फ किसमें, रेस्टिंग रेट में। बट कार्डिक आउटपुट क्या होगा, इंक्रीज होगा। कार्डिक आउटपुट आप लोगों को पता है प्लस है, जो आपका हार्ट जो है 1 मिनट में ब्लड को क्या कर रहा होता है, पंप कर रहा होता है, उसको हम लोग कार्डिक आउटपुट बोलते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं बताता हुआ चल रहा हूँ, फिर भी बता रहा हूँ, तो नोटबुक में मेंशन करते हुए चलना। और इन केस अगर आप लोगों को डिटेल चाहिए तो वो आप लोगों को नोट्स जो हैं वो आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ से डाउनलोड करते हुए सारी चीज़ें आप लोग आसानी से पढ़ लेना। और अगर आप लगातार या लंबे टाइम तक वर्कआउट कर रहे हो तो आपका ब्लड प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। रिकवरी रेट भी क्या होगा, क्विक होगा, मतलब आपका बॉडी जो है वो रिकवर क्या होगी, जल्दी होगी। साथ के साथ आपके हार्ट डिसीज के चांसेस जो है वो भी क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि एक्सरसाइज करते हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो जिसकी वजह से हार्ट डिसीज के चांसेस भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो इसी पॉइंट के साथ इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम वाला टॉपिक होता है खत्म। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, मतलब केवल से मस्कुलर सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेंगे एक्सरसाइज के दौरान। तो सिंपल सी बात है, जब कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, केवल से जब ऑक्सीजन मिल रही है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो सिंपल तो मसल्स के अंदर भी तो कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे वो पॉइंट हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि वैसे एक तो मसल का शेप और साइज क्या होगा, चेंज होगा। एक्स्ट्रा फैट क्या होगा, वो भी कंट्रोल होगा। और आपकी जो मसल्स हैं वो क्या टोन पोजीशन या शेप में होना स्टार्ट हो जाएंगी। और मोर कैपिलरीज जो है वो फॉर्म होंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा कैपिलरीज बनेंगी आपकी बॉडी के अंदर। और आपकी जो बॉडी का मूवमेंट है, ठीक है ना, मसल्स का मूवमेंट है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, एफिशिएंट होगा। बॉडी पोस्चर क्या होगा, ठीक होगा। फटीग, डिले, मतलब थकान जो है वो कम महसूस होगी। और साथ के साथ जितनी नॉन फंक्शनल फाइबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, आपकी बॉडी के अंदर एक्टिव हो जाएंगे। तो ये कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ मस्कुलर सिस्टम के ऊपर भी इफेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आप लोगों का फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग। अब मतलब केवल जब आप सीनियर सिटीजन बन जाओगे या जब आप लोग एजिंग में पहुंच जाओगे, क्या क्या चेंजेस आप लोगों को अपनी बॉडी के अंदर देखने को मिलेंगे, तो वो पॉइंट हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, बोला चेंज इन मसल साइज एंड स्ट्रेंथ। जो मसल साइज और स्ट्रेंथ आपका अडल्ट में था वो आपको एजिंग में देखने को नहीं मिलेगा, वो चेंज हो जाएगा। सेम आपकी बोन डेंसिटी भी चेंज होगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी क्या होंगे, चेंज होंगे। इनकी एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वर्क करने का प्रोसेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होगी। साथ के साथ सेंसेस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। मतलब आप लोगों को फील करने की, साथ से साथ स्मेल करना या आप लोगों को टेस्ट करना, इनके जो है वो क्या हो जाते हैं, कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। आप लोगों का मेटाबॉलिज्म और बॉडी कंपोजिशन क्या होगा, वो भी चेंज होगा। और साथ के साथ आप लोगों का नर्वस सिस्टम में भी आप लोगों को चेंजेस देखने को मिलेंगे आपके एजिंग के दौरान। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आप लोगों का स्पोर्ट्स इंजरीज। स्पोर्ट्स इंजरीज क्या है कि किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हुए जो भी आपको इंजरी हो जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोर्ट्स इंजरी बोलते हैं। अब वो कैसी भी हो सकती है, स्किन से रिलेटेड हो सकती है, मसल से हो सकती है, बोन से हो सकती है, लिगामेंट्स हो सकती है, कैसी भी। अब साथ के साथ स्पोर्ट्स मेडिसिन भी समझ लेते हैं। स्पोर्ट्स मेडिसिन क्या है, केवल सा ब्रांच ऑफ मेडिसिन जो डील करती है आपके ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और प्रिवेंशन किससे, इंजरीज से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन बोलते हैं। अब इसके साथ साथ हम लोग स्पोर्ट्स मेडिसिन के एम भी समझ लेते हैं। केवल सा एम क्या है, सबसे पहली बात कि बोला से एक तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है एथलीट्स को उनकी इंजरीज के बारे में, साथ के साथ उनको कॉज भी बताता है कि किस वजह से उनको इंजरी हुई है। साथ के साथ ट्रीटमेंट और आप प्रिवेंशन मेजर भी बताते हैं कि किस तरीके से उनको ट्रीट कर सकते हो, किस तरीके से उनसे बचा जा सकता है। तो ये स्पोर्ट्स मेडिसिन का क्या है, एम बताया हुआ है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। स्पोर्ट्स इंजरीज को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करा हुआ है, एक है आपका सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज और दूसरा क्या है, हार्ड टिश्यू इंजरी। हार्ड टिश्यू इंजरीज को दो पार्ट में डिवाइड करा है, कौन कौन सी, बोन इंजरी और जॉइंट इंजरीज, ठीक है ना। तो इसको एक एक करके हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये स्पोर्ट्स इंजरीज का क्लासिफिकेशन भी आप लोगों से 2 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो अगर आप ये पूरा फ्लो चार्ट बनाकर आ जाओगे तो आपके 2 मार्क्स जो हैं वो सिक्योर हो जाएंगे आसानी से। तो सबसे पहले हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज को। तो सबसे पहली जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है वो है आप लोगों की कॉन्ट्यूशन। कॉन्ट्यूशन क्या है, एक मसल इंजरी है जहां पर आप डायरेक्ट हिट जो है वो हो सकती है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से, जिसकी वजह से आपकी मसल्स जो है ब्रोकन हो जाती है और कभी कभी वहां से क्या आ जाता है, ब्लड भी निकल आता है। और इसमें आपको ब्रूसेस भी देखने को मिल जाएगा, मतलब कि बोला सर वो जो आपकी मसल इंजरी हुई है उसका कलर जो है वो चेंज होता है, जो आपका किसमें आप ब्लू भी हो जाता है। मसल का कलर देखा है ना आपने, ब्लू होता हुआ, तो उसको हम लोग कॉन्ट्यूशन भी बोलते हैं।
तो वो कब होता है कि जब आपकी इंजरी जो है वो लंबे टाइम तक रहती है, तो उसको हम लोग कॉन्ट्यूशन बोलते हैं। दूसरा है आपका एब्रेशन इंजरी। एब्रेशन इंजरी जो है वो फ्रिक्शन की वजह से होती है, जब भी हम लोग किसी भी गेम में खेलते हुए डाई वगैरह लगा दें और जहाँ पर आपकी आप बोन के पास स्किन कम होती है ना, तो वहाँ पर एब्रेशन होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, तो उसी को हम लोग एब्रेशन इंजरी बोलते हैं। तीसरा है आप लोगों का लेसरसन। लेसरसन क्या है कि एक वाउंड मतलब टीयर अप हो जाना स्किन के अंदर, जिसकी वजह से जो है सॉफ्ट टिश्यूज जो है वो स्ट्रेच होते हुए या आपका खेलते हुए क्या हो जाते हैं, टीयर अप हो जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेसरसन। नेक्स्ट है वो है आप लोगों का स्प्रेन, जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी का ही एक पार्ट है। और स्प्रेन क्या है, वो है आप लोगों का लिगामेंट इंजरी। लिगामेंट इंजरी मतलब क्यों से आपके पैर में जो मोच आ जाती है, जो लिगामेंट पैर का जो ब्रेक हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रेन बोलते हैं। और स्ट्रेन जो है वो है आप लोग की मसल इंजरी, जहाँ पर आपके मसल्स और टेंडन्स क्या हो जाते हैं, ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है या क्रैम्प आ जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। बस एक बात याद रखना, एक नंबर में आप लोगों से बात पूछी जा सकती है कि स्प्रेन लिगामेंट इंजरी है और स्ट्रेन क्या है आप लोगों की मसल इंजरी है। नेक्स्ट है वो है आप लोगों का हार्ट टिश्यू इंजरी। सबसे पहले हम लोग समझते हैं हार्ट टिश्यू इंजरी के अंदर बोन इंजरीज। तो बोन इंजरीज में क्या है, सबसे पहले आप लोगों का बताया हो सिंपल फ्रैक्चर, क्यों से जो भी आपकी बोन है वो एक जगह से क्या हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल फ्रैक्चर बोलते हैं। कंपाउंड फ्रैक्चर के अंदर क्या है, क्यों से आपकी बोन फ्रैक्चर होने के साथ साथ स्किन और मसल्स का भी डैमेज हो जाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड फ्रैक्चर बोलते हैं। उसके बाद है आप लोग का कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, जिसके अंदर आपकी बोन जो है वो ब्रोक तो होती है, साथ के साथ इंटरनल ऑर्गन्स भी क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। मतलब टिश्यूज, नर्व्स या आर्टरीज जहाँ पर डैमेज हो जाएं, आपको मतलब कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो जाएं, जहाँ पर चांसेस हो जाएं ऑपरेशन के भी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर भी बोलते हैं। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर की। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो है मोस्टली जो है वो आपको किसी में चिल्ड्रंस के अंदर देखने को मिलता है, केवल से जहाँ पर उनकी बोन्स जो है वो डेवलप होते हुए क्या हो सकती है, क्रैक हो सकती हैं, बैंड हो सकती हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोलते हैं। अब बात करते हैं कम्युनिटेड फ्रैक्चर की, जहाँ पर आपकी जो बोन है वो एक जगह से ही 2 या 3-4 पीस में ब्रेक डाउन होना ही क्या कहलाया जाता है, कम्युनिटेड फ्रैक्चर कहलाया जाता है। और एक लास्ट बच रहा है वो है आप लोग का इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, क्यों से जहाँ पर आपकी बोन जो है वो ब्रेक डाउन होने के बाद दूसरे लिगामेंट या दूसरे जॉइंट के साथ क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर बोलते हैं। और ये सीन कब होता है, जब हम इंजरी होने के बाद उसके ऊपर क्या नहीं दे पाते, ध्यान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से वहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड जो है वो बनता है और उस वजह से वो बोन जो है वो दूसरी बोन के साथ अटैच हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है वो है आप लोगों की जॉइंट इंजरीज, ठीक है ना, जहाँ पर आपके जॉइंट्स का डिसलोकेशन होना, क्यों से जॉइंट्स जो है बॉडी के अंदर आपके 4-5 होते हैं, तो वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट इंजरीज बोलते हैं। इसके कुछ सिम्टम्स बताए हुए हैं, क्यों से स्वेलिंग आ जाना, साथ के साथ क्यों से जॉइंट्स में जो है वो क्या ना हो पाना, मूवमेंट ना हो पाना, और उनकी शेप जो है वो चेंज हो जाना, और साथ के साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो पेन अगर हो रहा है, तो वो भी क्या है, एक सिम्टम है आपका किसका, जॉइंट इंजरीज का। और यहाँ पर जॉइंट्स के टाइप्स बताए हुए हैं किस किस तरीके के, डिसलोकेशन ऑफ लोअर जो, क्यों से जो आपकी ठोड़ी है उसका डिसलोकेट हो जाना, शोल्डर का डिसलोकेट हो जाना, हिप का डिसलोकेट हो जाना, और किसका, रिस्ट का डिसलोकेट हो जाना भी क्या कहलाया जाता है, आपका जॉइंट इंजरीज के अंदर ही हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब बात करते हैं सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो क्या है, कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज की। मतलब कि लिए जितनी भी हम लोगों ने इंजरीज पढ़ी हैं उनके कॉजेज क्या हो सकते हैं, यहाँ सारे के सारे कॉजेज जो हैं वो मैंने क्या लिखे हुए मर्ज कर दिए हैं, तो ऐसा आप किसी भी इंजरी के अंदर इन कॉजेज को लिख दोगे तो भी आप लोगों को क्या नंबर मिल जाएंगे। तो सबसे पहला जो कॉज है वो क्या है, इम्प्रॉपर वार्मिंग अप, ठीक है ना, सही तरीके से वार्म अप नहीं करोगे तो भी इंजरी हो सकती है। सही तरीके से कूल डाउन ना करना इंजरी कई चांसेस बढ़ा देता है। साइंस मतलब अगर प्रॉपर साइंस की नॉलेज नहीं है, साइंटिफिक वे की तरह से आप लोग ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, आप लोगों को इक्विपमेंट्स की प्रॉपर नॉलेज नहीं है किस तरीके से यूज़ कर रहे हो, तो भी इंजरी आप लोगों को हो जाएगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स नहीं पता, ठीक है ना, फिटनेस अगर सही नहीं है तो भी इंजरीज के चांसेस बढ़ जाएंगे, और अगर आप लोग मसल्स को ओवर यूज़ करोगे तो भी आपके इंजरीज के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब चलते हैं आगे की तरफ कि बोला से स्पोर्ट्स इंजरीज को हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, बोला से इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो जितने भी हम लोगों ने कॉजेज पढ़े हैं उनको अगर आप लोग अपोजिट कर दोगे तो वो सारे के सारे क्या बताए हुए, प्रिवेंशन बताए हुए, जैसे वार्म अप प्रॉपर करो, प्रॉपर कूलिंग डाउन, साथ के साथ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का भी प्रॉपर यूज़ करें आप लोग, और प्रॉपर टेक्निक पता होनी चाहिए, और बैलेंस डाइट भी जो है वो प्रॉपर बॉडी को प्रेफर करते हैं, तो ये इसके प्रिवेंशन है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं मैनेजमेंट। इन केस अगर आपको कोई भी इंजरी हो जाए तो आप उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हो, तो उसके 2 तरीके बहुत ही सिंपल से मैंने यहाँ पर बताए हुए हैं। एक है आप लोगों का PRICE प्राइस, और दूसरा क्या है आपका MICE माइस।
मतलब प्रोटेक्ट, सबसे पहले उसको करो प्रोटेक्ट, देन रेस्ट, उसके बाद उसके ऊपर आइस अप्लाई करो, उसके बाद कंप्रेशन दबाव, एंड देन एलिवेशन, एक एलिवेशन प्रोवाइड करो। सेम यहाँ पर जो है वो आपका पी और आर निकालने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड यूज़ कर दिया है, क्या है, मोबिलाइजेशन, और उसके बाद आपका आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी अगर आप मैनेजमेंट में लिख कर आ जाओगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाने की पूरी कोशिश करी और आई थिंक आप लोगों के ये पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई पॉइंट रह गया आप लोगों का तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उसके लिए हम लोग आप लोगों को बता देंगे। तो मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंजीनियर्स के साथ ये चैप्टर आप लोगों का यहीं खत्म होता है। इसी के साथ साथ हम इसके एमसीक्यू समझ लेते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर में किस तरीके से आप लोगों से एमसीक्यू पूछे गए। तो सबसे पहला एमसीक्यू जो है वो आप लोगों का अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच कैन बी एब्जॉर्ब्ड एंड कंज्यूम्ड बाय वर्किंग मसल फ्रॉम ब्लड इज कॉल्ड, क्या है, जो हम लोगों ने किसके अंदर एरोबिक कैपेसिटी के अंदर पढ़ा था वो क्या है आप लोगों का ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, जो आपका ब्लड से वर्किंग मसल्स की तरफ क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। सेकंड जो है फाइबर्स प्रोड्यूस मोर फोर्स एज दे कॉन्ट्रैक्टर फास्टर, कौन सा होगा, मतलब अगर कॉन्टैक्ट फास्टर हो रहा तो क्या होगा, केवल सिंपल सी बात है, क्या है आप लोग का फास्ट ट्विच फाइबर्स है। द टर्म एरोबिक मीन्स क्या है, केवल से जहाँ पर आपकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो ये इस तरीके के आंसर्स जो है वो आप लोग से पूछे गए हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू वो आप लोग का ब्रीथिंग रेट इज द नंबर ऑफ ब्रीथ्स पर, केवल ब्रीथिंग रेट जो है वो किस बेसिस पर हम लोग काउंट करते हैं, ये तो आप लोगों को पता है कि पर सेकंड के हिसाब से काउंट करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है वो आप लोगों का एमसीक्यू फिफ्थ, एक्सचेंज ऑफ गैसेज दैट टेक्स प्लेस इन स्मॉलर सेक्स ऑफ लंग्स एलोवली इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम उसको, इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में दें, और साथ के साथ सिक्स और सेवन का भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दें। तो देर किस बात की, तीनों ही क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दें। और इसी के साथ आपका यूनिट 7 फिजियोलॉजी एंड इंजीनियरिंग इन स्पोर्ट्स यहीं पर खत्म होता है। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं, यूनिट 8 बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। तो नेक्स्ट यूनिट है वो है आप लोगों की यूनिट 8 बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, जो बोर्ड एग्जाम्स में आप लोगों से 10 मार्क्स में पूछा जाता है। और सबसे जरूरी बात 3 और 5 मार्क्स के भी क्वेश्चंस इस वाली यूनिट में से आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, और केस बेस्ड स्टडी के भी चांसेस इस वाली यूनिट में से बन सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस वाले चैप्टर में कवर करेंगे, तो ध्यान से अपनी नोटबुक में लिखते चलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। तो सबसे पहला टॉपिक है वो है आप लोगों का प्रोजेक्टाइल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल क्या है, आई ऑब्जेक्ट थ्रोन इनटू स्पेस ईदर हॉरिजॉन्टली और एन एट एक्यूट एंगल, मतलब कि वैसे अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली और एक एक्यूट एंगल पर थ्रो करते हो, उसके बाद वो ग्रेविटी के अंडर में आ जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। और उस कंडीशन में जो भी उसने एक पाथ फॉलो करा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेजेक्ट्री पैराबोला बोलेंगे। तो ये पॉइंट जो है वो आप लोगों का क्लियर हो गया, प्रोजेक्टाइल और ट्रेजेक्ट्री पैराबोला के बीच में डिफरेंस। अब इसी के साथ साथ हम लोग समझ लेते हैं मतलब कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री को। तो सबसे पहला फैक्टर है वो है आप लोगों का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा डिस्टेंस अचीव कराने के लिए थ्रो करोगे तो मोस्टली उसके अंदर 45 डिग्री का एंगल यूज़ होता है। तो जैसा आप फिगर में देख पा रहे हो कि 45 डिग्री का एंगल जो है वो ज़्यादा मैक्सिमम रेंज ऑफ डिस्टेंस जो है वो क्या कर पा रहा है, अचीव कर पा रहा है। तो इसलिए मोस्टली स्पोर्ट्स के अंदर या मोस्टली गेम्स के अंदर 45 डिग्री का एंगल जो है वो हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसके बाद सेकेंड पॉइंट जो है वो है आप लोगों का प्रोजेक्शन हाइट रेलेवेंट टू द लैंडिंग सरफेस। अब सबसे जरूरी बात है कि वैसे प्रोजेक्शन हाइट जो है वो लैंडिंग सरफेस के ऊपर डिपेंड करती है कि वैसे अगर आप का लैंडिंग सरफेस जो है और प्रोजेक्शन हाइट जो है वो प्रॉपर जो है वो इक्वल है, मतलब बराबर है दोनों ही, कि वैसे अगर आप यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को दूसरी तरफ फेंक रहे हो, ये दोनों ही सिमिलर है, तो यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल यूज होगा। इन केस अगर आपका लैंडिंग सरफेस जो है वो ज़्यादा है जहाँ से आप ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो, कहने का मतलब ये है कि बोले से ये आपका लैंडिंग सरफेस है, यहाँ से आप ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो, तो यहाँ पर मोर देन 45 डिग्री का एंगल आप लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल बास्केटबॉल, ठीक है। सेम चीज़ के बोले जहाँ पर लैंडिंग सरफेस क्या होता है वहाँ पर कम होगा, नीचे होगा, और आपका जहाँ थ्रोइंग जहाँ से आप लोग फेंक रहे हैं वो अगर ऊपर है तो वहाँ पर आप लोग लेस देन 45 डिग्री का एंगल क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो ये क्या है आप लोगों का प्रोजेक्शन हाइट रेलेवेंट टू द लैंडिंग सरफेस वाला फैक्टर है, जो प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री के अंदर क्या होता है, यूज़ होता है। इसके साथ साथ उसका ग्रेविटी का भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है कि जितना ऑब्जेक्ट का वेट होगा उतनी अमाउंट ऑफ ग्रेविटी उसके ऊपर क्या होगी, ज़्यादा अप्लाई होगी। साथ के साथ इनिशियल वेलोसिटी का इंपैक्ट पड़ता है कि जितनी हायर इनिशियल वेलोसिटी होगी उतना ही क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा अचीव होगा। बट इनिशियल वेलोसिटी हमेशा किसके, ग्रेविटी और ऑब्जेक्ट के वेट के ऊपर डिपेंड करती है, ये भी बात आप लोग याद रखना, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्ट का वेट कम है तो इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा अप्लाई होगी, ज़्यादा डिस्टेंस अचीव करेगा। अगर ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा है तो इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, बट क्या है कि वैसे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी और ग्रेविटी दोनों ही पार्ट आपका प्ले करती है प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है आप लोग का स्पिन, मतलब कि वैसे जो भी आप ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहे हो
उसके ऊपर किस तरीके की स्पिन आप अप्लाई कर रहे हो, मतलब क्यों से आप टॉप स्पिन अप्लाई कर रहे हो, बैक स्पिन अप्लाई कर रहे हो, या क्या बॉटम स्पिन अप्लाई कर रहे हो, तो उसको वो भी फैक्टर आपका इन्वॉल्व होता है। क्योंकि अगर आपने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर टॉप स्पिन अप्लाई करी है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बैक स्पिन अप्लाई करिए तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा। और बॉटम स्पिन अप्लाई करिए तो डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। तो इसलिए स्पिन भी जो है वो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी के अंदर। साथ के साथ एयर रेजिस्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। क्यों से क्या है, जब आप ऑब्जेक्ट को हवा में फेंकते हो तो उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस भी अप्लाई होते हैं। और साथ के साथ एयर रेजिस्टेंस के अंदर भी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी स्पीड और डिस्टेंस को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो जल्दी से हम इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहला क्या है कि बोला सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। एक तो ऑब्जेक्ट का सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अगर रफ है तो क्या होगा कि से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कम हो जाएगी, अगर प्लेन है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। साथ के साथ सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो की वजह से जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम रेशियो है, लाइटर है तो डिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर हैवियर है तो डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। मतलब उसकी वजह से, इस वॉल्यूम रेशियो की वजह से स्पिन का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना। साथ के साथ मास मतलब उसके ऑब्जेक्ट का क्या बॉडी वेट, ठीक है ना। तो अगर मास ज़्यादा है तो क्या होगी, डिस्टेंस कम हो जाएगी। साथ के साथ कितनी अमाउंट ऑफ स्पीड आप उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो, इनिशियल वेलोसिटी अप्लाई कर रहे हो, तो ये भी आपके एयर रेजिस्टेंस के ऊपर फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आप लोगों का टाइप्स ऑफ लिवर्स एंड देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। तो इसके अंदर 3 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है जब भी हम लिवर्स की बात करते हैं। तो इन 3 चीज़ की आप लोगों को ध्यान रखनी है। वो क्या है आप लोगों का, एक है लोड, दूसरा फलक्रम, तो तीसरा एफर्ट। अब इन तीनों की किस किस तरीके से पोजीशन होती है उसी को हम लोग लेवर के टाइप्स में, लेवर के क्लासिफिकेशन में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है या सबसे पहला जो लेवर का क्लासिफिकेशन है वो क्या है, फर्स्ट क्लास लेवर, जिसके अंदर जैसा आप लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर फलक्रम जो है वो आपका सेंटर में, एफर्ट आपका क्या है राइट साइड में, और लोड जो है वो आपका लेफ्ट साइड में। तो वो आपका फर्स्ट क्लास लेवर है, जिसके अंदर अगर आप बॉल को थ्रो करते हो तो वो आपका एक एग्जांपल दिया गया है कि जहाँ से आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कहाँ से कर रहे हो, यहाँ से रिस्ट से आप अप्लाई कर रहे हो, लोड लगा रहे हो, एफर्ट कहाँ से लगा रहे हो, अपनी एल्बो से। तो ये आपका फर्स्ट। और फलक्रम का मतलब क्या होता है, एक्सेस की वजह से वो आपका एक जगह ही रहेगा, तो वहाँ से आपकी फोर्स प्रोड्यूस हो रही है ताकि डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा अचीव हो सके। तो इसलिए लेवर का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले होता है स्पोर्ट्स के अंदर। तो ये चीज़ भी आप लोग समझते हुए चलना कि कौन से लेवर के जो क्लास हैं वो किस तरीके से क्लासीफाई होते हैं। तो ये फर्स्ट क्लास लेवर आप लोगों को समझ आ गया, जहाँ पर फलक्रम सेंटर में, एफर्ट राइट साइड और लोड जो है वो आपका लेफ्ट साइड में है। इसके बाद सेकंड क्लास लेवर में जो है वो आप लोगों का फलक्रम जो है वो आपका किस में आ जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा। लोड आपका सेंटर में, और एफर्ट जो है वो किस में आ जाएगा, आपका लेफ्ट साइड में आ जाएगा। जिसमें हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, टेकिंग ऑफ फॉर अ जंप। जब भी हम लोग जंप के लिए टेक ऑफ करते हैं या कूदते हैं तो वो आपका जो एग्जांपल है वो किसका है, सेकंड क्लास लेवर का है। थर्ड क्लास लेवर में जो है वो आपका एफर्ट इसमें सेंटर में है, लोड जो है वो राइट साइड में है, और जबकि फलक्रम जो है इसमें लेफ्ट साइड में आ गया। इसका एग्जांपल है डूइंग अ बाइसेप्स कर्ल्स, जो आप लोग मोस्टली जिम्स के अंदर करते हो। क्यों से जहाँ पर आपका फलक्रम एक्सिस जो है वो शोल्डर हो गया, यहाँ पर आप लोग रिस्ट में क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और एफर्ट कहाँ से लग रहा है, आपका बाइसेप्स से लग रहा है या फोर आर्म से लग रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्ड क्लास लेवर बोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो है आप लोगों का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो मोस्टली सभी को पता है, आप लोग 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, बट फिर भी जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहला लॉ ऑफ मोशन क्या है, वो है आप लोगों का लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि सर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो मोशन में रहेगा, जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलेंगे। इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सर जब भी हम फुटबॉल के ऊपर क्या एक फोर्स अप्लाई करते हैं, किक अप्लाई करते हैं पेनल्टी के टाइम पे या गेम स्टार्ट होने के टाइम पे, तो वो इनर्शिया क्या क्या है, एग्जांपल है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो है आप लोग का न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सीलरेशन या मोमेंटम, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एफ इक्वल्स टू एम ए नाम से भी जानते हैं। साथ के साथ इसको इस तरीके से पढ़ लेते हैं, एक्सीलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। तो इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जितने ही शॉर्टेस्ट इवेंट वाले प्लेयर हैं कि वो अपनी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में ज़्यादा स्पीड अचीव करने के लिए स्टार्टिंग में क्या है, फोर्स एक्सर्ट करते हैं ताकि उनकी बॉडी की स्पीड क्या हो सके, ज़्यादा हो सके। सेम क्या है कि जो भी शॉर्ट पुट प्लेयर्स है वो एक इस तरीके का एंगल क्रिएट करते हैं ताकि वो शॉर्ट पुट को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस में क्या कर सके, थ्रो कर सके। तो ये लॉ ऑफ एक्सीलरेशन और मोमेंटम के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरे लॉ की, जो क्या है वो है आप लोगों का लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ये आप लोगों को पता है कि फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, जिसमें एग्जांपल दिए हुए हैं स्विमिंग, ड्रिबलिंग इन बास्केटबॉल, शूटिंग या हाई जंप। ये सारे के सारे एप्लीकेशन या एग्जांपल्स जो हैं वो किसके हैं, आपके एक्शन और रिएक्शन लॉ के हैं।
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो है आप लोगों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, एक इमेजिनरी पॉइंट है, ठीक है ना, जहाँ पर आपकी बॉडी का बैलेंस जो है वो क्या होता है, स्टेबल रहता है। तो सिंपल सी बात है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को या सेंटर ऑफ वेट को ही हम लोग क्या मानते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मानते हैं। तो इसी बेसिस पर स्पोर्ट्स के अंदर जो है वो हम फोर्स प्रोड्यूस कर पाते हैं। अगर आपका सेंटर ऑफ वेट सही नहीं है तो फोर्स क्या होगी, कम प्रोड्यूस होगी। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ वेट सही है तो फोर्स आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो। इसके बाद आता है आप लोग का इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जब जितनी भी फोर्सेज हैं वो आपस में क्या होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं, कि जिसका सम क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और इसके जो है वो कुछ टाइप्स बताए हुए हैं, टाइप्स दो बताए हुए हैं। एक है आप लोग का स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक क्या है आप लोग का डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वो किस में हो, स्टेबल पोजीशन में, और ये किस में हो, डायनामिक में, मोशन में हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। और स्टैटिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल बताया हुआ परफॉर्मिंग हैंड स्टैंड, की वजह से जब आप हेड स्टैंड करते हो या हैंड स्टैंड करते हो तो वो आपका एग्जांपल है स्टैटिक का। और अगर आप लोग कार्टव्हील परफॉर्म कर रहे हो तो वो एग्जांपल आप लोगों का डायनामिक। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है वो है आप लोगों का फ्रिक्शन और उसके टाइप्स। फ्रिक्शन का मतलब है कि जो भी फोर्स जो है, जब दो अपोजिट फोर्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और एक अपोजिंग फोर्स जो प्रोड्यूस हो रही है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन बोलेंगे, ठीक है। इसके दो टाइप्स बताए हुए हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन और एक क्या है, डायनामिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन सिंपल सी बात है, स्टेबल पोजीशन पर या कांस्टेंट पोजीशन पर, और डायनामिक फ्रिक्शन जो है वो किसमें, मोशन में। और डायनामिक फ्रिक्शन के भी दो टाइप्स हैं, वो क्या है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन और क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग मतलब कि जैसे किसी भी चीज़ को आप दूसरी चीज़ के ऊपर क्या करते हो, स्लाइड करते हो। दूसरा क्या है आपका रोलिंग फ्रिक्शन, की वजह से जो चीज़ जो है दूसरी क्या है, रोल होती हुई जा रही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। तो इसी के साथ जो है वो आप लोग का यूनिट 8 बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स जो है वो खत्म होता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग की वजह से प्रीवियस ईयर में किस तरीके के एमसीक्यू या शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर्स आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू जो है, द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ, किस में होगा, रोटेशन में होगा, लीनियर में होगा, पैराबोला में, एंगुलर में। इसका आंसर जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में दें। सेकंड एमसीक्यू जो है वो है आप लोग का, इट रेफर्स टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड इनटू द एयर एट एन एंगल, किसके ऊपर। ये दोनों ही थोड़े से सिमिलर है, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंशिएट है, तो इसलिए इसके आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देने वाले हैं। तो एमसीक्यू के बाद हम लोग चलते हैं वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर्स की तरफ। केवल किस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए, तो जैसा आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, केवल है इलाबोरेट द टर्म प्रोजेक्टाइल एंड इट्स इंपैक्ट इन स्पोर्ट्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। एग्जांपल के साथ साथ आप प्रोजेक्टाइल टर्म को जो है वो क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर डिफाइन करनी है, उसके फैक्टर्स बताने हैं कि प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बतानी है फ्रिक्शन की, मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताई नहीं है, बट आप लोगों को नोट्स में वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और साथ के साथ राइट इन डिटेल अबाउट द इक्विलिब्रियम एंड इट्स टाइप विद देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, कि इक्विलिब्रियम के अंदर कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज होती है और इक्विलिब्रियम है क्या, तो वो चीज़ आप लोगों को बतानी है। तो नोटबुक के अंदर आपने इनके आंसर्स को दो, और साथ के साथ फिर से मैं बोल रहा हूँ, वीडियो अगर आप लोगों को इंपॉर्टेंट लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, और साथ के साथ कमेंट करते चलें कि बोले से हम लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया, और ये टॉपिक समझ नहीं आया तो उसका भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो उसका भी हम लोग आप लोगों को कमेंट सेक्शन में या अलग से वीडियो बनाकर समझा देंगे। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं, यूनिट 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। तो नेक्स्ट है आप लोगों की यूनिट 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, जो आप लोगों से बोर्ड एग्जाम्स में 9 मार्क्स में ही पूछी जाती है। यूनिट 9 और 9 मार्क्स में ही आप लोगों से बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जाती है। और सबसे ज़रूरी बात, 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी इस वाले चैप्टर या यूनिट से आप लोगों से पूछा जाएगा, और वो कौन सा टॉपिक है वो भी मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। तो सबसे पहला टॉपिक है वो है आप लोगों का पर्सनैलिटी, इट्स डेफिनेशन, टाइप्स एंड बिग 5 थ्योरीज। बट उससे पहले हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं बोला साइकोलॉजी क्या है। एक नंबर में भी डेफिनेशन है, ये आप लोगों से पूछी जा सकती है एमसीक्यू बेसिस में। तो साइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब बात करते हैं हम लोग पर्सनैलिटी की, उसकी डेफिनेशन की, उसके टाइप्स की, उसकी थ्योरीज की। तो पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी है इंटीग्रेशन ऑफ ऑल हैबिट्स विच डिटरमाइन द रोल एंड स्टेटस ऑफ द पर्सन इन अ सोसाइटी, जो आपकी सारी हैबिट्स का इंटीग्रेशन, मल्टीप्लिकेशन, जिसके बेसिस पर आपका रोल और स्टेटस डिसाइड हो रहा है किसमें, सोसाइटी के अंदर। मतलब आप किस तरीके के मेंबर हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, किस तरीके का आप बिहेव करते हैं, तो वो क्या है, पर्सनैलिटी डिफाइन करती है। आपका जो बिहेवियर, आपकी जो हैबिट्स हैं वो पर्सनैलिटी को डिफाइन करती हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पर्सनैलिटी की डायमेंशंस की।
पर्सनैलिटी जो है वो सिंपल सी बात है, बोला अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिट है, इसको समझना बहुत ही टिपिकल है, बट कहीं ना कहीं अलग अलग फेस में इसको समझाने की कोशिश करी गई है, तो उसी को हम उसी बेसिस पर हम लोग इसको समझ रहे हैं। तो सबसे पहले जो है डायमेंशन है, तो डायमेंशन जो है वो 4 बताए गए। सबसे पहला जो डायमेंशन है वो है आप लोग का फिजिकल डायमेंशन, मतलब कि वैसे जो पर्सनैलिटी है वो कहीं ना कहीं आपके फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे भी आपकी जस्टिफाई होती है। जैसा आप लोग देखते हो कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, अगर आपकी दिमाग में कोई इमेज बन जाए, बोला सामने वाला इस तरीके का दिखता है, तो वो इमेज आपकी हमेशा रहती है। तो इसलिए फिजिकली फिट होना, आपके इंटरनल ऑर्गन सही तरीके से वर्क करें, कितने एफिशिएंट हैं, तो वो फिजिकल डायमेंशन जो है वो पर्सनैलिटी के अंदर ही इंक्लूड होती है। क्यों? क्योंकि पर्सनैलिटी जो है वो इंटीग्रेशन है आपकी सारी हैबिट्स के, जिसके अंदर आपका बिहेवियर भी आता है, आपके डायमेंशंस भी आते हैं, आपके ट्रेड्स भी आते हैं, आपके स्किल्स भी आती हैं, आपका एटीट्यूड भी आता है, आपका एप्टीट्यूड भी आता है, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड पॉइंट जो है वो आप लोग का मेंटल डायमेंशन की वजह से आप कितने मेंटली फिट हो, की वजह से इस मतलब दो फेस वाले मतलब वर्ल्ड में जो है वो किस तरीके से आप अपने डिसीजंस ले पाते हो, किस तरीके से आप मेंटली फिट रह पाते हो, किस तरीके से आप डिसीजन मेकिंग स्किल्स को जो है वो अपने इम्प्रूव कर पाते हो, ठीक है ना। तो वो मेंटल डायमेंशंस भी जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को जो है वो क्या करती है, शो करती है यहाँ पर। नेक्स्ट जो है वो है आप लोगों का सोशल डायमेंशन, जो मतलब तीसरी डायमेंशन है पर्सनैलिटी की, जिसके अंदर क्या है कि सोशल डायमेंशन सिंपल सी बात यह है कि मेंस जो है मतलब ह्यूमन बीइंग जो है वो सोशल एनिमल है, मोस्टली जो दूसरे के हिसाब से काम करते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपने लिए भी काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, अपने ऊपर कितना वर्क कर रहे हैं, दूसरों की कितनी सेवा कर रहे हैं, कितना उनके लिए हेल्प कर रहे हैं, तो वो किसके अंदर आता है, सोशल डायमेंशन। उसके बेसिस पर भी आपकी पर्सनैलिटी कैलकुलेट होती है। तो ये चीज़ याद रखना, जितने भी यहाँ पर डायमेंशन से बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी को ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सेम चीज़ आपका इमोशनल डायमेंशन है, कि बोला आप अपने इमोशंस के ऊपर कितना कंट्रोल कर पाते हो, कि बोला ये तो नहीं है बोला आप सबके सामने रो दो, कि कहाँ पर आपको अपने इमोशंस कंट्रोल करने, कहाँ पर अपने इमोशंस दिखाने, कहाँ नहीं दिखाने, तो वो चीज़ भी आपको आनी चाहिए। वहाँ पर भी वो भी एक हैबिट है जो आपकी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पर्सनैलिटी के टाइप्स की। पर्सनैलिटी के टाइप्स जो हैं वो 4 टाइप्स बताए हुए हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं टाइप ए पर्सनैलिटी क्या है। इसमें जो है कि जो भी पर्सन है, टाइप ए पर्सनैलिटी वाला पर्सन जो है वो हमेशा किसी ना किसी काम में जो है वो कैसा रहता है, बिजी रहता है, सेल्फ डिसिप्लिन, और जितने भी हैं कि वो अपने टास्क को जो है वो एक टाइम लिमिट के हिसाब से कंप्लीट कर देता है। और सबसे ज़रूरी बात की वो इम्पेशेंट बहुत जल्दी होते हैं, ठीक है। और इसी वजह से वो एंजाइटी और स्ट्रेस या हाई बीपी वाले मेंबर्स होते हैं, तो जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के अंदर सफ़र कर रहे होते हैं। टाइप बी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ही मतलब यूनिक पर्सनैलिटी है, बहुत ही कम देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि ये अपनी लाइफ को ज़्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अचीवमेंट्स के ऊपर ध्यान नहीं देते, ये किसके ऊपर, गेम के ऊपर ध्यान देते हैं। कि वजह से ये इनको जीतने हारने से कोई मतलब नहीं है, कि वजह से इनको इंटरेस्ट से मतलब है, जिसकी वजह से ना तो ज़्यादा ओवर अचीवर्स होते हैं, ना ही ओवर एम्बिशियस होते हैं अपनी लाइफ के अंदर। साथ के साथ ये क्वाइट सेटिस्फाई होते हैं, जिसकी वजह से ही क्या होता है कि वजह से स्ट्रेस लेवल क्या होता है, कम होता है। और साथ के साथ इन्हीं टाइप बी पर्सनैलिटी वाले मेंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सेसफुल पर्सन्स भी बोलते हैं अपनी लाइफ के अंदर। इसके साथ साथ हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, टाइप सी पर्सनैलिटी की तरफ। टाइप सी पर्सनैलिटी जो है वो शॉर्ट टेम्पर पर्सन वाले होते हैं, जो जल्दी से क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। साथ के साथ होपलेस वाले, ठीक है ना, लिथार्जिक बॉडी होती है। और क्या होते हैं कि पेसिमिस्टिक होते हैं नेचर के अकॉर्डिंग, और अपने आप को हमेशा अलोन और लोनलीनेस फील करते हैं, मतलब स्टार्टिंग से ही। और सबसे ज़रूरी बात की वजह से जो ये है कि वजह से जो इनकी डिमांड है, जो इनकी नीड्स हैं, वो क्या है कि वजह से इसको डिनाई करते रहते हैं और हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। टाइप डी पर्सनैलिटी की बात करते हैं। टाइप डी पर्सनैलिटी जो है ये सबसे टिपिकल पर्सनैलिटी है। इसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो अपने आप को एक पुअर क्वालिटी की लाइफ स्पेंड करने में मतलब वो बिलीव करते हैं, उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी में सबसे बुरे काम उन्हीं की ज़िंदगी में हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से उनकी लाइफ के अंदर सबसे ज़्यादा डिस्ट्रेस जो है वो उसको सफ़र कर रहे होते हैं। साथ के साथ अपनी फीलिंग्स को कभी भी किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो सोसाइटी में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर पाते हैं, ताकि मतलब कि उन्हें लगता है कि यहाँ से क्या मिलेगा, रिजेक्शन मिलेगा, या सामने वाला हमारे इमोशंस को नहीं समझेगा। तो इसी वजह से वो जो है पुअर क्वालिटी की लाइफ जो है वो क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। अब जो हम लोगों ने पर्सनैलिटी के टाइप्स पढ़े थे वो अलग थे। यहाँ पर जो पर्सनैलिटी के टाइप्स बताए हुए हैं वो ऑथर्स के अकॉर्डिंग बताए हुए हैं। तो सबसे पहले जो पर्सनैलिटी के टाइप्स हैं वो सी जी जंक्स ने यहाँ पर एक्सप्लेन करे हुए हैं। सी जी जंक्स ने जो है वो पर्सनैलिटी के टाइप्स उनके बिहेवियर के हिसाब से एक्सप्लेन करें। एक्सट्रोवर्ट, तो सबसे पहला जो टाइप है वो क्या है आपका, एक्सट्रोवर्ट।
एक्सट्रोवर्ट का मतलब है कि मतलब जितने भी मेंबर्स हैं वो बाय नेचर या बाय बिहेवियर कैसे होते हैं, फ्रेंडली, आउटगोइंग, टॉकेटिव, और कैसे होते हैं, सोशल इन नेचर, साथ के साथ सपोर्टिव भी होते हैं और करेजियस भी होंगे। और क्या है कि मतलब इंटरेस्ट दिखाते हैं मतलब प्रेजेंट में, ठीक है, रियलिटी देन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में ना जीकर वो प्रेजेंट में अपने आप को एंजॉय कर रहे होते हैं। साथ के साथ केवल से वो डिफिकल्टीज और ट्रिबल्स से कभी भी अफेक्ट नहीं होते हैं। इसके बाद की जो टाइप है सीजी जंक्स के अकॉर्डिंग, वो क्या है आप लोगों का इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट बहुत ही सिंपल है, मतलब इंट्रोवर्ट जो है सिंपल तो नहीं कह सकते, यहाँ पर एक्सट्रोवर्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। जो वहाँ पर एक्सट्रोवर्ट वाले मेंबर हैं इंट्रोवर्ट में बिल्कुल अपोजिट मिल जाएंगे। वो क्या है कि इस तरीके के मेंबर्स जो है वो अकेला महसूस करते हैं, अकेला जीते हैं। साथ के साथ की वजह से अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरे के साथ शेयर नहीं करते हैं, और क्या है कि वजह से एडजस्ट नहीं हो पाते हैं सोसाइटी के अंदर। और उससे भी ज़रूरी बात की वजह से फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं हो पाते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेंसेबल होते हैं, और क्या होते हैं कि वजह से अपने आइडियाज़ पर रिजिड होते हैं। तो ये इंट्रोवर्ट है। देन आते हैं आपके एम्बीवर्ट, जो तीसरा टाइप है सीजी जंक्शन ने पर्सनैलिटी का डिफाइन करा है। एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट जो बहुत ही रेयर केस होते हैं, जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का क्या होता है कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर दोनों ही क्वालिटीज होती हैं, इंट्रोवर्ट भी और एक्सट्रोवर्ट भी। मतलब कि बोला उसके अंदर इंट्रोवर्ट भी क्वालिटीज हो जो पहले अपने बारे में सोचा, उसके बाद क्या है एक्सट्रोवर्ट क्वालिटी जो दूसरे बारे में सोचे, कि बोला जहाँ पर उसका भी बुरा ना हो, साथ के साथ दूसरे का भी बुरा ना हो, तो उस तरीके के मेंबर जो है वो कैसे कहलाए जाते हैं, आपके एम्बीवर्ट कहलाए जाते हैं। और ये मेंबर्स मिलना बहुत ही टिपिकल है, और आजकल के टाइम में मुझे नहीं लगता कि प्लस एम्बीवर्ट्स वाले पर्सन जो हैं वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। मोस्टली जो है वो इंट्रोवर्ट है, सारे के सारे सेल्फिश ही हैं, ठीक है। तो ये तो एक सिर्फ और सिर्फ काइंड ऑफ जोक था, तो इसलिए ज़्यादा सीरियस मत लेना इसको। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो क्या है हमारे पर्सनैलिटी के टाइप्स बताए हुए हैं। यहाँ पर W.H. सेल्डन ने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करा हुआ है। मतलब केवल से W.H. सेल्डन जो है वो फिजिकल अपीयरेंस, बॉडी अपीयरेंस के बेसिस पर पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं, केवल से बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पर। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है आप लोगों का एंडोमॉर्फ। केवल से एंडोमॉर्फ में जो पर्सन है वो आपको शॉर्ट आर्म और लेग्स वाले मिलेंगे। साथ के साथ इनके अपर बॉडी के आर्म्स जो है वो कैसे होते हैं, थिक होते हैं इन कंपेरिजन ऑफ लोअर पार्ट। साथ के साथ इस वाले बॉडी, मतलब इस वाले एंडोमॉर्फ कैटेगरी वाले पर्सन्स जो है वो पियर शेप के मिलते हैं। इनकी बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, और मतलब जिसकी वजह से ज़्यादा जल्दी आसानी से क्या हो जाते हैं, ओबेस हो जाते हैं, ओबेसिटी लेवल इनका बढ़ जाता है। और इस वाले मेंबर्स या ये वाले मेंबर जो है वो मोस्टली आपको वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग या रेसलिंग वाले गेम्स परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद W.H. सेल्डन के जो टाइप्स हैं वो हैं आप लोगों के एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ जो है वो आप लोगों के स्लिम पर्सन्स, ठीक है, मतलब कि वजह से जो उनकी मतलब लिम्स हैं वो कैसा होता है, बिल्कुल ही थिन होता है, स्लिम होता है। इनके जो शोल्डर्स हैं वो नैरो शेप के होंगे, हिप्स और चेस्ट भी नैरो शेप की होंगी। साथ के साथ ये एंजाइटी, ओवर टेंस, इंट्रोवर्ट और हमेशा अपने आप में अकेला महसूस करने वाले मेंबर्स होंगे। और इनकी जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होगा, हल्का होगा। एरोबिक एक्टिविटीज़ में ये ज़्यादातर पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक जिम्नास्टिक या लाइक योगा, तो इन एक्टिविटीज़ में ये पार्टिसिपेट करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। इसके बाद तीसरा और लास्ट टाइप है W.H. सेल्डन का, वो है आप लोगों का मेसोमॉर्फ। मेसोमॉर्फ जो है वो है आप लोगों का एंडो और एक्टोमॉर्फ का क्या है, दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। जहाँ पर मेंबर जो है वो फिजिकली फिट होते हैं, एथलीट शेप के होते हैं, एथलीट बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पर उनकी बॉडी फिजिक जो होती है उनकी BMI, बॉडी बैलेंस कंपोजिशन के हिसाब से अपने बॉडी वेट को मेंटेन करके रखते हैं, BMI के हिसाब से बॉडी वेट को मेंटेन करके रखते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोमॉर्फ बोलते हैं। और ऐसे मेंबर जो है वो स्ट्रेंथ या आपके एंडोरेंस या आपके स्पीड वाले गेम्स में जो है वो आपको मोस्टली देखने को मिलेंगे। तो आई थिंक पर्सनैलिटी के टाइप्स जो हैं वो आप लोग दोनों ही बेसिस पर क्लियर हो गए होंगे। सीजी जंक्स जो बिहेवियर के बेसिस पर है, W.H. सेल्डन्स जो बॉडी अपीयरेंस के बेसिस पर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पर्सनैलिटी की थ्योरीज की। वो लोग कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो पर्सनैलिटी के बेसिस पर हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कि बोला जाए इन चीज़ों पे भी हम लोग आप पर्सनैलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बोला अगर ये 5 आप पॉइंट्स या 5 थ्योरीज भी मेंबर्स के अंदर मिल जाती हैं या होती हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी जो है वो आइडेंटिफाई हो रही है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ओपननेस, मतलब खुले विचार वाला, कि बोला उसके जो कॉन्सेप्ट है वो नए हों, यूनिक हो, नई सोच, मतलब नई सोच का व्यक्ति हो, कि बोला जो उसके इंटरेस्ट हो वो डिफरेंट हो, ये ना हो कि तो सीनियर सिटीजन्स वाले हो, तो वो ओपननेस वाले मेंबर्स भी जो है वो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। दूसरा क्या है वो है आप लोग का कॉन्शियसनेस, की वजह से वो अपने फोकस होना चाहिए पर्टिकुलर गेम या गोल से रिलेटेड। साथ के साथ की वजह से सिस्टमेटिक और हर गेम्स में या हर एस्पेक्ट्स में जो है वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, सारी चीज़ें जो है उसे आनी चाहिए। तो ये भी आपका पर्सनैलिटी का एक थ्योरी बताई हुई है।
देन जो है वो आता है आप लोगों का एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन जो आप लोगों ने हम समझाया कि दूसरे के लिए कैसे होने, काइंड नेचर वाले, दूसरे के लिए हेल्पफुल वाले, एक तरह से कि से दूसरे की हेल्प करने के लिए हमेशा क्या रहें, तैयार रहें। नेक्स्ट जो है वो है आप लोगों का एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस मतलब फ्रेंडली, कोऑपरेटिव, काइंड और जेंटल किस्म के मेंबर अगर हैं तो जो दूसरों की जो है वो हेल्प कर रहे हैं, जो हमेशा दूसरे के लिए काइंड नेचर रखते हैं या दूसरे के लिए हमेशा कैसे होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, तो वो भी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। और लास्ट बचा हुआ है वो है आप लोग का न्यूरोटिज्म, जो कैसे हैं कि वैसे इमोशनली स्टेबल पर्सन्स होते हैं, ठीक है ना, कि जो अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोटिज्म बोलते हैं। तो ये 5 थ्योरीज के बेसिस पे भी पर्सनैलिटी जो है वो क्या होती है, आइडेंटिफाई होती है। तो पर्सनैलिटी वाला जो पॉइंट है वो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हो गया। और सबसे जरूरी बात, ये पर्सनैलिटी वाला क्वेश्चन ही मोस्टली आप लोगों से 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो उसके ट्रेड्स पूछ लें, डायमेंशंस पूछ लें, या टाइप्स पूछ लें, सीजी जंक्स के अकॉर्डिंग पूछ लें, डब्ल्यू.एस. सर्डन्स के अकॉर्डिंग पूछ लें, या सिर्फ और सिर्फ टाइप्स पूछ सकते हैं पर्सनैलिटी के, जो कौन कौन से थे, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी। तो ये पॉइंट यहाँ क्लियर होने के साथ साथ आगे की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है हमारा, मोटिवेशन। मोटिवेशन बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, क्योंकि जब भी हम किसी भी एक्शन को अचीव करने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ फोर्स यूज़ हो रही है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोटिवेशन बोलते हैं। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक काम करने का जो प्रोसेस है उसको अचीव करने के लिए किसी भी एक्सटर्नल फोर्स या किसी भी अमाउंट ऑफ फोर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है बॉडी का एक साथ अप्लाई होती है, वो ही क्या कहलाया जाता है, आप लोगों का मोटिवेशन कहलाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मोटिवेशन के टाइप्स की। मोटिवेशन के टाइप्स जो है वो 2 तरीके के बताए हैं, एक है इंट्रिंसिक मोटिवेशन और दूसरा है आप लोगों का एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब जो इंटरनल आता है, जो इंट्रिंसिक हो, जो अपने अंदर से आ रहा है किसी भी पर्टिकुलर काम को करने का। और मुझे लगता है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो बेस्ट होता है इन कंपैरिजन ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। क्यों? क्योंकि इंट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर जो है वो हमारे अंदर पोटेंशियल होता है काम करने का। अगर हमारा मन है तो हम हो सकता है कि पहाड़ भी चढ़ जाए, और नहीं है तो बिल्कुल नहीं चढ़ेंगे। तो यही चीज़ है, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपको किसी भी काम को कंप्लीट कराने के लिए। दूसरा है वो है आप लोग का एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जो बाहर की तरफ से मिलता है, तो जैसे दूसरे लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, या आपके ऊपर टोंट कस रहे हैं, या आपको अवार्ड्स दे रहे हैं, या क्या है कि जैसे आपको आपके स्टेटस के बेसिस पर आपको क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये आपका क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। फिर से मैं कह रहा हूँ, बोला एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के मुकाबले इंट्रिंसिक मोटिवेशन ज़्यादा काम करता है हर इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ के अंदर। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि मतलब मोटिवेशन की टेक्निक्स क्या है। ये 3 नंबर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, मोटिवेशन का टाइप्स या मोटिवेशन की डेफिनेशन या मोटिवेशन की टेक्निक। तो ये भी यहाँ हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। तो सब टेक्निक्स की बात कर लेते हैं। एक क्या है कि गोल सेटिंग, एक तो गोल सेट करके रखो, साथ के साथ स्पेक्टेटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं कि जैसे बाहर मतलब एक्सटर्नल मेंबर्स जो है। पॉजिटिव एटीट्यूड इंट्रिंसिक के अंदर आ गया, क्योंकि आपका किस तरीके का एटीट्यूड है। कैश प्राइस एक्सट्रिंसिक में आ गया। सर्टिफिकेट, ट्रॉफीज, वो भी आप लोगों को क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, टेक्निक है वो। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, खुद से बात करना भी क्या है, मोटिवेशन का पार्ट है। वर्बल कमेंट्स, जो आप लोगों की स्लेजिंग वगैरह होती है, क्रिकेट के अंदर भी देखते हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्लेजिंग होगी उतनी प्लेयर जो है ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली, ठीक है ना। और प्रेज और ब्लेम्स, किसी को प्रेज करना है, ब्लेम करना है, भी मोटिवेशन का एक क्या बताया हुआ है, टेक्निक बताई हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है वो है आप लोगों का एक्सरसाइज एड्रेंस, रीजन टू एक्सरसाइज, बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आप लोगों से 3 नंबर में पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं एक्सरसाइज एड्रेंस, जो 2 पार्ट में यहाँ पर समझते हैं। एक्सरसाइज, जहाँ पर क्या है कि जब भी आप कोई भी वर्क परफॉर्म करते हो, जहाँ पर आप कैलोरीज क्या करते हो, बर्न करते हो, उसको हम लोग एक्सरसाइज बोलते हैं। एड्रेंस क्या होता है, टू स्टिक, मतलब कंटिन्यूस वर्क करना या उससे चिपक जाना। तो एक्सरसाइज एड्रेंस का मतलब क्या हो गया कि डेली पर्टिकुलर लाइफ के अंदर एक्सरसाइज या गोल को अचीव करते रहना ही, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सरसाइज एड्रेंस बोलेंगे। इसके बाद इसके रीजन्स क्या है, मतलब एक्सरसाइज के रीजन्स क्या क्या हो सकते हैं। सिंपल सी बात है, बोला से एक तो फिजिकल अपीयरेंस जो है वो क्या होती है, एनहेंस होती है, इंक्रीज होगी। जब अगर आप लगातार एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं तो फिजिकली फिट हो रहे हैं, साथ के साथ आप एनर्जी ज़्यादा फील करेंगे। रिस्क ऑफ डिसीज जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बॉडी वेट भी कंट्रोल होगा, साथ के साथ जो आपके हेल्थ है, ठीक है ना, वो लंबे टाइम तक क्या रहेगी, फिट रहेगी। और आपके सोशल रिलेशंस जो है वो भी क्या होंगे, इंप्रूव होंगे। क्यों? क्योंकि जब आप एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, दूसरे के इंटरेक्शंस में आते हैं, तो सोशल रिलेशंस जो है वो आपके इंक्रीज होंगे। इसके बाद इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं कि बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। हार्ट डिसीज जो है वो क्या होगी, रिड्यूस होंगी। मेमोरी जो होगी वो बूस्ट होगी, बहुत इंपॉर्टेंट। डिप्रेशंस भी रिड्यूस होगा, एंजाइटी कम होगी, स्ट्रेस कम होगा। साथ के साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस और बॉडी इमेज जो है वो भी क्या होगी, आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी।
अब इसी के साथ साथ जब हम लोगों ने रीजन्स और बेनिफिट्स की बात कर ली है, तो स्ट्रेटेजीज किस तरीके से आप लोग एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो। अगर आप लोगों को आदत नहीं है तो एक इन वाली स्ट्रेटेजीज को ध्यान में रखते हुए आप अपने एक शेड्यूल बना सकते हो एक्सरसाइज परफॉर्म करने का। तो वो क्या है कि स्टार्टिंग में आप कैसी रखें, एक्सरसाइज को सिंपल रखें। एक्सरसाइज मोस्टली जो है वो आप मॉर्निंग में भी परफॉर्म कर सकते हो, जरूरी नहीं है, बट एक गोल सेट रहता है, इंट्रेंसिक मोटिवेशन मिल जाता है मॉर्निंग में करनी एक्सरसाइज, क्योंकि शाम को इतना टाइम नहीं मिल पाता है। गोल सेट करना है कि अप्रोप्रिएट गोल करना है कि कितनी अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज करनी है, कितनी कैलोरीज बर्न करनी है। साथ के साथ इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, और कि अपनी प्रोग्रेस के बारे में आप लोग अवेयर रहें कि कितना आप लोगों ने वर्कआउट करा, कितनी कैलोरीज आप लोगों ने बर्न करनी है। तो ये होगी आपकी स्ट्रेटेजीज एक्सरसाइज की। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, वो है आप लोगों का मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 नंबर का टॉपिक है, ठीक है ना, ध्यान से सुन लेना। एग्रेशन, एग्रेशन क्या है? एक तरीके का बिहेवियर है जहां पर एक पर्सन जो दूसरे पर्सन को इंजरी पहुंचा सकता है, ठीक है ना, फिजिकली और साइकोलॉजिकली बेसिस पर। चाहे वो फिजिकली सामने वाले को हार्म पहुंचाना हो या साइकोलॉजिकल, मतलब अपने वर्ड्स या कमेंट के थ्रू सामने वाले को क्या पहुंचाना हो, हार्म पहुंचाना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रेशन बोलते हैं। अब एग्रेशन के कॉजेज क्या बताए हुए हैं? ये है, एक तो इनबॉर्न टेंडेंसी होती है, किसी के अंदर पैदाइशी होती है। साथ के साथ किसी के अंदर साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म होते हैं, तो जबरदस्ती करने के काम होते हैं। कुछ चाइल्ड रियरिंग, मतलब बच्चा रो रहा तो उस वजह से भी गुस्सा आ जाता है, और एक फ्रस्ट्रेशन, बोला अपने काम को लेकर अगर आप लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हो तो उसकी वजह से भी वही फ्रस्ट्रेशन जो है वो आपके एग्रेशन में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं एग्रेशन के टाइप्स की। बोला एग्रेशन के टाइप्स जो है वो 3 टाइप्स बताए हुए हैं, हॉस्टाइल, इंस्ट्रूमेंटल और असर्टिव बिहेवियर। बहुत ही सिंपल से वे में जल्दी से खत्म कर देते हैं। हॉस्टाइल एग्रेशन क्या है? हॉस्टाइल एग्रेशन का मतलब है कि जब हम सामने वाले को जानबूझकर फिजिकली या साइकोलॉजिकल हार्म पहुंचाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉस्टाइल एग्रेशन बोलते हैं। इसके अंदर हमारा किसी भी तरीके का गोल अचीव करने का मकसद नहीं होता है, बट इसके अंदर जो हमारा टारगेट है वो सामने वाले को हार्म पहुंचाने का टारगेट है। तो जैसा आप लोग एक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे फुटबॉल के अंदर अगर हम बॉल को टैकल ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ सामने वाले को क्या करते हैं? पंच कर दें या किक करते हैं, तो वो क्या कहलाया जाएगा? आपका हॉस्टाइल एग्रेशन कहलाया जाएगा। दूसरा है वो है आप लोग का इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। क्यों? इसके अंदर हॉस्टाइल एग्रेशन से बिल्कुल डिफरेंट है, अपोजिट है। यहाँ पर हमारा जो गोल है, जो हमारा अचीव जो करना चाहते हैं, वो हम अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, जिसकी वजह से बाय चांस सामने वाले को इंजरी हो जाती है, बाय चांस किक लग जाए या क्या हो जाए कि से पंच हो जाए। या एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ कि बॉक्सिंग के अंदर 2 मेंबर लड़ रहे हैं, तो दोनों मेंबर का मेन गोल क्या है? से जीतना। तो जानबूझ का तो हर्ट नहीं करे, बट हाँ कभी कभी जानबूझ का होता है, बट वो अपने आप को जिताने के लिए एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं? पंच कर रहे होते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन बोलते हैं, जहाँ पर प्राइमरी जो है वो क्या है? हमारा गोल, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे होते हैं? फाइट कर रहे होते हैं, तो उसको इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन बोला जाता है। तीसरा है वो है आप लोग असर्टिव बिहेवियर। असर्टिव बिहेवियर के अंदर हम लोग फिजिकली हार्म नहीं पहुंचाते हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकली, मतलब अपने वर्ड्स के थ्रू सामने वाले को क्या पहुंचा रहे हैं? हार्म पहुंचा रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो क्रिकेट के अंदर स्लेजिंग वगैरह होती है, तो ये आपका असर्टिव बिहेवियर के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये तीनों टाइप्स जो हैं वो आप लोग के कंप्लीट हो गए। इसके साथ साथ हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आप लोग का साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट इन स्पोर्ट्स की वजह से क्या क्या साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स रहे स्पोर्ट्स के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है आप लोग का सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम क्या है? कि वजह से आप किस तरीके की वैल्यू और रेस्पेक्ट रखते हैं अपने बारे में, उसको हम लोग सेल्फ एस्टीम बोलते हैं। मतलब कि वजह से अपने, मतलब सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है उससे आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा, बट आप अपने बारे में किस तरीके के मतलब विचार या किस तरीके के ओपिनियन रखते हैं, किस तरीके के थॉट रखते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ एस्टीम बोलते हैं। नेक्स्ट है वो है आप लोग का मेंटल इमेजरी। मेंटल इमेजरी का मतलब होता है कि बोला से एनवायरनमेंट के हिसाब से, कि बोला से किस तरीके का माइंड जो है, या अपने माइंड के अंदर आप लोगों ने किस तरीके की पिक्चर जो है वो क्रिएट करी हुई है अपने आप को लेकर, कि बोला से आप कितना मेंटली इमेजिन हो, बोले से आप कितना आगे की तरफ मूव ऑन करना चाहते हो, कितना आगे की तरफ बढ़ना चाहते हो, क्या इमेज आप लोगों ने क्रिएट करी हुई है, मतलब जिसकी वजह से लोगों के ताने आपके ऊपर इम्पैक्ट ना डालें, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेंटल इमेजरी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वो है आप लोगों का सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके इंट्रेंसिक मोटिवेशन के लिए, क्यों से अगर आप लगातार अपने से या अपने बारे में बात कर रहे हो अपने आप से ही, तो वो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करता है, साथ के साथ आपकी सेल्फ स्टीम को भी इम्प्रूव करता है, आपके मेंटल इमेजरी को भी क्या करेगा? इम्प्रूव करेगा। तो सेल्फ टॉक भी जो है कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के अंदर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट का काम करता है, कि वजह से मतलब अगर परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, तो अगर आप अपने आप से बात कर रहे हो, अपने आप से मतलब चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हो कि किस तरीके से आपको स्कोर अचीव करना है, किस तरीके से गेम को जिताना है, तो बात करते हुए क्या होगी? आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। तो वो सेल्फ टॉक भी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपका किसके अंदर? स्पोर्ट के अंदर। नेक्स्ट और लास्ट
पॉइंट जो है वो है आप लोगों का गोल सेटिंग। गोल सेटिंग के अंदर क्या बोला जाए, जब आप किसी भी पर्टिकुलर वर्क को अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करते हो, गोल सेट करते हो, मतलब गोल बनाकर रखते हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गोल सेटिंग बोलते हैं। तो स्पोर्ट्स के अंदर भी यही है, मतलब जब आप स्पोर्ट्स खेलना स्टार्ट करते हो तो आप लोगों ने सोचा होगा कि मतलब मुझे यहाँ पहुँचना, तो वो आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही तो गोल बनाया होगा, प्लस आपको नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर खेलना है, तो वो चीज़ें जो है वो आप स्टार्टिंग में ही जो बनाकर चलते हैं, अपना गोल जो सेट कर चलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गोल सेटिंग बोलते हैं। बट स्पोर्ट्स के दौरान कभी कभी चीज़ें जो है वो एट ए टाइम या ऑन ग्राउंड भी ये चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, सेट करते हैं कि जैसा आपको कितने ओवर में रन चेस करना है, या कितनी जल्दी मैच जीतना है, कितने पॉइंट से जीतना, वो सारी चीज़ें आप लोग ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन भी क्या करते हैं, गोल सेट करते हैं। तो ये पॉइंट्स जो हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स आप लोगों के यहीं खत्म होते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कि मतलब किस तरीके के एमसीक्यू और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है आप लोगों से पिछले सालों में पूछे गए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आप लोग का, विच ऑप्शन कैन बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग अबाउट बिग 5 थ्योरीज। कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो गलत बताया गया है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मतलब 5 थ्योरीज के अंदर नहीं आता है, वो है आप लोगों का इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट हम लोगों ने पढ़ाई नहीं है, मतलब बाकी तीनों जो पॉइंट है वो आप लोगों के थ्योरीज के अंदर आते आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है वो है आप लोगों का, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फॉर पीपल हु शो न्यूरोटिज्म। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो है आप लोगों का बी, इमोशनल इनस्टेबिलिटी। नेक्स्ट है वो है, सेल्फ टॉक रेफर्स टू आवर डैश कंसिस्टिंग ऑफ स्टेटमेंट वी से टू आवर सेल्फ इधर इन आवर माइंड और आउट लाउड। तो इसका जल्दी से आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दें। तो चलते हैं आगे की तरफ, वो है आप लोग का फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन के आंसर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में देने वाले हैं। बस मैं एक का आंसर दे देता हूँ यहाँ पर जल्दी से, ताकि आपका एक कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल फिफ्थ वाले क्वेश्चन को हम लोग ले रहे हैं, ए बॉलर थ्रोइंग अ बाउंसर टू डेलिबरेटली इंजर्ड द बैट्समैन और टू शेक अप हिज कंसंट्रेशन कम्स अंडर। किसके अंडर में आएगा, हॉस्टाइल में, इंस्ट्रूमेंटल में? क्योंकि मैंने बताया था कि जो बॉलर है वो जानबूझकर बॉल मतलब बाउंसर डालना चाहता है ताकि उसका कंसंट्रेशन जो है वो मतलब वो हो जाए, मतलब इंजरी नहीं पहुंचाना चाहता, बट उसके कंसंट्रेशन को क्या करना चाहता है, चेंज करना चाहता है ताकि वो जल्दी से आउट हो जाए। तो वो किस मारा है, उसके गोल मारा है, तो इसलिए उसको हम लोग किस में रखेंगे, इंस्ट्रूमेंटल के अंदर रखेंगे। तो इसका ऑप्शन हो गया इंस्ट्रूमेंटल। और बाकी फोर्थ और फिफ्थ का आंसर आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में दें। तो इसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर किस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। मैंने टॉपिक समझाते हुए भी आप लोगों को बताया था, साथ के साथ यहाँ पर भी मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों से बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। इनके आंसर्स आप लोग अपनी नोटबुक के अंदर मेंशन करेंगे, और साथ के साथ कोई टॉपिक अगर आप लोगों को दोबारा से समझना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, और साथ के साथ हमारी वीडियो को भी लाइक कर दें। और चलते हैं आगे की तरफ, लास्ट यूनिट नंबर 10, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स की तरफ। नेक्स्ट और लास्ट यूनिट 10, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, जो बोर्ड एग्जाम्स में आपसे 9 मार्क्स में पूछी जाती है। और सबसे ज़रूरी बात, 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी इस वाली यूनिट से आप लोगों से बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 10, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स के साथ। तो सबसे पहला टॉपिक है इसके अंदर, कॉन्सेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स। बट सबसे पहले हम लोग समझते हैं टैलेंट आइडेंटिफिकेशन क्या है। मतलब कि सिंपल सी बात है कि किसी भी पर्टिकुलर मेंबर का फ्यूचर कैपेसिटी को क्या करना, प्रेडिक्ट करना, उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। अब इसके अंदर 2-4 बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात कि वैसे एक तो आप लोगों को टैलेंट आइडेंटिफाई जो है वो जल्दी से नहीं करना है, मतलब 3 से 6 साल के बीच में अगर आप लोग पहले से सोचने लगो वैसे ये वो जाकर बन जाएगा, नहीं, वो गलत होगा। साथ के साथ मतलब कि एज लिमिटेशन या एक एज क्राइटेरिया, मतलब 7 साल या 9 साल के बाद आप लोग जो है किसी भी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन का जो है वो आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, वो बता सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं उसके फ्यूचर को। तो वो चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आप लोगों का की कंपोनेंट्स टू आइडेंटिफाई टैलेंट इन स्पोर्ट्स। मतलब कौन कौन से की कंपोनेंट्स आप लोग इन्वॉल्व करोगे किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। सबसे पहला है वो आप लोग का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, साथ के साथ साइकोलॉजिकल कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, हेल्थ एंड हेरिडिटी। मतलब कि फिजिकल भी ध्यान रखना है, साइकोलॉजिकल भी ध्यान रखना है, उसकी हेल्थ को भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि बोले ये चीज़ आप लोगों ने देखी नहीं है और उसके टैलेंट को क्या कर लिया आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर दिया, बोले फ्यूचर में ये बन जाएगा। तो ये की कंपोनेंट्स हैं जो आपको अपने ध्यान में रखनी है। साथ के साथ आप लोगों को फिजियोलॉजिकल भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। और क्या है कि मोटर फिटनेस टेस्ट भी आप लोगों को उनसे जो है परफॉर्म कराते रहने हैं, और उनके बेसिस पे जो भी टेस्ट उन्होंने परफॉर्म करा उसके रिकॉर्ड के बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई करने में जो है वो क्या होगा, हेल्प होगा। नेक्स्ट पॉइंट है वो है आप लोगों का टैलेंट डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स। मतलब किस तरीके से जो है टैलेंट जो है वो डेवलप हो सकता है स्पोर्ट्स के अंदर। तो वो क्या है कि आप लोगों को पता है कि टैलेंट डेवलपमेंट इंडिया के अंदर जो है वो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन हो तभी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बहुत कम मिलती हैं। यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स जो है बहुत ज़्यादा हैं, इसी के साथ साथ नंबर ऑफ प्लेयर्स भी क्या है बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए
अपॉर्चुनिटीज़ के बेसिस पर ही हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर किस किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिल सकती हैं, तो ये 2 स्कीम यहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू बताई गई हैं। तो जो आप लोग बिफोर अडल्ट जो है, एडोलसेंस एज में ही जो है, इसमें अपने आप को पार्टिसिपेट करते हुए अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हो, बोला कितने आप लोग टैलेंटेड हो या कितने नहीं हो। तो सबसे पहली जो स्कीम है जो गवर्नमेंट के थ्रू चलाई गई है, वो है आप लोगों का स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप स्कीम, जो 1970-71 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। जो यंग बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेकेंडरी लेवल पर जो है वो क्या कराई जाती है, ऑर्गेनाइज कराई जाती है। साथ के साथ खेलो इंडिया प्रोग्राम भी जो है, ये भी आप लोगों का गर्ल्स और बॉयज़ के लिए डिफरेंट गेम्स के अंदर परफॉर्म कराया जाता है, ठीक है ना। तो जो सबसे पहले 2018 में न्यू दिल्ली के अंदर क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था, और उसका इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी जी ने करा था, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आप लोगों का टैलेंट डेवलपमेंट प्रोसेस, मतलब क्यों से जो आप लोग टैलेंट डेवलपमेंट करा रहे हो उसका किस तरीके का प्रोसेस होगा, किस किस तरीके से आप लोग उनका डेवलपमेंट करा सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट है टैलेंट डिटेक्शन। इन केस अगर कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो किसी भी पर्टिकुलर गेम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो उसको आप लोग क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो, अदर मेंबर्स को क्या कर सकते हो, वहाँ पर चांसेस दे सकते हो। दूसरा है आप लोगों का टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, वो आप लोगों को पता ही है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बोले सर अर्लियर एज में ही जो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का, उसको इलाइट परफॉर्मर बनाने के लिए किस में, फ्यूचर में। उसके बाद आता है आप लोगों का टैलेंट डेवलपमेंट, मतलब किस तरीके से आप उसके टैलेंट को डेवलप कर रहे हो, किस किस तरीके से उसे अपॉर्चुनिटीज़ कराए, मतलब क्रिएट कर रहे हो एनवायरनमेंट के हिसाब से, मतलब कौन कौन सी स्कीम के अंदर, या उसके पोटेंशियल के हिसाब से उसको पार्टिसिपेट कितने अमाउंट ऑफ गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करा रहे हो। सेम है आप लोगों का टैलेंट सिलेक्शन की वजह से, आपका सिलेक्शन इंडिविजुअल एथलीट्स का की वजह से किस तरीके से वो किस लेवल पर किस तरीके का परफॉर्म करते हैं। अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उन्हें और अच्छे लेवल प्रोवाइड कराइए, अगर नहीं करते हैं तो सिंपल सी बात है मतलब और अलग मेंबर्स को क्या दें, आप लोग चांसेस दे सकते हैं। तो इसलिए सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो आप लोगों का टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस में जो है वो पार्ट प्ले करता है। नेक्स्ट है वो है आप लोगों का कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, बोला ट्रेनिंग सिंपल सी बात है, बोला से एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, साइंटिफिक और सिस्टमेटिक वे में अपनी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को क्या करना, अचीव करना। तो उसके लिए आपको डे बाय डे ट्रेनिंग करनी होती है, ईयर बाय ईयर जो वो ट्रेन करनी होती है। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो है वो 3 कॉन्सेप्ट में आप लोग ये डिफाइन करी है। वो कौन सी है, आपकी प्रिपरेटरी पार्ट, कंपटीशन पार्ट, और कौन सा आप लोगों का ट्रांजिशनल पार्ट। तो इसी पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं आगे की तरफ। तो सबसे पहली बात के लो से स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो है वो प्रोग्रेसिव वे है, किसका, आपकी परफॉर्मेंस का। क्योंकि बोले से इसको हम लोग 3 साइकिल में क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। क्योंकि से वो इस तरीके की होती है, सबसे पहले क्या आप लोग की माइक्रो साइकिल, उसके बाद आप लोग की मीसो साइकिल, और क्या होती है, मैक्रो साइकिल। माइक्रो साइकिल जो छोटी साइकिल होती है जिसमें आप लोग 1 to 7 डेज जो है अपने आप को ट्रेन करते हो। मीसो साइकिल में 1 to 6 वीक्स आप लोग क्या करते हो, ट्रेन कर रहे होते हो, वर्कआउट कर रहे होते हो। मैक्रो साइकिल जो है वो लगातार 1 साल जब आप अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज या किसी भी गेम से रिलेटेड वर्क कर रहे होते हो, तो वो किसके अंदर आएगा, आपका मैक्रो साइकिल के अंदर आएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के प्रिंसिपल्स की, बोला क्या क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, किस किस तरीके से आप ट्रेनिंग मतलब परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहली बात बोले एक तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, दूसरा स्पेसिफिक और साइंटिफिक ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये नहीं है कि लगातार बेवजह आप लोग एक्टिविटीज़ में परफॉर्म कर रहे हो। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने चाहिए, मतलब उनकी पोटेंशियल के हिसाब से ट्रेनिंग करानी चाहिए कि वैसे उनका पोटेंशियल कितना, मेल्स फीमेल्स के लिए अलग होनी चाहिए। रेस्ट और रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं लगातार ही आप लोग क्या कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, तो बीच बीच में रेस्ट और साथ के साथ रिकवरी भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। प्रोग्रेशन है, वार्मिंग अप और लिम्बरिंग डाउन, और साथ के साथ लोड और अडेप्टेशन भी जो है वो किसके, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आप लोगों का टाइप्स एंड मेथड टू डेवलप फिजिकल कंपोनेंट्स। और फिजिकल कंपोनेंट्स एक एक करके हम लोग बात करेंगे, जैसा मैंने और चैप्टर्स में आप लोगों को बताया। फिजिकल कंपोनेंट्स कौन से हैं, आपके स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, और क्या है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। तो इनके मतलब किस किस तरीके से हम इनको डेवलप कर सकते हैं, तो यहाँ पर इनके टाइप्स और मेथड हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि से आपकी मसल्स की एबिलिटी जो ओवरकम करती है किसकी, रेजिस्टेंस को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं। साथ के साथ इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्ट्रेंथ के टाइप्स की। स्ट्रेंथ के टाइप्स जो है वो 2 बताए हुए हैं, एक क्या है आप लोग का स्टैटिक स्ट्रेंथ, और दूसरा क्या है आपका डायनामिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ जो है वो एबिलिटी एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस फ्रॉम सिंगल और वन पोजीशन, एक ही पोजीशन से अगर आप किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक स्ट्रेंथ बोलेंगे। एग्जांपल क्या है, पुशिंग अ वॉल या हेड स्टैंड भी क्या है आपका स्टैटिक स्ट्रेंथ का एग्जांपल है। दूसरा क्या है आप लोगों का डायनामिक स्ट्रेंथ, इसके भी 3 टाइप्स बताए हुए हैं। डायनामिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है जिस भी
ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में हो, उसके ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो होता है आप लोगों का डायनामिक स्ट्रेंथ। तो डायनामिक स्ट्रेंथ के टाइप्स हम लोग यहाँ पर जल्दी से समझ लेते हैं। तो सबसे पहला डायनामिक स्ट्रेंथ का टाइप है वो है आप लोगों का मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मतलब कि जहाँ पर आपकी बॉडी की जो एबिलिटी है वो वर्क कर रही है अगेंस्ट मैक्सिमम रजिस्टेंस, जहाँ पर आप ज़्यादा पोटेंशियल, ज़्यादा पावर अप्लाई कर रहे हो किसी भी वेट को कैरी करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा अमाउंट में फोर्स अप्लाई करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ बोलते हैं। दूसरा है आप लोग का एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, क्योंकि जहाँ पर आपकी मसल्स की एबिलिटी जो है वो क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में नंबर ऑफ रेपिटेशन जो है ज़्यादा परफॉर्म कर रही होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। ठीक है ना, ये मोस्टली जंपिंग और रनिंग एक्टिविटीज़ में हम लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, और साथ के साथ स्ट्रेंथ जो है वो आप लोगों का किस में, डायनोमीटर में क्या है वो आपका मेज़र करा जाता है। तो ये चीज़ भी आप लोग एक नंबर में नोट कर लेना। इसके बाद तीसरा जो डायनामिक का टाइप है वो क्या है आप लोगों का, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस जहाँ पर स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों की ही रिक्वायरमेंट होती है लगभग, या ज़्यादातर मोस्टली लॉन्ग डिस्टेंस से स्विमिंग या रोड साइकिलिंग के अंदर इसको हम लोगों को रिक्वायरमेंट होती है, और इसी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को हम लोग स्टेमिना नाम से भी जानते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाला है किस तरीके से हम अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो कुछ टेक्निक्स बताई हुई हैं, साथ के साथ उनकी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की भी हम लोग यहाँ पर बात करते हुए चलेंगे। सबसे पहली जो मेथड है वो क्या है, वो है आप लोग का आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। क्लास आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जो है वो आपकी हेडलिंगर और म्यूलर 1953 में इन्वेंट करी गई थी इनके द्वारा। साथ के साथ ये जो एक्सरसाइज है इनके अंदर इनकी जो शेप और साइज रहती है वो सेम रहती है, लेंथ सेम रहती है, इनके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी चेंजेस आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस बोलेंगे। जब आप कोई भी वर्कआउट वगैरह कर रहे हो तो जहाँ पर आपके मसल साइज या बॉडी मूवमेंट नहीं हो रहा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमेट्रिक। फॉर एग्जांपल पुशिंग अ वॉल या आर्म रेसलिंग या हेड स्टैंड, इसके अंदर जितने भी एग्जांपल्स हैं ये किसके हैं, आइसोमेट्रिक के हैं। इसके एडवांटेजेस जो है, इक्विवेलेंस है, इसको कहीं भी आप लोग परफॉर्म कर सकते हो। इक्विपमेंट की कम रिक्वायरमेंट होती है, साथ के साथ ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई हो जाता है, और क्या है इक्विवेलेंस है इसके अंदर मतलब कम डेज के बाद जो है इसके अंदर इंटरेस्ट आना जो है वो आप लोगों का ख़त्म हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड जो है वो है आप लोगों का आइसोटोनिक एक्सरसाइज। आइसोटोनिक एक्सरसाइज जो है डियो लॉर्म ने 1954 में डेवलप करी थी, और ये एक्सरसाइज जो है वो सिंपल सी बात है कि इसके अंदर मूवमेंट डायरेक्टली आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसकी वजह से मतलब इनकी मसल्स के शेप और साइज में क्या होंगे, आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। साथ के साथ बोला से इनके अंदर जो है वो वर्क जो है एक्सरसाइज के थ्रू हो रहा होता है, जिस वजह से ही क्या होती है आपकी शेप और साइज क्या होती है, मसल्स की चेंज होती हैं। और इसके एग्जांपल दिए हुए हैं, जंपिंग, रनिंग, लिफ्टिंग वेट जो है वो आइसोटोनिक एक्सरसाइज के एग्जांपल्स हैं। एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस हैं कि डायनामिक स्ट्रेंथ को डेवलप करती है, साथ के साथ ये जो है वो आपके स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को भी क्या करती है, एक साथ डेवलप करने का काम करती है आपके आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। और डिसएडवांटेजेस जो है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन, इंजरीज होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, और साथ के साथ कभी कभी इसके अंदर इक्विपमेंट्स की भी क्या हो जाती है, रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। इसके बाद लास्ट जो वो मेथड है आपका किसका, स्ट्रेंथ का, उसको डेवलप करने का, इंप्रूव करने का, वो है आप लोगों का आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। वो इसके अंदर क्या है, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज जो है वो जे पेरिनी ने 1968 में डेवलप करी थी। ये जितनी भी एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को बताई हैं, चाहे वो आइसोमेट्रिक है, आइसोटोनिक है, आइसोकाइनेटिक है, किसने कौन से ईयर में डेवलप करी थी, ये एक नंबर में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए नोटबुक में लिखते हुए चलना। ठीक है, साथ के साथ इसके अंदर जो है वो मैक्सिमम रेंज ऑफ मूवमेंट जो है वो आपको कांस्टेंट स्पीड के साथ देखने को मिलेगी। और आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज जो है ना वो पर्टिकुलर मशीन्स के ऊपर ही हम लोग क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट जो है वो हमारी पर्टिकुलर मसल्स के ऊपर ही देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल स्विमिंग, साइकिलिंग और वेट ट्रेनिंग, इसके एग्जांपल दिए हुए हैं आइसोकाइनेटिक के। अब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। एडवांटेजेस क्या है, एक्यूलेस इसके अंदर डायनामिक और स्टैटिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या होंगी, डेवलप होंगी दोनों की दोनों, और एंडोरेंस भी क्या होगा आपकी स्ट्रेंथ के साथ साथ इंप्रूव होगा। अब इसके अंदर इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, कभी कभी सेम चीज़, मतलब अगर आप पर्टिकुलर मसल्स को ट्रेन करना चाहते हो तो इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो इसकी डिसएडवांटेज है। साथ के साथ की वजह से आपको कोच के अंडर में भी क्या करोगे, परफॉर्म करोगे। अगर कोच के अंडर में परफॉर्म नहीं करोगे तो इंजरीज के चांसेस जो है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है वो है आप लोगों का टाइप्स एंड मेथड्स टू डेवलप स्पीड। अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं स्पीड के टाइप्स और उसके मेथड, किस तरीके से हम उसको डेवलप कर सकते हैं। तो स्पीड का मतलब क्या है, स्पीड क्या है, एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट एट ए फास्टर रेट। किसी भी काम को अगर हम फास्टर रेट पर परफॉर्म कर रहे हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। अब इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है इसका रिएक्शन एबिलिटी, मतलब जो आप किसी भी पर्टिकुलर वर्क को, ठीक है ना, क्विकली
और इफिशिएंटली मतलब एक्शन कर रहे हो जिसका सिग्नल आप लोगों को पता हो ना भी पता हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन एबिलिटी बोलते हैं। इसके दो टाइप्स बताए हुए हैं, सिंपल रिएक्शन एबिलिटी जहां पर आप लोगों को सिग्नल के बारे में पता होता, उसके बाद आप अपनी बॉडी को क्या करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो। और दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी, जहां पर आपको सिग्नल के बारे में नहीं पता होता उसके बाद अपनी बॉडी को क्या कर रहे होते हो, रिस्पॉन्ड कर रहे होते हो। इसके बाद नेक्स्ट टाइप जो है वो है आप लोग का एक्सीलरेशन एबिलिटी। एक्सीलरेशन एबिलिटी है कि वैसे मैक्सिमम स्पीड जो हम लोग अचीव करते हैं एक स्टेशनरी पॉइंट से, ठीक है ना, मतलब एक स्पीड गेन करने के लिए जो भी फॉर एग्जांपल जो इतने भी शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस हैं वो एक्सीलरेशन एबिलिटी के ऊपर वर्क करते हैं। उनका एक टाइप है कि अगर वो यहाँ से रन कर रहे हैं तो एक स्टैटिक पोजीशन होगी, इसके बाद जो एक साथ वो स्पीड अचीव कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन एबिलिटी बोलते हैं। और ये मेनली डिपेंड होती है आपकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के ऊपर। नेक्स्ट है वो है आप लोगों का मूवमेंट स्पीड या स्पीड ऑफ मूवमेंट। ये आपकी एबिलिटी उस वर्क को या किसी भी पर्टिकुलर वर्क को कम से कम टाइम में अचीव करने की जो एबिलिटी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूवमेंट स्पीड बोलते हैं। और ये मेनली डिपेंड है आपकी स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव और एक्सप्लोसिव एबिलिटीज़ के ऊपर, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लोकोमोटर एबिलिटी होता है, एबिलिटी टू मेंटेन मैक्सिमम स्पीड फॉर मैक्सिमम टाइम और डिस्टेंस। क्यों से लंबे टाइम तक या ज़्यादा टाइम तक जो हम मैक्सिमम स्पीड जो है क्या मेंटेन करके चल रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकोमोटर एबिलिटी बोलते हैं। एंड देन लास्ट में आता है आप लोग का स्पीड एंड्योरेंस, जहाँ पर स्पीड और एंड्योरेंस की आप लोगों को दोनों की रिक्वायरमेंट होती है ताकि आपकी बॉडी जो है वो फटीग फील ना करे, उसको हम लोग बोलेंगे स्पीड एंड्योरेंस। इसके बाद इसके मेथड्स की बात कर लेते हैं, मतलब किस तरीके से हम अपनी स्पीड को डेवलप कर सकते हैं। उसको दो तरीके बताए हुए हैं। एक है आप लोग का एक्सीलरेशन रन, क्यों से अपनी बॉडी को एक स्टेशनरी पॉइंट से एक्सीलेट करना, नंबर ऑफ रेपिटेशंस लगातार परफॉर्म करते रहना। 100 मीटर या 200 मीटर की जो हम लोग स्प्रिंट लगाते हैं वो क्या कहा जाता है, वो आप लोग का एक्सीलरेशन रन कहा जाता है। तो उसके बेसिस पर हम अपनी स्पीड को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। दूसरा है वो है आप लोग का पेसन, क्यों पेसन मतलब एक कॉन्स्टेंट लगातार एक ही पेस पर आप अपनी बॉडी को रन कराते रहते हो, ठीक है ना, तो उसके बेसिस पे ही हम लोग अपनी स्पीड को क्या कर लेंगे, डेवलप कर लेंगे। तो ये दो मेथड्स इसके आप लोगों के स्पीड को डेवलप करने के बताए हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आप लोगों का टाइप्स एंड मेथड्स टू डेवलप एंडोरेंस। क्यों से एंडोरेंस के टाइप्स और उसके मेथड्स किस तरीके से हम उसको डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एंडोरेंस, एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटी अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। क्यों से आपकी वो एबिलिटी, बॉडी का पोटेंशियल जो आप फटीग कंडीशन या थकान में भी क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्योरेंस, या सिंपल से वे में स्टेमिना, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं इसके टाइप्स जो है दो पार्ट में बताए हुए हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है आप लोगों का टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एक्टिविटी, नेचर के अकॉर्डिंग। तो वो क्या है, नेचर के अकॉर्डिंग भी टाइप्स जो है डिफाइन करे हुए हैं। सबसे पहला है बेसिक, या इसको हम लोग एरोबिक एंड्योरेंस भी बोलते हैं, जो मेनली क्या है, जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ मसल्स जो होती हैं इन्वॉल्व होती हैं, और साथ के साथ इसको हम लोग स्लो पेस पर लंबे टाइम तक क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिक एंड्योरेंस बोलेंगे। इसके बाद जो दूसरा है आप लोगों का जनरल एंड्योरेंस। जनरल एंड्योरेंस मतलब क्यों सा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते रहना विदाउट गेटिंग टायर्ड, उसको बोला जाता है जनरल एंड्योरेंस, ठीक है। मतलब लंबे टाइम तक अगर आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो और आपकी एक्टिविटी मतलब आपकी बॉडी जो है वो फटीग फील नहीं कर रही है, टायर्ड फील नहीं कर रही है, तो उसको बोलेंगे जनरल एंड्योरेंस। लास्ट है वो है आप लोग का स्पेसिफिक एंड्योरेंस, मतलब पर्टिकुलर किसी भी गेम से रिलेटेड, जिसके भी आप प्लेयर हो उसी से रिलेटेड क्या करना, वर्कआउट करना। क्यों से जहाँ पर भी आपकी बॉडी जो है, आपकी बॉडी की एबिलिटी जो है कि उस लगातार वर्क परफॉर्म कर रही है, टायर्ड फील नहीं कर रही, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक एंड्योरेंस बोलेंगे। इसके बाद जो है वो एंड्योरेंस के टाइप्स जो हैं वो आपके ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो है डिफाइन करे हुए हैं। क्यों से यहाँ पर टाइम लिमिटेशंस बताई गई हैं, बोला से इस हिसाब से अगर आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो इस हिसाब से आपका एंड्योरेंस जो है वो इस तरीके से क्या होगा, कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहला जो एंड्योरेंस का टाइप्स है वो क्या है, स्पीड एंड्योरेंस। तो स्पीड एंड्योरेंस के अंदर क्या है, बोला से आपकी बॉडी की एबिलिटी जो कम से कम 45 सेकंड में किसी भी पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट कर रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड एंड्योरेंस, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपकी बॉडी को पावर और कैपेसिटी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस के अंदर टाइम लिमिटेशन जो 45 सेकंड से 2 मिनट के बीच में हो जाती है। तो जिस भी एक्टिविटी को आप 45 सेकंड से 2 मिनट के बीच में परफॉर्म कर रहे हो उसको हम लोग शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस बोलेंगे। देन है आप लोग का मिडिल टर्म एंड्योरेंस, जो टाइम ड्यूरेशन क्या है 2 से 11 मिनट, जिसके अंदर आपकी बॉडी के लिए एंड्योरेंस और स्पीड की भी रिक्वायरमेंट होती है। मतलब जहाँ पर आपका टाइम लिमिटेशन बढ़ जाता है तो वर्कआउट की स्पीड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो एंड्योरेंस के साथ साथ स्पीड की भी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और लास्ट जो टाइप है वो है आप लोग का लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस, जहाँ पर
किसी भी एक्टिविटी का जो टाइम ड्यूरेशन है वो मोर देन 11 मिनट्स होगा। फॉर एग्जांपल क्रॉस कंट्री रनिंग या आप लोग की मैराथन रेसेज या क्रॉस कंट्री साइकिलिंग, तो इसके अंदर जो आप लोग मतलब टाइप है वो कौन सा यूज़ होता है, लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस का होता है, जहाँ पर टाइम लिमिटेशन जो है वो मोर देन 11 मिनट्स है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसके मेथड्स की, बोला किस तरीके से हम इनको इंप्रूव कर सकते हैं, किसको, एंड्योरेंस को। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है आप लोगों का कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। मतलब किसी भी पर्टिकुलर वर्क को अगर आप लोग कंटिन्यू वे में क्या कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी थकान के, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड बोलते हैं। और कम से कम उस कंटिन्यूटी का जो ड्यूरेशन है वो कम से कम कितना होना चाहिए, 30 मिनट होना चाहिए। और कम से कम आप एक वीक में 1 या 2 बार भी इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हो। तो इस बेसिस पे आपका एंड्योरेंस जो होगा वो क्या होगा, डेवलप होगा। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए हुए हैं। तो एडवांटेजेस जो है वो क्या है कि वैसे एक तो मसल्स के अंदर जो है ग्लाइकोजन क्या होगा, इंक्रीज होगा, और साथ के साथ जो आपकी हार्ट और लंग्स की जो एफिशिएंसी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। डिसएडवांटेज क्या है कि वैसे जो लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस हैं वो उसके अंदर ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो टाइम अगर आपके पास कम है तो आप कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड नहीं कर सकते। साथ के साथ इसके अंदर प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होती है आप लोगों को अपने मतलब किसको, बॉडी को रिकवर करने के लिए, या ताकि आप ज़्यादा बोर ना हो। तो उसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ एक्सरसाइज जो है या डिफरेंट नंबर ऑफ वर्कआउट्स भी जो है आप लोग इसके अंदर मेंशन मतलब ऐड कर सकते हो। मोर देन 30 मिनट्स होने चाहिए, बट ये याद रखना। साथ के साथ सेकंड मेथड जो है वो है आप लोग का इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, जहाँ पर आप किसी भी वर्कआउट को जो है वो क्या करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं, देन रेस्ट वर्कआउट। मतलब जहाँ पर टाइम फेस पर आपकी बॉडी को क्या मिलता रहता है, रेस्ट मिलता रहता है। जब भी आप लोग वर्कआउट करते हो तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। अब ये जो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड जो है ये आपकी बिकिला ने 1920 में इंट्रोड्यूस करी थी। तो एक नंबर में इसको मेंशन कर लेना। एडवांटेजेस क्या है कि बोले इसके अंदर हम लोग ज़्यादा वर्कआउट्स परफॉर्म कर सकते हैं। साथ के साथ इसके नंबर ऑफ डेज जो है मतलब कम डेज में हम ज़्यादा एंड्योरेंस को क्या कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। साथ के साथ डिसएडवांटेजेस, चांसेस इंजरीज के चांसेस बढ़ जाएंगे, और साथ के साथ हार्ट डिसीजेस जो हैं वो भी आपकी बॉडी के अंदर हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो तेजी से ऊपर की तरफ क्या होता है, इंक्रीज होता है। लास्ट मेथड जो बताया हुआ है वो है आप लोगों का एंड्योरेंस का फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड, जो क्या है वो आप लोगों का किसका, कंटिन्यूस और इंटरवल का क्या है, बिल्कुल कंबाइन है। जो एक स्वीडिश वर्ड से मिलकर बना फार्टलेग, जिसका मीनिंग क्या है, स्पीड एंड प्ले। एक नंबर में इसको नोट कर लेना। साथ के साथ ये जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो किसने, एस्ट्रैंड एंड गोस्टा होल्मर ने इसको इंट्रोड्यूस करा है। और सबसे ज़रूरी बात कि बोले से इस एक्टिविटी का जो ड्यूरेशन है वो कम से कम 1 और 2 आवर्स का होना चाहिए, और कम से कम एक हफ्ते में एक बार आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हो। कि वजह से कंटिन्यू भी, और साथ के साथ उस बीच में रेस्ट भी हो। कि वजह से जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कि वजह से अगर आप लोग हिली एरियाज़ पे जाओ जहाँ पर ट्रैकिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पर फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड जो है वो आपका पार्ट प्ले करता है आपके एंड्योरेंस को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस जो है, इसके अंदर इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। साथ के साथ ये जो एरोबिक और एनोरोबिक फिटनेस को क्या करता है, ये आपके इंप्रूव करता है। डिसएडवांटेजेस जो है वो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम लोग इसको पहले से प्लान नहीं करते हैं। और क्या है कि वजह से इसके अंदर जो है वो एफर्ट जो है वो कभी कभी मतलब एफर्ट की वजह से कभी कभी हम लोग गिव अप कर देते हैं। तो इस वजह से ये इसके डिसएडवांटेजेस बताए हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो है आप लोगों का टाइप्स एंड मेथड्स टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी समझ लेते हैं सबसे पहले। कि वैसे एबिलिटी टू एग्जीक्यूट मूवमेंट्स विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड और रेंज, मतलब कि वैसे जहाँ पर जॉइंट्स के अंदर रेंज ऑफ मूवमेंट्स क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी बोलेंगे। अब बात करते हैं हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी के टाइप्स की। फ्लेक्सिबिलिटी के टाइप्स जो हैं वो 2 बताए हुए हैं। एक है आप लोग का एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी और दूसरा है आपका पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। तो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी में आप लोगों को एक्सटर्नल मेंबर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, जहां पर आप लोग सेल्फ ही जो है अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। इसके 2 टाइप्स बताए हुए हैं, एक स्टैटिक और दूसरा क्या है, डायनामिक। स्टैटिक का मतलब क्या है कि जैसे एक स्टैटिक पोजीशन में खड़े हुए अगर आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हो तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक। और डायनामिक क्या है कि जब आप मोशन में अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। इसके बाद आती है आपकी पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, जो फ्लेक्सिबिलिटी का सेकंड टाइप है, जहां पर आपको अपने रेंज ऑफ मूवमेंट की ग्रेटर डिस्टेंस के लिए आपको एक्सटर्नल हेल्प की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी बोलेंगे। इसके बाद इसके मेथड्स के मतलब किस तरीके से हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है आप लोगों का बैलिस्टिक मेथड, क्योंकि जिसके अंदर हम किसी भी एक्सरसाइज को जब परफॉर्म करते हैं तो वो स्विंग और रिदमिक वे में जब अगर हम उसको परफॉर्म कर रहे हैं और अपनी बॉडी को एक स्विंग फेस में क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलिस्टिक मेथड बोलते हैं। ठीक है ना। साथ के साथ दूसरा जो मेथड है वो है आप लोग का स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड, जिसमें क्या है कि आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हो, साथ के साथ होल्ड करके रखते हो एक स्टैटिक पॉइंट पर
कम से कम कितना 10 सेकंड के लिए अगर आप होल्ड करके रख रहे हो अपनी रेंज ऑफ मूवमेंट या फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है, स्टैटिक स्ट्रेचिंग फ्लेक्सिबिलिटी बोला जाता है। देन उसके बाद है आप लोगों का डायनामिक स्ट्रेचिंग मेथड, जिसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है डायनामिक के अंदर कि से ये जो रेंज ऑफ मोशन जो है ये आपका डायनामिक में होना चाहिए, कि से मोशन में होना चाहिए, जहाँ पर रेपिटेशंस जो है वो कम स्पीड पर हों, ठीक है ना, और लगातार आप लोग क्या करते रहें, परफॉर्म करते रहें, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन के बेसिस पर डायनामिक स्ट्रेचिंग मेथड बोलेंगे। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पर सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो है वो आपकी स्ट्रेचिंग इंक्रीज हो सकती है, वो है आप लोगों की प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन टेक्निक, मतलब PNF टेक्निक इसको हम लोग बोलते हैं। इसके अंदर आप लोग पार्टनर्स की भी हेल्प ले सकते हो या विदाउट पार्टनर भी इसको क्या कर सकते हो, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हो। इसके अंदर क्या है करना है कि बोले अपनी बॉडी को क्या करना है, एक पोजीशन पे क्या करना है, स्ट्रेच करना। उसके बाद अगर आप लोगों ने पार्टनर यूज़ करा हुआ है तो उसमें क्या है कि आपका पार्टनर जो है वो उस वाली पोजीशन पे उस वाले लिम्ब को क्या करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा। देन उसके बाद क्या होता है कि उसके ऊपर कुछ मतलब कुछ प्रेशर क्या करेगा, कुछ फोर्स अप्लाई करेगा, मतलब उसको पुश करेगा आपके किसको, लिम्ब को, या आपके मतलब जितना भी बॉडी पार्ट आपने स्ट्रेच करा हुआ है, ठीक है ना, और कम से कम उसी बॉडी पार्ट पे 6 से 10 सेकंड के लिए क्या करेगा, होल्ड करेगा। उसके बाद क्या करेगा, रिलैक्स। तो इसी तरीके की जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है इसको हम लोग वापस से रिपीट करेंगे, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, PNF टेक्निक बोलते हैं, जहाँ पर आपको मोस्टली जो है पार्टनर की रिक्वायरमेंट होती है और अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग को ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज करने के लिए PNF टेक्निक का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आप लोग का कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी क्या है कि एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू परफॉर्म मूवमेंट विद परफेक्शन एंड इफेक्टिवली। जो भी आप लोग परफॉर्म कर रहे हो एक्टिविटी, वो परफेक्शन के साथ और इफेक्टिवली जो परफॉर्म कर रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इसके टाइप्स। तो सबसे पहला टाइप जो है वो है आप लोगों का ओरिएंटेशन एबिलिटी, मतलब कि बोले से आपकी बॉडी की एबिलिटी, आपकी बॉडी की पोजीशन की एबिलिटी की वजह से आप कितने कम टाइम में मतलब ग्रेविटी के कांटेक्ट में कितना ऑब्जेक्ट आ रहा है, कितनी उसकी स्पीड है, कितना अपोनेंट आपके पास आ रहा है, कितना पार्टनर आपके बॉडी को स्ट्रेच कर रहा है, तो सारी चीज़ें जो है वो किसके अंदर आएंगे, आप लोगों की ओरिएंटेशन एबिलिटी के अंदर आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन चलता है, चाहे वो आपकी बॉडी का कोऑर्डिनेशन हो या किसी भी अदर पर्सन के साथ अगर आप लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हो, तो वो आपके कोऑर्डिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं। दूसरा है वो है आप लोग का कपलिंग एबिलिटी, जहाँ पर केवल से आपका कंबाइन मूवमेंट होता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का, ठीक है ना, तो उसकी जो एबिलिटी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कपलिंग एबिलिटी बोलते हैं। आपके स्पोर्ट्स मूवमेंट को क्या करने के लिए, परफॉर्म कराने के लिए, किस बेसिस पर, परफेक्ट परफॉर्म कराने के लिए, तो उसको कपलिंग एबिलिटी बोलता है। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, फॉर एग्जांपल कि बोलो बॉक्सिंग अंदर आपके हाथ और पैरों का मूवमेंट जब चलेगा तभी तो आपका पंच जो है वो अच्छा मतलब पंच होगा सामने वाले मेंबर के ऊपर, तो इसलिए यहाँ पर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के जो भी मूवमेंट है वो अच्छी तरीके से परफॉर्म होते हैं, तो वो कपलिंग एबिलिटी कहलाई जाती है। देन आप लोगों का रिएक्शन एबिलिटी जो मैंने आपको किसके अंदर, स्पीड के अंदर भी पढ़ाया था, कि इसके अंदर आपका जो रिएक्ट करते हो इमीडिएटली, चाहे वो सिग्नल के बेसिस पर या नॉन सिग्नल के बेसिस पर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्शन एबिलिटी बोल देंगे। सिंपल रिएक्शन एबिलिटी जहाँ पर सिग्नल के बारे में पता होता है, कॉम्प्लेक्स जहाँ पर सिग्नल के बारे में नहीं पता होता। उसके बाद है आप लोगों का बैलेंस एबिलिटी, जहाँ पर आप अपनी बॉडी का बैलेंस जो है वो बना कर रखते हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल बार है या आप लोगों का कैसा है कि वैसे पैरेलल बार है, जिसके ऊपर आप अपनी बॉडी का बैलेंस बना कर रखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस एबिलिटी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप जो है वो है आप लोगों का रिदम एबिलिटी क्या है कि एबिलिटी टू ऑब्जर्व और परसीव द रिदम ऑफ अ मूवमेंट और टू डू मूवमेंट्स विद रिक्वायर्ड रिदम, मतलब जितने भी आप लोग रिदम परफॉर्म कर रहे हो उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, उसके बाद कितने मूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो रही है, कितने रिदम की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब रिदम के हिसाब से कितने मूवमेंट की रिक्वायरमेंट्स है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिदम एबिलिटी बोलेंगे। तो ये मेनली क्या होता है, जिम्नास्टिक और स्विमिंग स्केटिंग के अंदर मोस्टली हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। मतलब सॉन्ग के बेसिस पर हम अपनी बॉडी को क्या कर रहे होते हैं, रिदम में ला रहे होते हैं, तो उस बेसिस पर बॉडी का मूवमेंट चेक करना होता है हम लोगों को, बोला कितना अमाउंट ऑफ मूवमेंट जो है हमारी बॉडी का हो पा रहा है, तो वो चीज़ हमारी रिदम एबिलिटी के अंदर आती है। नेक्स्ट है वो है आप लोगों का एडेप्टेशन एबिलिटी क्या होता है कि जैसे अपनी बॉडी को एडजस्ट करना है, चेंज करना है अपने मूवमेंट को बहुत ही इफेक्टिवली बेसिस पर, कि ताकि आपकी बॉडी जो है उसी बेसिस में क्या हो जाए, उसी सिचुएशन में क्या हो जाए, चेंज हो जाए, अपनी बॉडी को आप एंटिसिपेट कर लो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन एबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट एबिलिटी है वो है आप लोगों की डिफरेंशिएशन एबिलिटी, जहाँ पर आपकी
एक्यूरेसी और इकोनॉमी की हाई डिग्री ऑफ अचीवमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि आपके मूवमेंट्स जो हैं वो क्या हो सके, करेक्ट हो सके, परफेक्ट हो सके और क्या हो सके, इफिशिएंटली हो सके। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन एबिलिटी बोलते हैं। इसके बाद इसके मेथड्स को किस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले एक तो फिजिकल एक्सरसाइज आप लोग रेगुलर बेसिस पर परफॉर्म करेंगे, मूवमेंट्स जो है होने चाहिए वो करेक्ट होने चाहिए, डिफिकल्टी लेवल जो है वो भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, सुटेबल और जनरल स्पेसिफिक एक्सरसाइज भी परफॉर्म करनी है, एक्सरसाइज में वेरिएशंस होना चाहिए और साथ के साथ एक्सरसाइज में क्या होना चाहिए, मॉडिफिकेशन होना चाहिए। तो उस बेसिस पर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो है आप लोगों का सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग जो है वो आप लोगों का GD एडम्सन एंड RE मॉर्गन ने 1957 यूनिवर्सिटी में जो है इसको इन्वेंट करा था। ये सर्किट ट्रेनिंग का मतलब है कि जो भी आप लोग ट्रेनिंग परफॉर्म कर रहे हो वो एक प्रॉपर सर्किट में होनी चाहिए, जैसा आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो, फिजिक्स में आप लोगों को समझाया जाता है। बट इसके अंदर मिनिमम 10 एक्सरसाइज होनी चाहिए, मैक्सिमम आप 10 to 15 एक्सरसाइज इसके अंदर पुट कर सकते हो, बट वो प्रॉपर किस में होना चाहिए, सर्किट के अंदर होना चाहिए। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्किट ट्रेनिंग बोलते हैं। सबसे पहले इसके टाइप्स समझ लेते हैं, मतलब टाइप्स क्या है सर्किट ट्रेनिंग के। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है आप लोगों का टाइम्ड सर्किट ट्रेनिंग, मतलब कि जिसके अंदर जो है रेस्ट और वर्कआउट का टाइम जो है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है, मतलब कितने टाइम में आपको एक्सरसाइज करनी है और कितने टाइम आपको क्या करना है, वर्कआउट करना है। तो उसको हम लोग बोलते हैं टाइम सर्किट ट्रेनिंग। दूसरा है आप लोगों का कंपटीशन सर्किट ट्रेनिंग, मतलब जहाँ पर आप लोगों का नंबर ऑफ रेपिटेशन से डिपेंड होते हैं, मतलब कंपटीशन करते हैं हम एक दूसरे से, मतलब जहाँ पर टाइम के हिसाब से नंबर ऑफ रेपिटेशन आप कितने परफॉर्म कर रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपटीशन सर्किट ट्रेनिंग बोलेंगे। तीसरा है आप लोगों का रेपिटेशन सर्किट ट्रेनिंग की वजह से यहाँ पर आप लोगों का जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है फिजिकल फिटनेस के बेसिस पर, प्लस नंबर ऑफ रेपिटेशन आप लोग लगातार परफॉर्म करते रहते हो अपने आप को फिजिकली फिट करने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद आता है आप लोग का स्पोर्ट्स स्पेसिफिक और रनिंग सर्किट ट्रेनिंग की वजह से, जहाँ पर आप लोग रनिंग में भी क्या है सर्किट ट्रेनिंग अप्लाई करते हो, मतलब 200 मीटर ट्रैक में जो है डिफरेंट एक्सरसाइज या डिफरेंट कंपोनेंट्स अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो, तो वो आपका मतलब कि इसके अंदर स्पोर्ट्स स्पेसिफिक और रनिंग सर्किट ट्रेनिंग है अंडर में हम लोग क्या करेंगे, उसको इंक्लूड करेंगे। इसके बाद इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से सर्किट ट्रेनिंग के क्या क्या मेथड्स है, केवल किस किस बेसिस पे हम इसको क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली बात, केवल जो भी एक्सरसाइज हैं वो कैसी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए और सीखने के लिए साथ के साथ कैसी होनी चाहिए, उसको आसानी से हम लोग क्या कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकें। और उसके बाद केवल सर एक्सरसाइज जो परफॉर्म हो रही है वो मीडियम रजिस्टेंस और मीडियम वेट के साथ परफॉर्म होनी चाहिए। साथ के साथ नंबर ऑफ रेपिटेशंस कैसे होनी चाहिए, इसके अंदर ज़्यादा होनी चाहिए। इसका जो एम है वो कैसा होना चाहिए, एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ को क्या कर सकें, डेवलप कर सकें। साथ के साथ पूरी बॉडी पार्ट इसके अंदर इन्वॉल्व होनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात की वजह से जो आपका सर्किट ट्रेनिंग है वो आपका प्रिपरेटरी पीरियड पर आपकी ट्रेनिंग या बेसिक एंड्योरेंस स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए परफॉर्म कराया जाता है। तो जैसा मैंने आप लोगों को ट्रेनिंग के स्टार्टिंग में बताया था, बोला ट्रेनिंग जो 3 फेज में होती है, तो वो चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सर्किट ट्रेनिंग का। मैंने एक सिंपल सा चार्ट बनाया हुआ, बोला इस तरीके की एक्सरसाइज जो है वो आप लोग परफॉर्म कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना, वार्म अप, देन ये एक्सरसाइज जो है वो आप लोग इंक्लूड कर सकते हो। तो इसमें मैंने 10 to 12 एक्सरसाइजेस इंक्लूड करी हैं। आप और भी डिफरेंट एक्सरसाइजेस भी यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, जो भी आप लोगों को ध्यान में रहे, बट वो सारी की सारी एक बार में ही परफॉर्म करनी है। उसमें कितना टाइम आप लोगों को रेस्ट करना है, कितने टाइम में एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, वो सारी चीज़ें भी आप लोगों को ध्यान रख कर चलनी है इस सर्किट ट्रेनिंग वाली एक्सरसाइज के अंदर। इसके बाद बात करते हैं हम लोग हाउ टू इंक्रीज द लोड इन सर्किट ट्रेनिंग, मतलब लोड को सर्किट ट्रेनिंग के अंदर हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। वो सबसे पहला क्या है, नंबर ऑफ रेपिटेशंस इंक्रीज हो सकते हैं एक्सरसाइज में। उसके बाद फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो सकती है। एडिशनल लोड इंक्रीज कर सकते हैं इनकेस अगर आपकी बॉडी फटीग फील नहीं कर रही है। और नंबर ऑफ राउंड्स जो हैं कि ठीक है, मतलब सर्किट ट्रेनिंग के नंबर ऑफ राउंड्स जो है वो भी आप लोग ज़्यादा अमाउंट में क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। सर्किट ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है उसकी बात करते हैं। क्यों से ये क्या है, क्यों से इसके अंदर मैक्सिमम रिजल्ट अचीव होता है किसमें, मिनिमम टाइम में। साथ के साथ की वजह से ये बिगनर्स के लिए जो है वो बहुत ही यूज़फुल होता है। क्यों, क्योंकि इंटरेस्टिंग होता है, डिफरेंट एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो मेंबर्स इसको अच्छी तरीके से और इंटरेस्टिंग वे में क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। साथ के साथ इसके अंदर और सारे बॉडी पार्ट्स जो होंगे वो आपके इंक्लूड होंगे एक्सरसाइज के टाइम। और आपकी कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है वो इसमें परफॉर्म करनी होती है। और सबसे ज़रूरी बात की वजह से जितनी भी आपकी एक्सरसाइजेज है वो आपके एक पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग ही क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। या कंप्लीट होती हैं तो कहीं ना कहीं वो भी आपका कोऑर्डिनेशन को क्या करता है, डेवलप करता है।
अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सर्किट ट्रेनिंग की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। बोला एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस सिंपल सी बात है, बोला सर्किट ट्रेनिंग को हम लोग इंडोर और आउटडोर कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत ही आसान है सीखने के लिए। और सबसे जरूरी बात कि इंटरेस्टिंग होता है कि जब भी हम लोग परफॉर्म करते हैं एक्सरसाइज तो इंटरेस्टिंग होता है। और उससे भी जरूरी बात कि इसके अंदर ज़्यादा टाइम हम लोग एक्सरसाइज परफॉर्म करने में नहीं लगाते हैं, क्योंकि बॉडी को रेस्ट भी मिलता रहता है, तो टाइम ड्यूरेशन भी उसी हिसाब से हम लोग परफॉर्म करते रहते हैं। इसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी? वो है यूजुअली रिक्वायर्स एडवांस प्लानिंग एंड लॉट ऑफ टाइम। मतलब जब आप सर्किट ट्रेनिंग कर रहे हो तो पहले से आप लोगों को प्लान करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। साथ के साथ आप लोगों के मस्कुलर एंडोरेंस जो होंगे वो ज़्यादा इफेक्ट होंगे, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ और पावर जो है वो क्या होगी? इंप्रूव होगी, वो भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है। और साथ के साथ की वजह से आपकी मसल्स जो है वो सर्किट ट्रेनिंग में जो है वो टोन हो सकती हैं, इंजरीज के चांसेस बढ़ सकते हैं, मसल वेट जो है, मसल मास जो है वो क्या हो सकता है? लॉस हो सकता है। तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस बताई गई हैं। तो सर्किट ट्रेनिंग के डिसएडवांटेजेस के साथ जो है वो चैप्टर आप लोगों का यहीं खत्म होता है। जल्दी से इस वाले चैप्टर के भी हम लोग एमसीक्यू कवर करने वाले हैं, और साथ के साथ कौन से लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आप लोगों से इस चैप्टर में पूछे जाते हैं या प्रीवियस ईयर में पूछे गए। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं वो है एमसीक्यू की। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है? डैश इन स्पोर्ट्स इन इंडिया इज बेस्ड ऑन प्रॉपर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। क्या होता है? वो है आप लोगों का टैलेंट डेवलपमेंट। ये आप लोगों को पता ही है। खेलो इंडिया प्रोग्राम फॉर यंग स्पोर्ट्स टैलेंट लॉन्च इन कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था आपका 2018 में। असर्शन रीजन का आंसर आप लोग मुझे किस में दोगे? कमेंट सेक्शन में दोगे। ठीक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और फोर्थ जो है वो आप लोग का विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द ट्रांजिशनल पीरियड इट इज ऑफ। कितने दिन पर ट्रांजिशनल पीरियड का जो है डे जो है वो हम लोग डिसाइड करते हैं? तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट कर बताइए। अब बात करते हैं कि शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर किस तरीके से आप लोगों से बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, या राइट द टाइप्स एंड मेथड्स टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या करना है? यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है, फ्लेक्सिबिलिटी के टाइप्स और मेथड्स बताने। सेकंड क्वेश्चन है कि स्ट्रेंथ के जो मेथड्स हैं उनके बीच में क्या करना है? आपको डिफ्रेंशिएट करना। कौन कौन से थे आपके स्ट्रेंथ के? आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक। साथ के साथ आपको एंडोरेंस के बारे में बताना, उसके टाइप्स, किसके स्ट्रेंथ के टाइप्स बताने, और किसके उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखने, किसके? आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस के। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपको सर्किट ट्रेनिंग के बारे में एक्सप्लेन करना है, और कुछ एक्सरसाइज आप लोगों को बतानी है, वो लोग कौन कौन सी सर्किट ट्रेनिंग के अंदर आप लोग एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो। तो शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर के साथ आपके 10 के 10 चैप्टर यहाँ होते हैं खत्म। हाँ, जाने से पहले जैसा मैंने आप लोगों से वीडियो के स्टार्टिंग में वादा किया था कि फिजिकल एजुकेशन के नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो फ्री नोट्स प्रोवाइड कराने से पहले हमारी इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो फ्री नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग फ्री नोट्स फिजिकल एजुकेशन के डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपको बहुत सारी चीज़ें लाइव क्लासेस में बताने वाले, एमसीक्यू बेसिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए सीताराम।